हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है मेरी आज की क्लास में। आज की जो क्लास है वो है BCOS 184 ई कॉमर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक वार्निंग देना चाहता हूँ। वार्निंग ये है कि प्लीज़ किसी भी टर्म्स को रटना मत, समझने की कोशिश करना। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है डिफाइन ई कॉमर्स एंड टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स। व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स को डिफाइन करना है, उसके टाइप्स क्या हैं वो बताने हैं, उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो शुरू करते हैं इसका आंसर। ई कॉमर्स मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। अगर मैं आपसे पूछूं कि कॉमर्स क्या होता है तो आप बोलोगे सर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कॉल्ड कॉमर्स। मतलब कि गुड्स और सर्विसेज को बाई करना या सेल करना क्या कहलाता है, कॉमर्स कहलाता है। अब मैंने इसके आगे जोड़ दिया इलेक्ट्रॉनिक, तो आप समझ जाओगे कि इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क के थ्रू जब हम बाइंग एंड सेलिंग करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज की तो वो ई कॉमर्स कहलाता है। ठीक है। और बेसिकली प्राइमरली जो इसका नेटवर्क है वो कौन सा है, इंटरनेट। मतलब इंटरनेट पे जब कोई सामान बेचा खरीदा जाता है उसे हम बोलते हैं ई कॉमर्स। अब बात करते हैं ई कॉमर्स वेब पोर्टल की। जो पोर्टल होता है वो क्या करता है, डिटेल्स को रखता है। वेब पोर्टल मतलब वेबसाइट पोर्टल, जैसे आपने देखा गवर्नमेंट की जो वेब पोर्टल्स होती हैं लाइक यूपीएससी की है, एसएससी की, उस पर पूरी डिटेल रहती है कि कब फॉर्म निकला है, उसके क्या क्या क्राइटेरिया है। ओके। तो वेब पोर्टल क्या करता है, बेसिकली डिटेल्स को रखता है। तो जब प्रोडक्ट और सर्विसेज की डिटेल को रखने के लिए किसी पोर्टल को डिज़ाइन किया जाए उसे हम बोलते हैं ई कॉमर्स वेब पोर्टल। अब बात करते हैं ई कॉमर्स सॉफ्टवेयर। देखो जो सॉफ्टवेयर होता है वो क्या करता है, वो इंश्योर करता है कि जो भी प्रोसेस हो रहा है वो कैसे हो, स्मूथली हो, अच्छे से हो। तो जो ई कॉमर्स सॉफ्टवेयर वो क्या करता है, जो ये भी इंश्योर करता है कि जो कमर्शियल साइकिल है किसकी, बाइंग एंड सेलिंग गुड्स की, किस पर, ओवर द इंटरनेट, ठीक है, वो कैसे कंडक्ट हो, स्मूथली कंडक्ट हो, किसके लिए, बायर एज वेल एज सेलर के लिए। मतलब खरीदने वाले के लिए और बेचने वाले के लिए, दोनों के लिए जो साइकिल है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स की वो कैसे कंडक्ट हो, अच्छे से कंडक्ट हो। अब बात करते हैं ई कॉमर्स एपीआईज। एपीआईज की अगर फुल फॉर्म बात करें तो फुल फॉर्म होती है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। अब ये क्या करता है, ये एक एप्लीकेशन को इनेबल करता है किसी और एप्लीकेशन के साथ। जैसे मान लो कि दो लोग हैं, ठीक है, दो लोग डील करना चाहते हैं। अब उनके बीच में थ्रू एप्लीकेशंस क्या हो रही है, डिस्कशन हो रही है, ठीक है। तो अब उसको क्या करता है, जो एपीआई होता है ई कॉमर्स का, वो क्या करता है, इनेबल करता है कि जिससे दोनों एप्लीकेशंस के बीच में डील हो सके और वो दोनों इंटरेक्ट कर सकें। ओके। अब बात करते हैं एम कॉमर्स एंड मल्टी चैनल कॉमर्स। एम कॉमर्स की बात करूँ तो एम कॉमर्स मीन्स होता है मोबाइल कॉमर्स। ठीक है, मोबाइल कॉमर्स मतलब कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स ऑन मोबाइल। जब आप मोबाइल पे कोई चीज़ करते हो, जो बिजनेस करते हो, उसे हम बोलते हैं एम कॉमर्स। और मल्टी चैनल कॉमर्स क्या होता है, मल्टी चैनल कॉमर्स मतलब होता है मल्टी मीन्स बहुत से, चैनल मीन्स तरीके, किसके, कॉमर्स करने के। तो जब बहुत से तरीके होते हैं कॉमर्स करने के, डिफरेंट टाइप्स ऑफ चैनल्स, उसे हम बोलते हैं मल्टी चैनल कॉमर्स। अब कौन कौन से होते हैं, जैसा पहला है ब्रिक एंड मोर्टर स्टोर। अब इसमें क्या होता है कि ब्रिक मीन्स हो गया ईट। ईट क्या होता है कि जहाँ पर पूरा स्टोर बना रखा है, जहाँ पे ऑफलाइन भी आप खरीद सकते हो। मोटर मीन्स होता है बेसिकली ऑनलाइन। ठीक है, तो ऑनलाइन भी आप क्या कर सकते हो, सामान को खरीद सकते हो। तो वो हो गया ब्रिक एंड मोटर स्टोर। ऑनलाइन स्टोर आप जानते हो, जो ऑनलाइन स्टोर्स होते हैं जो क्या करते हैं, ऑनलाइन डीलिंग करते हैं। मोबाइल स्टोर आपको पता है, मोबाइल पे जब आप कोई चीज़ बेचते खरीदते हो, ठीक है, लाइक पेटीएम मॉल हो गया। और वैसे ही मोबाइल ऐप स्टोर भी होता है। मतलब कि जितने भी स्टोर्स हैं ये सब क्या है, कॉमर्स करते हैं, ई कॉमर्स करते हैं। तो उन्हें हम बोलते हैं मल्टी चैनल कॉमर्स। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स की। तो पहला है B2B। जब कोई बिजनेस फर्म किसी और बिजनेस फर्म के साथ डील करती है, किसके लिए, कोई चीज़ खरीदने के लिए, बेचने के लिए, उसे हम बोलते हैं B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस। अब बात करते हैं B2C मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर मॉडल। अब इसमें क्या होता है, जब कोई फर्म, ठीक है, किसी कंज्यूमर को बाइंग एंड सेलिंग करती है किसकी, गुड्स की, तो उसे हम बोलते हैं B2C मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर। ठीक है। C2C में क्या होता है, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। अब इसमें क्या होता है, अब ये सर ये क्या होता है, कंज्यूमर बेच रहा है, कंज्यूमर खरीद रहा है। आपने OLX सुना होगा, ठीक है। OLX में क्या होता है कि एक कंज्यूमर दूसरे कंज्यूमर को सामान अपना बेचता है, उसे हम बोलते हैं C2C। अब बात करते हैं C2B का। इसमें क्या है, कंज्यूमर टू बिजनेस। अब ये क्या होता है कि जब कोई कंज्यूमर अपना सामान बिजनेस को बेचे, जैसे मान लो कि एक कोई किसान है या फिर कोई भी है जो क्या कर रहा है, रॉ मटेरियल बनाता है, वो बेसिकली कंज्यूमर है। ठीक है, वो क्या करता है, फिनिश्ड गुड को कंज्यूम करता है, लेकिन रॉ मटेरियल वो क्या कर रहा है, सप्लाई कर रहा है किसको, बिजनेस को। जैसे मान लो कि कॉटन की किसी की खेती है तो वो कॉटन कहाँ ले जाता है, बिजनेस को सप्लाई करता है ना। तो वो हो गया C2B। अब बात करते हैं B2G। B2G होता है बिजनेस टू गवर्नमेंट मॉडल। अब इसमें क्या होता है कि जो बिजनेस फर्म है जब वो डील करती हैं, सप्लाई करती हैं किसको, गवर्नमेंट को, उसे हम बोलते हैं B2G।
ठीक है। ये किसके बीच में होता है? बिजनेस सेक्टर और गवर्नमेंट बॉडी के बीच में जब सप्लाईज होती हैं, जब डीलिंग होती है, जो बिजनेस होता है उसे हम बोलते हैं B2G। अब बात करते हैं C2A। C2A क्या होता है? कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन मॉडल ऑफ ई कॉमर्स। अब इसमें क्या होता है? जब कंज्यूमर एडमिनिस्ट्रेशन, अब देखो सिंपल समझ लो, जैसे मैं हूँ, मुझे फॉर्म भरना है SSC का या मुझे फॉर्म भरना है UPSC का, मैं क्या करूँगा? गवर्नमेंट की पोर्टल पे जाऊँगा, वहाँ से क्या करूँगा? फॉर्म को निकालूंगा और उसको फिल कर दूंगा। ऑनलाइन फॉर्म फिल होते हैं, उसको फिल कर दूंगा। जो चार्ज होगा वो मैं क्या करूँगा? गवर्नमेंट को दे दूंगा। तो मैंने क्या किया? गवर्नमेंट के साथ डील कर ली। कैसे? थ्रू इंटरनेट। ये कौन सा हो गया? C2A। जब कंज्यूमर एडमिनिस्ट्रेशन से इंटरेक्ट करता है या फिर डील करता है, किसके थ्रू? इंटरनेट के थ्रू, तो कहलाता है C2A। ठीक है। अब बात करते हैं P2P। P2P क्या है? पीयर टू पीयर मॉडल। अब ये क्या होता है? देखो सिंपल है, पीयर टू पीयर मॉडल होता है, ये डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है। डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज में डिफरेंस क्या है? जब भी वर्ड डिसेंट्रलाइज आए, मतलब कि उसमें कोई मिडल मैन नहीं है, उसमें कोई बीच में नहीं है। और जब भी कोई सेंट्रलाइज्ड आए तो समझ लो कि उसके बीच में कोई थर्ड पार्टी है। ठीक है। तो डिसेंट्रलाइज क्या होता है? कि ये इंटरेक्ट होता है डायरेक्टली विद ईच अदर, इसमें कोई थर्ड पार्टी नहीं होती, उसे हम बोलते हैं पीयर टू पीयर मॉडल। ठीक है। मान लो कि जो खरीदने वाला है, जो बेचने वाला है, उनके बीच में बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, कोई थर्ड पार्टी इसमें इन्वॉल्व नहीं है। जैसे अभी अमेजोन से आप कोई चीज़ खरीदते हो, ठीक है, आप क्या करते हो? अमेजोन पे जाते हो, तो जो बेचने वाला है सप्लायर, उसने क्या किया? आपने आपको अमेजोन पर रजिस्टर्ड कराया है। ठीक है। अमेजोन पर रजिस्टर्ड कराया है तो अमेजोन क्या है? थर्ड पार्टी है। वो क्या करती है? सप्लायर को, और सप्लायर को क्या कर रही है? जो सेलर्स, जो बायर्स है, उनसे मिला रही है। ठीक है। तो वो थर्ड पार्टी उसमें इन्वॉल्व है। अब ऐसी कोई बिजनेस जिसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्व ना हो, उसे हम बोलते हैं पीयर टू पीयर मॉडल। अब बात करते हैं D2C क्या है? डायरेक्ट टू कंज्यूमर मॉडल। ये क्या होता है? अब जैसे मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी फर्म्स होती हैं, लाइक नेटवर्क मार्केटिंग हो गया, ठीक है, या फिर मल्टी लेवल मार्केटिंग हो गया, ये सब क्या, या डायरेक्ट सेलिंग हो गया। डायरेक्ट सेलिंग एग्जांपल लेते हैं। डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है? डायरेक्ट सेलिंग में जो बनाने वाली कंपनी है वो सीधी कंज्यूमर के पास सामान बेचती है। ठीक है। इसमें जो होल सेलर्स हैं, रिटेलर्स हैं, शॉपकीपर्स हैं, वो सारी चीज़ें हट जाती हैं, मतलब बीच का जो पैसा वो हट जाता है। डायरेक्ट मतलब क्या करते हैं? वो सेल करते हैं किस बार? कंज्यूमर के पास। उसे हम बोलते हैं D2C, मतलब डायरेक्ट टू कंज्यूमर मॉडल। अब बात करते हैं एडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स के। तो बहुत सारे एडवांटेजेस हैं और बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो पहले बात करते हैं एडवांटेज मतलब फ़ायदे की। तो पहला है एक्सेलरेटेड बाइंग प्रोसेस फॉर सेविंग टाइम। जो बाइंग, खरीदने का प्रोसेस, उसे क्या करता है? एक्सेलरेट करता है। ठीक है। एक्सेलरेटर आपको पता है, जब जो कार होती है उसमें जब आप दबाते हैं तो क्या होता है? स्पीड बढ़ जाती है। तो एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है? कि स्पीड को बढ़ाना। जो बाइंग प्रोसेस है उसकी स्पीड को बढ़ाकर ये क्या करता है? टाइम को सेव करता है। दूसरा है पर्सनलाइज्ड स्टोर एज पर कंज्यूमर प्रेफरेंस। अब देखो पर्सनलाइज्ड क्या होता है? जैसे कंज्यूमर को, मान लो कंज्यूमर को कोई सामान चाहिए, जूता चाहिए, ठीक है, तो जूते के लिए उसका एक पर्सनलाइज्ड स्टोर है कि आप उस पर जाओगे तो आपको वहाँ जूते मिलने वाले हैं, आप यहाँ पे जाओगे तो आपको यहाँ ईटेबल आइटम्स मिलने वाले हैं, आप यहाँ पे जाओगे तो आपको कार्स मिलने वाली हैं, यहाँ पे आपको साइकिल्स मिलने वाली, मतलब कि पर्सनलाइज कर देता है स्टोर को एज ए कंज्यूमर प्रेफरेंस। तीसरा है कस्टमर्स रेट टारगेटिंग इज ईजियर। कस्टमर्स अगर कोई सामान खरीदते हैं, दोबारा उनकी नीड्स क्या है, उनका इंटरेस्ट क्या है, वो क्या चीज़ खरीदना पसंद करते हैं, कौन सी कंपनी का खरीदना पसंद करते हैं, वो सारा बिजनेस फर्म्स को पता रहता है। इसलिए कस्टमर्स को रीटारगेट करना कैसा हो जाता है? ईजियर हो जाता है। चौथा है रिव्यूज़ अवेलेबल। कस्टमर के रिव्यूज़, उनको कैसा लगा, उनके फीडबैक, कितने स्टार्स दिए, वो अवेलेबल होते हैं। फिफ्थ है डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अवेलेबल फॉर द कंज्यूमर। जो कंज्यूमर हैं उनके लिए, मतलब कि कंपनी क्या करती है? प्रोडक्ट की पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन देती है। जैसे मोबाइल आप खरीदने जाते हो अमेजोन पे, तो आपको पूरा उसके स्पेसिफिकेशंस दिए जाते हैं कि मोबाइल में इतने का कैमरा है, ये है, ठीक है, उसके रिव्यूज़ भी होते हैं। तो आप आराम से अपना मतलब सोच समझ के डीलिंग कर सकते हो। और लास्ट है क्विक एंड अफोर्डेबल मार्केटिंग। ठीक है। तो इसमें क्या होता है? जल्दी होता है और अफोर्डेबल होता है, मतलब कि ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होता। ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो? एक जल्दी और घर बैठ के आराम से मार्केटिंग कर सकते हो। किसके एडवांटेज है? ये ई कॉमर्स के एडवांटेजेस हैं। ठीक है। अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स। तो पहला है लैक ऑफ पर्सनल टच। इसमें जो पर्सनल टच है उसकी कमी होती है। दूसरा है अनश्योर अबाउट द क्वालिटी कैसी होगी आपको नहीं पता। तीसरा है लेट डिलीवरी, कभी कभी डिलीवरी लेट हो जाती है। जैसे आप मार्केट जाओगे तो आपको उस दिन मिल जाएगा, लेकिन आपको यहाँ पे 2, 3, 4, 5 दिन तक लग जाते हैं, तो लेट डिलीवरी है। चौथा है डिफिकल्टी इन परचेसिंग सेम प्रोडक्ट। आपको कुछ प्रोडक्ट खरीदने में क्या होती? डिफिकल्टीज़ होती है। ठीक है। आपको चाहिए प्रोडक्ट लेकिन आपको ऑनलाइन मिलता नहीं है। फिफ्थ है साइट क्रैश इश्यू। कभी कभी साइट बंद हो जाती है, आप लगे रहते हो लेकिन आपका ऑर्डर कंफर्म नहीं हो पाता। सिक्स्थ है साइबर क्राइम एंड डाटा प्राइवेसी इशूज़, मतलब कि साइबर क्राइम्स हो जाते हैं, जो आपका डाटा है उसकी प्राइवेसी के इशूज़ भी रहते हैं, मतलब कहीं चोरी ना हो जाए। तो ये सारे डिसएडवांटेजेस हैं।
अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, तो उसमें आपको बताना है मीनिंग एंड की एलिमेंट्स ऑफ अ बिजनेस मॉडल। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। बिजनेस मॉडल क्या होता है, उसका मीनिंग और उसके की एलिमेंट्स क्या हैं। ठीक है, और आप क्या समझते हो किससे, ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल टू अंडरस्टैंड टारगेट कस्टमर, ई कॉमर्स डिज़ाइन मॉडल, इम्प्लीमेंटिंग ई कॉमर्स मॉडल और ई कॉमर्स रेवेन्यू मॉडल्स। ठीक है, तो इसमें से जो सेकंड है डिज़ाइन मॉडल, इसको थोड़ा सा मतलब इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लग रहा है, बट आप हर एक चीज़ समझ लो, क्योंकि अगर एग्जाम में आ जाता है 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। अब वो क्या करते हैं कि एक के साथ दूसरा भी देते हैं, तो मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं हर चीज़ आपको समझा दूं, जिससे कि एक माइंड में सेट हो जाए कि हाँ ये वाला क्वेश्चन था, इसमें ये लिखना है, तो आप उसको लिख के आ जाओ। ठीक है, तो हम बात करते हैं क्वेश्चन के आंसर की। तो बिजनेस मॉडल से आप क्या समझते हो, अ प्लान फॉर द सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑफ अ बिजनेस, मतलब कि एक कोई प्लान जो कि बिजनेस के जो ऑपरेशंस है उनको सक्सेसफुली पूरा कर दे। ठीक है, आइडेंटिफाइंग सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू के सोर्सेज क्या है उसको आइडेंटिफाई करें। ठीक है, द इंटेंडेड कस्टमर बेस ऐसा जिसको नीड है, मतलब कि जो इंटेंड है, इंटेंड मतलब जिसको वो सामान चाहिए, ऐसा कस्टमर बेस बनाता है। प्रोडक्ट्स, कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं उनको बताता है। एंड डिटेल्स ऑफ फाइनेंसिंग, और पूरी फाइनेंसिंग की क्या कर रखता है, डिटेल्स रखता है, उसे हम बोलते हैं बिजनेस मॉडल। ओके, अब बात करते हैं की एलिमेंट्स ऑफ अ बिजनेस मॉडल, मतलब कि बिजनेस मॉडल के की एलिमेंट्स क्या है। पहला है आइडेंटिफाइंग और स्पेसिफिक ऑडियंस, मतलब कि जो आपका स्पेसिफिक ऑडियंस है जो आपका प्रोडक्ट खरीद सकता है उसको आइडेंटिफाई करना। सेकंड है डिटरमाइन की बिजनेस पार्टनर्स, आपके की बिजनेस पार्टनर्स कौन है जिनसे आप डीलिंग करना चाहते हो। ठीक है, उनको डिटरमाइन करना। थर्ड है एग्जामाइन मार्केट अपॉर्चुनिटीज़, मार्केट में कौन से प्रोडक्ट की ज़्यादा डिमांड है, लोग कैसा प्रोडक्ट खरीदना पसंद करते हैं, उसको एग्जामाइन करना। चौथा है रिकॉर्ड की बिजनेस रिसोर्सेज, जितने भी की बिजनेस रिसोर्सेज हैं उनको रिकॉर्ड करना। पांचवा है डिटरमाइन की बिजनेस एक्टिविटीज़, जो आपकी की मतलब मुख्य बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं उनको डिटरमाइन करना कि आपकी एक्टिविटीज़ कौन कौन सी है बिजनेस की। ठीक है, सिक्स्थ है क्रिएट अ डिमांड जनरेशन स्ट्रेटजी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, डिमांड जनरेशन स्ट्रेटजी क्रिएट करनी है जिससे कि लोगों की डिमांड आए और आप सप्लाई कर सको। सेवन्थ है लीव रूम फॉर इनोवेशन, मतलब इनोवेशन के लिए आपको रूम छोड़ना है, जिससे कि फ्यूचर में जब भी आप कोई अपनी बिजनेस में इनोवेट करना चाहते हो, नई टेक्नोलॉजीज़ को लाना चाहते हो, तो आप ला सको। ठीक है, अब बात करते हैं जो दूसरा पॉइंट थी उसमें था ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल टू अंडरस्टैंड टारगेट कस्टमर, से आप क्या समझते हो। ठीक है, तो जो ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल है वो क्या करता है, टारगेट कस्टमर को अंडरस्टैंड करने के लिए होता है। तो देख लेते हैं, पहला है बिजनेस टू बिजनेस, वही चीज़ है बिजनेस टू कस्टमर, कंज्यूमर टू कंज्यूमर और कंज्यूमर टू बिजनेस, इसको समझाने की नीड नहीं है, मैं पहले समझा चुका हूँ। ठीक है, तो ये होता है ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल टू अंडरस्टैंड टारगेट कस्टमर्स। अगर क्वेश्चन आता है तो आप इसको लिख के आ सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड की, तो ई कॉमर्स डिज़ाइन मॉडल से क्या समझते हो, अ ब्रांड अवेयरनेस एंड इमेज बिल्डिंग मॉडल। ये क्या होता है, ब्रांड की अवेयरनेस रखता है और इमेज को बिल्ड करता है, कौन सा, ई कॉमर्स डिज़ाइन मॉडल। ठीक है, बी इसका पॉइंट है प्रमोशन मॉडल। ठीक है, इसमें दूसरा कौन सा है, प्रमोशन करने वाला, जो प्रमोट करता है जो किसी भी प्रोडक्ट को। ठीक है, सी है इन्फोमीडियरी, मतलब इंफॉर्मेशन एंड इंटरमीडियरी मॉडल, इसको समझते हैं। द इन्फोमीडियरी मॉडल इज अ मेजर इंटरनेट बिजनेस मॉडल, ये क्या है, एक मेजर इंटरनेट बिजनेस मॉडल है। द इन्फोमीडियरी मॉडल इज कैरेक्टराइज्ड बाय द कैप्चर एंड शेयरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन, इसको क्या बोलते हैं कि आप क्या कर रहे हो कि इन्फॉर्मेशन को कैप्चर कर रहे हो और शेयर कर रहे हो, उसे हम बोलते हैं इन्फोमीडियरी, इन्फॉर्मेशन एंड इंटरमीडियरी मॉडल। अब देखो थर्ड इसका जो है वो है इम्प्लीमेंटिंग ई कॉमर्स मॉडल्स। ठीक है, तो इससे आप क्या समझते हो, इम्प्लीमेंटिंग ई कॉमर्स मॉडल से इसको समझ लेते हैं। पहला है रिटेल मॉडल। रिटेल मॉडल क्या कहलाता है, व्हेन रिटेलर्स डायरेक्टली यूज इंटरनेट टू सेल प्रोडक्ट्स या सर्विसेज यूजिंग इंटरनेट, इट इज आल्सो कॉल्ड ई टेलिंग। जो रिटेलर्स हैं वो क्या करते हैं, यूज़ करते हैं किसका, इंटरनेट का, किस लिए, प्रोडक्ट या सर्विस को सेल करने के लिए। ठीक है, किसका यूज़ करके, इंटरनेट का, तो उसे हम बोलते हैं रिटेल मॉडल, इसे और ई टेलिंग भी कहते हैं, आगे आप समझोगे पूरा एक क्वेश्चन ई टेलिंग पे। ठीक है, अब बात करते हैं ब्रोकरेज मॉडल क्या होता है, ब्रोकर्स आर मीडिएटर, मतलब ये मछिया होते हैं, बीच के लोग होते हैं, थर्ड पार्टी होती है। ब्रोकर्स क्या होते हैं, मीडिएटर होते हैं। दे ब्रिंग बायर्स, वो क्या करते हैं, बायर्स को लाते हैं, एंड सेलर्स टुगेदर, और सेलर्स मतलब बायर और सेलर्स को मिलाते हैं, और उनके बीच में ट्रांजैक्शन किसके उसके मतलब द्वारा होती है, ब्रोकर्स के सामने होती है। ठीक है, किसके बीच में, बायर और सेलर के बीच में, उसे हम बोलते हैं ब्रोकरेज मॉडल। ओके, अब बात करते हैं थर्ड मॉल मॉडल। मॉल आपको पता है, मॉल में जाके आप सामान खरीदते हो, उसे मॉल मॉडल कहते हैं। फोर्थ है मैन्युफैक्चरर मॉडल, इसमें क्या होता है कि मैन्युफैक्चरर सीधे बायर को सामान बेचते हैं। फिफ्थ है ड्रॉप शिपिंग मॉडल, इसमें क्या होता है, जो आइटम्स हैं वो डिस्पैच कर दिए जाते हैं सीधा कंज्यूमर के पास, किसके द्वारा, सप्लायर्स के द्वारा। सिक्स्थ है होल सेलिंग एंड वेयर हाउसिंग मॉडल, आपको पता है होल सेलिंग एंड वेयर हाउसिंग बड़े बड़े होते हैं, गोदाम टाइप के, वहाँ पे जाके आप
एक लंप में या फिर कुछ सामान आप खरीद सकते हो, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा भी खरीद सकते हो और कुछ थोड़ा बहुत सामान भी आप उसे खरीद सकते हो, उसे हम बोलते हैं होल सेलिंग एंड वेयर हाउसिंग मॉडल। सेवन्थ की बात करें तो है प्राइवेट लेबलिंग एंड वाइट लेबलिंग। ये क्या है? प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट आल्सो कॉल्ड वाइट लेबल और प्राइवेट ब्रांड। जो प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट है उसको हम वाइट लेबल या प्राइवेट ब्रांड भी कहते हैं। इज़ अ यूनिक प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय वन कंपनी। क्या करता है? एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कोई और कंपनी प्रोड्यूस करती है बट पैक्ड एंड सोल्ड अंडर अनदर कंपनीज ऑन ब्रांड नेम। मतलब कि प्रोड्यूस किसी और कंपनी ने किया है लेकिन उसको पैक किया जाता है और बेचा जाता है किसी और कंपनी के द्वारा, और जो कंपनी उसको बेचती है उसका उसमें ब्रांड रहता है। मतलब कि उसको बनाने का काम नहीं कर रही है, क्या कर रही है? पैकिंग कर रही है, सेलिंग कर रही है और अपना ब्रांड लगा रही है, ठीक है। तो उसे हम बोलते हैं प्राइवेट लेबलिंग एंड वाइट लेबलिंग मॉडल। ओके, तो सेवन्थ है। अब बात करते हैं फोर्थ की, तो है ई कॉमर्स रेवेन्यू मॉडल्स। इंपॉर्टेंट है, समझ लो। तो पहला है एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू मॉडल, मतलब जो एडवर्टाइजमेंट से रेवेन्यू मिलता है। दूसरा है एफिलिएट रेवेन्यू मॉडल, ठीक है। एफिलिएट मतलब कि इसमें क्या होता है? एफिलिएट मतलब कि रेफरिंग जो होता है ना, कि आप किसी और को रेफर कर रहे हो जो प्रोडक्ट है, तो उससे रेवेन्यू मिलता है। तीसरा है सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू मॉडल, आपने सब्सक्राइब किया है उससे रेवेन्यू मिलता है। चौथा है ट्रांजैक्शन फी रेवेन्यू मॉडल, जो ट्रांजैक्शन आप कर रहे हो उसकी जो फीस है उससे आपको रेवेन्यू मिलता है। पांचवा है सेल्स रेवेन्यू मॉडल, आप सेल कर रहे हो प्रोडक्ट को, उससे जो रेवेन्यू मिल रहा है। तो ये सारे आपके ई कॉमर्स रेवेन्यू मॉडल्स थे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, तो एक्सप्लेन SDLC साइकिल फॉर डिजाइनिंग ई कॉमर्स सॉल्यूशंस। मतलब ई कॉमर्स सॉल्यूशंस को डिजाइन करने के लिए SDLC साइकिल को एक्सप्लेन करो। व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज ऑन ई कॉमर्स एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म। और जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं, ठीक है, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है किस पर? ई कॉमर्स पर या फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स से आप क्या समझते हो, ये सारे आपको बताने हैं। तो SDLC क्या होता है? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ठीक है। तो द SDLC प्रोसेस इंक्लूड्स प्लानिंग, डिजाइनिंग, डेवलपिंग, टेस्टिंग एंड डिप्लॉइंग विद ऑन गोइंग मेंटेनेंस टू क्रिएट एंड मैनेज एप्लीकेशन इफेक्टिवली एफिशिएंसी। जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल वो क्या करता है? प्लान करता है, डिज़ाइन करता है, डेवलपिंग करता है, ठीक है, टेस्टिंग करता है, डिप्लॉइंग करता है। किसका? मेंटेन करने के लिए, किसको? जो एप्लीकेशंस हैं उसकी इफेक्टिवली और एफिशिएंसी को मेंटेन करने के लिए SDFC जो है मॉडल लाइफ साइकिल है वो वर्क करता है। ओके, अब बात करते हैं SDLC साइकिल फेसेस। कितने फेस हैं इसके? एक तो प्लानिंग है, डिज़ाइनिंग है, डेवलपिंग है, टेस्टिंग है, मेंटेनेंस। आप देख चुके हो कि पहले प्लान करना, फिर डिज़ाइन करना, फिर डेवलप करना, फिर टेस्टिंग करना और फिर मेंटेनेंस करना। ये सारे उसके क्या हैं? फेसेस है SDLC साइकिल के। अब बात करते हैं द इम्पैक्ट ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज ऑन ई कॉमर्स। मतलब कि जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है उनका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है ई कॉमर्स पे। तो पहला है मोबाइल डिवाइस एंड मोबिलिटी एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन ई कॉमर्स। तो जो मोबाइल डिवाइस है, ठीक है, और या मोबाइल डिवाइसेस का इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है ई कॉमर्स पे। दूसरा है बिग डाटा एनालिटिक एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन ई कॉमर्स। जो बिग डाटा है, ठीक है, बिग डाटा मतलब क्या होता है कि इसमें डाटा रहता है अबाउट कस्टमर, डिस्ट्रीब्यूटर्स, रिटेलर्स, प्रोडक्ट्स, प्राइजेस, जो बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है किस पर? ई कॉमर्स पर, ठीक है। और तो इसमें जो तीसरा पॉइंट है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब AI, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, AGI एंड मशीन लर्निंग ML और उसके इम्पैक्ट, ठीक है। तो आपने पहला देखा कि मोबाइल जो डिवाइसेस हैं उनका इम्पैक्ट क्या पड़ा ई कॉमर्स पर। मतलब मोबाइल डिवाइसेस के आने से ई कॉमर्स सरल हो गया, आप घर पे बैठ के यूज़ कर सकते हो, मोबाइल के द्वारा आप सेलिंग या बाइंग कर सकते हो। बिग डाटा मतलब कि जो रिटेलर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, इनकी इन्फॉर्मेशन को रखने के लिए बिग डाटा बहुत हेल्पफुल रहता है। इससे ई कॉमर्स में क्या हुआ, आपको प्रॉब्लम्स नहीं आती, आपका डाटा सेफ रहता है। थर्ड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग क्या होता है पहले समझ लेते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, देखो सिंपल से समझ लो, इट रेफर्स टू द सिमुलेशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंट प्रोसेस बाय मशीन्स। मतलब कि जो एक्टिविटीज़ इंसान करता है वो सारी एक्टिविटी मशीन के द्वारा की जाए, उसे हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लाइक रोबोट्स, ठीक है। स्पेशली कंप्यूटर सिस्टम, किसके द्वारा? कंप्यूटर सिस्टम के द्वारा। दीज प्रोसेसेस इंक्लूड लर्निंग, रीजनिंग एंड सेल्फ करेक्शन। इन प्रोसेस में क्या होता है? एक तो होता है लर्निंग, सीखना, रीजनिंग और सेल्फ करेक्शन। मतलब कि जैसे इंसान इतने सारे काम करता है वैसे क्या हुआ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंसान के द्वारा बनाया हुआ एक ऐसा माइंड या ऐसी मशीन जो इंसान वाले काम करती है उसे हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस क्या होता है? आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी ऑफ एन इंटेलिजेंट एजेंट टू अंडरस्टैंड और लर्न एनी इंटेलेक्चुअल टास्क दैट अ ह्यूमन बीइंग कैन। मतलब कि आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस वो होता है कि जो इंटेलिजेंस एजेंट है वो क्या कर सकता है, अंडरस्टैंड कर सकता है या सीख सकता है कोई भी ऐसा टास्क जो ह्यूमन बीइंग कर सके, ठीक है, उसे हम बोलते हैं आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। उनके अंदर इतनी एबिलिटी होती है। अब बात करते हैं मशीन लर्निंग की, ML, ठीक है। तो मशीन लर्निंग इज अ टाइप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट
that allows software applications to become more accurate at predicting outcomes without being explicitly programmed to do so। मतलब कि मशीन लर्निंग क्या होती है कि जो सॉफ्टवेयर है, ठीक है, उसको ये अलाउ करती है कोई भी चीज़ एक्यूरेट प्रेडिक्ट करने के लिए। आप मतलब कोई भी कंप्यूटर में आपने कोई भी चीज़ मतलब कुछ नहीं किया, लेकिन वो क्या करेगी, कोई भी जो आप समझ रहे हो, ठीक है, उसको एक्यूरेट कर देगी और उससे प्रेडिक्ट कर देगी, पहले से बता देगी, जिससे जिसे हम बोलते हैं ऑटो करेक्ट टाइप का। ठीक है, तो जब भी आप कोई मीनिंग जब भी कोई गलत लिखते हो मोबाइल में, तो क्या होता है कि आपको सही मीनिंग लिख के आ जाती है, उसे हम बोलते हैं ऑटो करेक्ट। वही होता है मशीन लर्निंग। मतलब कि आपने कुछ नहीं किया, वो आपको एक्यूरेट और प्रेडिक्ट करके दे देगी कि आप क्या लिखना चाह रहे हो। जैसे आपको लिखना है इन्वायरमेंट, आपने ENV लिखा तो आपको ऊपर आ जाएगा लिख के इन्वायरमेंट। ठीक है, वो आपको क्या कर देगी, प्रेडिक्ट कर देगी। उसे हम बोलते हैं मशीन लर्निंग। ओके, अब बात करते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग। इंटरनेट ऑफ थिंग को समझने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो कि आप हो, आपको बीमारी है हार्ट अटैक की, ठीक है, मैं हूँ, मुझे बीमारी हार्ट अटैक की, ठीक है, मैं बोला सर मुझे बीमार कर रहे हैं। एक एग्जांपल है, राम है या श्याम है, कोई भी इंसान ले लो, ठीक है, चिंटू है। चिंटू क्या है, हार्ट अटैक की बीमारी है। अब उसको क्या हुआ कि वो घर पे लेटा हुआ है, उसके हाथ में एक बैंड बंधा हुआ है। ठीक है, बैंड क्या कर रहा है, बैंड पूरी उसकी इन्फॉर्मेशन कैप्चर करता है कि उसकी मतलब कि हार्ट है उसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। अब जैसे मान लो कि उसके बैंड ने देखा कि उसका जो हार्ट है वो अच्छे से वर्क नहीं कर रहा, उसको प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ठीक है, तो वो क्या करता है, जो बैंड बंधा हुआ है वो इन्फॉर्मेशन शेयर करता है नियर बाई के हॉस्पिटल में। तो हॉस्पिटल से जब वो इन्फॉर्मेशन जाती है तो डॉक्टर्स देखते हैं कि उसको ज़्यादा मतलब क्रिटिकल कंडीशन में है, तो वहाँ से एम्बुलेंस भेज देते हैं उसके घर तक। ठीक है, घर पे एम्बुलेंस आई, पेशेंट को लेके जा रही है। अब देखो इसमें क्या होता है, यही होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसमें क्या होता है कि डिफरेंट टाइप्स की डिवाइसेस को कनेक्ट किया जाता है जिससे कि चीज़ों को समझा जा सके। ठीक है, अब इसका फ़ायदा क्या है, जैसे मान लो कि एम्बुलेंस आई, ठीक है, तो आपके एम्बुलेंस जाने तक का वो टाइम बच गया और वहाँ पे कोई इंसान नहीं है, तब भी आप समझ सकते हो कि उस इंसान को प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ठीक है, एम्बुलेंस आई, अब डॉक्टर को समझने में इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होगी कि पेशेंट को बीमारी क्या है, क्योंकि जब तक एम्बुलेंस लेके पेशेंट को जाएगी तब तक डॉक्टर पूरा जो इंटरनेट ऑफ थिंग है उसके द्वारा पूरा पता कर लेगा कि पेशेंट को क्या बीमारी है। तो इसे हम बोलते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग। दूसरा है इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स, डिजिटल ट्विंस एंड इम्पैक्ट ऑफ ई-कॉमर्स। ठीक है, तो इनको समझते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग मैंने बता दिया। IoT एक्चुअली मीन्स टेकिंग ऑल द थिंग्स इन द वर्ल्ड एंड कनेक्टिंग इट टू इंटरनेट, मतलब सभी चीज़ों को लेकर इंटरनेट से कनेक्ट करना, वही है। ठीक है, अब बात करते हैं व्हेन थिंग्स कनेक्ट टू द इंटरनेट इट कैन सेंड इन्फॉर्मेशन। जब थिंग्स क्या होती है, इंटरनेट से कनेक्ट हो जाती हैं तो वो क्या करती हैं, इन्फॉर्मेशन को सेंड कर सकती हैं, इन्फॉर्मेशन को रिसीव कर सकती हैं एंड चीज़ों को स्मार्ट बना सकती हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दिया। अब बात करते हैं इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग, मतलब कि वही इंटरनेट ऑफ थिंग्स को इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करना। ठीक है, उससे हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। जैसे हम आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, वैसे समर हुआ करते थे, ठीक है, आपको टंकी खाली होती थी, तब आप क्या देखते थे कि आपकी जो टैंक है वो खाली हो गया, तब आप उसको पानी मतलब उसको चलाया करते थे पंप को, जिससे कि पानी भर जाए। लेकिन आजकल क्या आ रहा है कि एक सेंसर वाला आ रहा है कि वो समझ जाता है कि टंकी खाली है, मुझे चलना चाहिए। जब टंकी पूरी भर जाती है तो वो अपने आप बंद हो जाता है, मतलब ऑटोमेटिकली वो जब टंकी खाली होती है तो वो चल जाता है और जब टंकी भर जाती है तो बंद हो जाता है। वो क्या है, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। ठीक है, अब बात करते हैं डिजिटल ट्विंस की। अ डिजिटल ट्विंस इज़ अ वर्चुअल मॉडल डिज़ाइन टू एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट अ फिजिकल ऑब्जेक्ट। देखो सिंपल सा है, डिजिटल मीन्स होता है कि ऐसी कोई चीज़ जो इंटरनेट जो हमें दिखे, और ट्विंस मीन्स जुड़वा। जब कोई सामान है, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, उसका एक्यूरेट रिफ्लेक्ट दे रहे हो एज अ फिजिकल ऑब्जेक्ट, वो कहलाता है डिजिटल ट्विंस। नहीं समझ में आया, जैसे आप खड़े हो और आपके सामने मैं क्या कर रहा हूँ, एक डिजिटल मतलब कि मशीन्स का या फिर टेक्नोलॉजी का यूज़ करके आप जैसा ही इंसान दिखा रहा हूँ, तो उसे हम बोलते हैं डिजिटल ट्विंस। जैसा किक मूवी है, किक मूवी सलमान खान वही करता है, वो कहीं गुंडे के पास जाता है तो वो क्या करता है कि उसमें अपना एक डिजिटल ट्विंस की मदद से वो मतलब जो हीरो होता है ना उसको दिखाता रहता है कि वो वहाँ पे घूम रहा है और वो क्या हो जाता है, गुमराह हो जाता है। ठीक है, तो मतलब कोई भी चीज़ है उसका जो फिजिकल ऑब्जेक्ट है वैसी सेम चीज़ एक्यूरेट चीज़ को दर्शाना क्या कहलाता है, डिजिटल ट्विंस कहलाता है। अब बात करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग, एज कंप्यूटिंग एंड फॉग कंप्यूटिंग एंड उसके इम्पैक्ट ऑन ई-कॉमर्स। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग से समझ लो जैसे आपका है जो गूगल ड्राइव होता है। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग इज़ द ऑन डिमांड अवेलेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। इसमें क्या होता है, जैसे मान लो कि पहले क्या होता था, जब क्लाउड कंप्यूटिंग नहीं था तो आपको पेन ड्राइव रखना पड़ता था, मेमोरी कार्ड रखना पड़ता था, ठीक है, कोई भी डाटा स्टोर करने के लिए, ठीक है, या कहीं भी किसी भी जगह पे ले जाने के लिए। जब से क्लाउड कंप्यूटिंग आया तब से आपका ये पेन ड्राइव ले जाना ये सारा खत्म हो गया। आप क्या करो, अपने जो कंप्यूटर है उससे अपना
डाटा क्या करो, ट्रांसफ़र कर दो अपने क्लाउड्स में, मतलब जैसे आपका गूगल ड्राइव है, आपने ट्रांसफ़र कर दिया, आप दुनिया के किसी भी जगह पे चले जाओ, आपको ना तो पेन ड्राइव ले जाने की नीड है, आप किसी भी कंप्यूटर से अपना जो गूगल ड्राइव है उसको ओपन करके अपना डाटा ले सकते हो। उसे हम बोलते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है। एज कंप्यूटिंग की बात करें, ये क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग का अपग्रेड वर्जन है, ठीक है। उसमें क्या था कि आप डाटा स्टोर कर सकते थे। इसमें क्या होता है कि जो आपका डाटा है वो आपके नियर बाई आ जाता है, मतलब कि आपको ईजिली मिल जाता है एज कंप्यूटिंग में, ठीक है। तो डाटा आप पहले सर्च करना पड़ता था गूगल ड्राइव में कि कहाँ पे मैंने फाइल रखी है। अब एज कंप्यूटिंग क्या करता है कि जो रिसेंट डाटा है वो आपको दे ही देता है, ठीक है। और कोई भी डाटा अगर आप उसको क्लिक करते हो, जैसे मान लो कि बहुत पुराना डाटा है और आपने क्या किया, उसको क्लिक किया जाके, तो वो आपका डाटा उधर से हटके, जैसे मान लो कि 2 साल पहले का है, उधर से हटके आपको रिसेंट में दिखाई पड़ने लगता है। तो हम बोलते हैं एज कंप्यूटिंग, ठीक है। अब बात करते हैं फॉग कंप्यूटिंग क्या है। तो ये फॉग कंप्यूटिंग और अपग्रेड वर्जन है। फॉग कंप्यूटिंग इज़ अ डिसेंट्रलाइज्ड कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें कोई बीच का चीज़ नहीं होता, इन विच डाटा कंप्यूट स्टोरेज एंड एप्लीकेशंस आर लोकेटेड समवेयर बिटवीन द डाटा सोर्स एंड द क्लाउड। मतलब जो क्लाउड है जैसे गूगल ड्राइव है और जो डाटा सोर्स है जिसका कंप्यूटर है, ठीक है, उसके बीच में कहीं डाटा स्टोर रहता है। अब ये ऐसा क्यों, अब जैसे जो क्लाउड है उसकी एक लिमिट होती है, क्या होती है, एक लिमिट होती है कि स्टोरेज होता है। अब आपका डाटा बहुत सारा होता है, जैसे कोई बड़ी बड़ी कंपनियां हैं लाइक गूगल की जो बड़ी हेडक्वार्टर है, उसमें बहुत सारा डाटा है। अब उस उतना स्टोर करने के लिए इतने सारे वर्कर्स हैं, इनका डाटा स्टोर करने के लिए आपके पास जगह भी होनी चाहिए, स्टोर होना चाहिए। फिर आप क्या करते हो, हार्ड डिस्क लेके घूमते हो। तो हार्ड डिस्क को ख़त्म करने के लिए क्या किया गया कि जो डाटा है वो आपका स्टोर होगा, मतलब क्लाउड में स्टोर नहीं होता, उसके बीच में रह जाता है, मतलब कि क्लाउड पे स्टोरेज पे फ़र्क नहीं पड़ता, उसे हम बोलते हैं फॉग कंप्यूटिंग, ओके। अब बात करते हैं ब्लॉकचेन का इम्पैक्ट क्या है ई कॉमर्स पे। तो ब्लॉकचेन समझते हैं। अब ब्लॉकचेन इज़ अ डिजिटल रिकॉर्ड विच इज़ मेड टू स्टोर अ लिस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, मतलब कि ये एक डिजिटल रिकॉर्ड होता है जो बनाया गया है किसके लिए, ट्रांजैक्शन की लिस्ट को स्टोर करने के लिए, ठीक है, उसे हम बोलते हैं ब्लॉकचेन्स। और ये कैसा होता है, बहुत ही सिक्योर होता है, ओके। तो इट इज़ अ सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन इन अ वे दैट मेक्स इट डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू चेंज, मतलब कि ये सिस्टम होता है किसका, इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करना इस तरीके से कि इसको चेंज करना बहुत ही डिफ़िकल्ट या इम्पॉसिबल होता है और इसको कोई हैक या चीट नहीं कर सकता, उसे हम बोलते हैं ब्लॉक चेन। अब बात करते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म क्या होता है, अ डिजिटल प्लेटफॉर्म इज़ अ सॉफ्टवेयर बेस्ड ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर दैट फैसिलिटेट इंटरेक्शन एंड ट्रांजैक्शन बिटवीन यूजर्स। ये क्या होता है कि एक ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जैसे मान लो कि एक होता है प्लेटफॉर्म जिसपे जैसे आपका कोई ऑनलाइन स्टोर है, शॉप है, वो आपका ऑफलाइन क्या हो गया, प्लेटफॉर्म हो गया कि आप और से चीज़ें बेचते हो। डिजिटल प्लेटफॉर्म क्या होता है, एक ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जो क्या करता है, इंटरेक्शन करता है और ट्रांजैक्शन करता है किसके बीच में, यूज़र्स के बीच में। जैसे मान लो कि आपका अमेजॉन है, ये सारे क्या है आपके डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है, ठीक है। तो टाइप ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म देख लेते हैं। तो पहला है शेयरिंग इकोनॉमी प्लेटफॉर्म, जहाँ पे इकोनॉमी शेयर की जाती है, उसे हम बोलते हैं शेयरिंग इकोनॉमी प्लेटफॉर्म। दूसरा डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म, जहाँ पे डेवलपमेंट होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म्स। तीसरा है क्राउड सोर्सिंग या क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म, ठीक है। यहाँ पे क्या है, जो क्राउड मतलब जो भीड़ है उसको सोर्स देना या फिर क्राउड को फंड करना प्लेटफॉर्म, लाइक बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जो क्राउड है वो फंड कर सकती है, ठीक है, पैसा लगा सकती है, उसे हम बोलते हैं क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म्स। आगे है पेमेंट प्लेटफॉर्म, ठीक है, जहाँ पे आप पेमेंट कर सकते हो लाइक गूगल पे, फ़ोन पे, ये सारे क्या है पेमेंट प्लेटफॉर्म्स हैं। रिटेल प्लेटफॉर्म्स लाइक अमेजॉन, स्नैपडील, फ्लिपकार्ट, ये सारे रिटेल्स प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जहाँ पे आप बिज़नेस को कर सकते हो। आगे है बुकिंग एग्रीगेटर्स लाइक बुक माई शो, ये सारे क्या हैं, बुकिंग एग्रीगेटर्स हैं जहाँ पे आप बुक कर सकते हो। कंटेंट एंड रिव्यू प्लेटफॉर्म, ठीक है, जहाँ पे आप कंटेंट को डाल सकते हो या आपको रिव्यूज़ मिल सकते हैं आपके कंटेंट का। मैचिंग एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, मैचिंग मतलब कि जैसे टिंडर हो गया, ठीक है, शादी.com हो गया, जहाँ पे आप लोगों से मैच कर सकते हो अपनी क्वालिटीज़ के हिसाब से। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को पता है लाइक फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम। अब बात करते हैं कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म में, आपका आ जाएगा व्हाट्सएप, ठीक है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सारे कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म है। सर्च प्लेटफॉर्म भी आपके होते हैं जहाँ पे आप चीज़ों को सर्च कर सकते हो लाइक विकिपीडिया एंड ऑल, ठीक है। तो ये सारे आपके टाइप्स ऑफ प्लेटफॉर्म्स थे। तो यहाँ पे मैंने लिख रहा है कि जो PDF है ये एक पेड नहीं है, अगर आप किसी से कोई आपको बेचता है तो प्लीज़ मत लो और मुझे इन्फॉर्म कर देना अगर कोई आपको ऐसी PDF बेचता है, ठीक है। तो ये सारा मैंने यहाँ पे लिख रखा था। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सप्लेन मीनिंग ऑफ ई गवर्नेंस एंड एडवांटेजेस ऑफ एम्प्लॉइंग डिजिटल टेक्नोलॉजीज इन गवर्नेंस, मतलब ई गवर्नेंस की मीनिंग क्या है और एडवांटेजेस क्या है अगर आप जो डिजिटल टेक्नोलॉजीज हैं उसको गवर्नेंस में एम्प्लॉय करते हो, मतलब लाते हो, ठीक है। व्हाट आर द की इनिशिएटिव्स ऑफ डिजिटल इंडिया, और डिजिटल इंडिया के
की इनिशिएटिव्स क्या है, तो आपको इसका आंसर बताना है। तो द टर्म ई गवर्नमेंट फॉर इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट, मतलब इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट बोलते हैं। कुड फॉर्मली बी डिफाइंड एज द यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग इंटरनेट एज अ टूल टू बी अ बेटर गवर्नमेंट। मतलब कि इसमें क्या है कि जो इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ करके, जिसमें इंटरनेट भी आता है, ठीक है, वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट को बेटर बनाते हैं, उसे हम बोलते हैं ई गवर्नमेंट। ठीक है, तो क्या था, गवर्नमेंट के पहले आप जानते थे कि आप दफ्तर में जाना पड़ता था, बहुत सारा टाइम लगता था। ठीक है, अब क्या है कि गवर्नमेंट ने क्या कर लिया, पूरा पोर्टल अपना ऑनलाइन कर लिया कि अब आप खुद से ही गवर्नमेंट से इंटरेक्ट कर सकते हैं, ट्रांजैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, अप्लाइंग ऑनलाइन फॉर पब्लिक सर्विस। आपको क्या करना है, पब्लिक सर्विस के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है। जैसे अप्लाइंग फॉर अ पासपोर्ट, आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हो, या रेलवे टिकट्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आप सीधा अपने मोबाइल से, अपने पीसी से कर सकते हो। तो वो हो गया आपका ई गवर्नमेंट। ठीक है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, जो कि डिजिटल टेक्नोलॉजी से उनको एम्प्लॉय करने का गवर्नमेंट्स में एडवांटेज क्या है। पहला है फास्ट एंड कन्वीनियंट सर्विस टू सिटीजन्स। जो सिटीजन्स हैं, ठीक है, लोग हैं, उनको फास्ट और कन्वीनियंट सर्विस प्रोवाइड हो रही है, तेज़ी से, क्विक और कन्वीनियंट, मतलब कि उनके जो उनको चाहिए वैसी सर्विस। दूसरा है रिडक्शन इन डिलेज एंड करप्शन, मतलब कि जो डिलेज हुआ करते थे, आप बार बार जाते थे दफ्तर में, वो रिड्यूस हो गया, और जो करप्शन है वो भी रिड्यूस हो गया। आप डायरेक्ट आप गवर्नमेंट को पे कर सकते हो, बीच का कोई आपसे करप्ट, मतलब पैसा लेने वाला या कोई घूस लेने वाला नहीं रहेगा। तीसरा है इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, जो रिसोर्स है उसका क्या हो रहा है, इफेक्टिव यूटिलाइज हो रहा है। चौथा है इनहेंस सिटीजन पार्टिसिपेशन, और जो सिटीजन पार्टिसिपेशन है उसको क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, कि सिटीजन खुद से भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और बहुत सारी स्कीमों का फ़ायदा उठा रहे हैं। ठीक है, पाँचवा है रिड्यूसिस टाइम एंड कॉस्ट, इससे क्या हो रहा है कि जो टाइम और कॉस्ट है उसको क्या हो रहा है, रिड्यूस किया जा रहा है। ठीक है, और सिक्स्थ है अवेलेबिलिटी ऑफ फॉर ऑल, और ये क्या है कि सभी लोगों के लिए अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि दफ्तर में सिर्फ एक ही कास्ट के या एक ही रिलीजन के लोग जा सकते हैं, सभी के लिए अवेलेबल है। तो ये सारे एडवांटेजेस थे डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ को एम्प्लॉय करने के लिए गवर्नमेंट्स में। अब बात करते हैं की इनिशिएटिव ऑफ डिजिटल इंडिया। जो डिजिटल इंडिया है, ठीक है, उसके की इनिशिएटिव्स क्या है, मतलब कौन कौन से स्टेप्स उठाए गए हैं, मेन स्टेप्स किसके, डिजिटल इंडिया के। तो पहला है ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। ये क्या होता है, इसे हम बोलते हैं ई नाम। ठीक है, इसका भी एक पोर्टल है, आप जाओगे गूगल पे आपको मिल जाएगा। तो ई नाम इज़ एन ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। ये क्या है, ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है फॉर एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़ इन इंडिया। जो एग्रीकल्चर पे डील करते हैं, लाइक फार्मर्स, ठीक है, वो क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन चीज़ों को, अपने सामान को बेच सकते हैं। ठीक है, द मार्केट फैसिलिटेट्स फार्मर्स, किसको, फार्मर्स को फैसिलिटेट करता है, फ़ायदा देता है, ट्रेडर्स को फ़ायदा देता है, एंड बायर्स को विद ऑनलाइन ट्रेडिंग इन कम्युनिटीज़। वो क्या कर सकते हैं कि अपना सामान खरीद और बेच सकते हैं। द मार्केट हेल्प्स इन बेटर प्राइस डिस्कवरी एंड प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज़ फॉर स्मूथ मार्केटिंग ऑफ प्रोड्यूस। मतलब कि मार्केट क्या करता है कि जो आपकी सामान है उसका बेटर प्राइस को पता करने में, ठीक है, और आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने में हेल्प करता है, किसमें, ई नाम में। दूसरा है फर्टिलाइज़र मॉनिटरिंग सिस्टम, FMS। ठीक है, तो डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स DOF हैज़ डेवलप्ड एंड इट enabled system which capture end-to-end details of fertilizers in terms of production, movement, ability, requirement, sales। जो फर्टिलाइजर मॉनिटरिंग सिस्टम है वो क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स ने क्या किया, डेवलप किया है एक ऐसा सिस्टम जो क्या करता है कि फर्टिलाइजर्स की सारी डिटेल्स, जैसे कि प्रोडक्शन, उसका प्रोडक्शन, मतलब कि फर्टिलाइजर डालने से कितना प्रोडक्शन होगा, मूवमेंट, ठीक है, वो कितना देर डेज तक चलता है या फिर उसका असर रहता है, अवेलेबिलिटी, अवेलेबल है कि नहीं है, रिक्वायरमेंट, किस किस को रिक्वायरमेंट है, कितनी रिक्वायरमेंट है, और सेल, कितना उसका सेल हुआ है, सारी इन्फॉर्मेशन देता है फर्टिलाइजर मॉनिटरिंग सिस्टम। अब बात करते हैं सॉयल हेल्थ कार्ड। ये गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया कि जो आपकी सॉयल है उसकी हेल्थ कैसी है, मतलब कि वो कितनी फर्टाइल है, ठीक है, उसका कार्ड बनता है, ये हो गया। चौथा है GEM, मतलब गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। अब इसमें क्या होता है, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज कैन बी सोल्ड ईजिली ऑन द GEM ऑनलाइन मार्केट प्लेस, मतलब कि आप प्रोडक्ट और सर्विसेज को बेच सकते हो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे। ठीक है, तो ऑनलाइन जो GEM डायरेक्टली टू गवर्नमेंट बायर्स, किसको, डायरेक्टली, सॉरी डिस्टर्बेंस हो गया था। समझते हैं गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस में क्या होता है, प्रोडक्ट और सर्विसेज को सोल्ड किया जा सकता है ईजिली, किस पर, ऑनलाइन मार्केट प्लेस पर, किसको, डायरेक्टली टू गवर्नमेंट बायर्स। ठीक है, जो गवर्नमेंट के बायर्स हैं, खरीदने वाले हैं, ठीक है, उनको क्या कर सकते हैं, आप सोल्ड कर सकते हो अपना जो भी सर्विस या प्रोडक्ट है उसको। ठीक है, विदाउट एनी बिड पार्टिसिपेशन, इसमें कोई बिड नहीं होता है। जैसे आप कहीं भी जाते हो, ठीक है, जो मंडीज़ होती है उनमें क्या करते हैं, आपकी जो प्रोडक्ट है, जो भी आपका सामान है, उसकी बोली लगती है कि कितने में कौन खरीद रहा है। ठीक है, तो उसके बिना आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली सोल्ड कर सकते हो, किसको, गवर्नमेंट बायर्स
इसको। इफ़ द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट इज़ लेस देन 50,000, जब कब कर सकते हो, आपकी वैल्यू जो प्रोडक्ट है उसकी कितनी है, 50,000 से कम है। ओके, पाँचवा है डिजी लॉकर। अब ये क्या होता है, डिजी लॉकर प्रोवाइड्स एन अकाउंट इन क्लाउड टू एवरी आधार होल्डर टू असेस ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स सर्टिफिकेट सच एज ड्राइविंग लाइसेंस। डी लॉकर क्या होता है कि प्रोवाइड करता है अकाउंट किसमें, क्लाउड में, किसको, जितने भी आधार होल्डर्स हैं उनको वो क्या कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स और या सर्टिफिकेट, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस हो, व्हीकल रजिस्ट्रेशन हो, एकेडमिक मार्कशीट हो, ठीक है, किस फॉर्मेट में, डिजिटल फॉर्मेट में, फ्रॉम द ओरिजिनल इशूअर ऑफ दी सर्टिफिकेट। मतलब कि जो सर्टिफिकेट है जो इनका ओरिजिनल इशूअर्स हैं उनसे क्या कर सकते हैं, आप असेस कर सकते हैं। जैसे ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, व्हीकल रजिस्ट्रेशन हो गया, एकेडमिक मार्कशीट हो गई, किसके द्वारा, डिजी लॉकर के द्वारा। ये क्या करता है, एक अकाउंट होता है जो प्रोवाइड करता है किसमें, क्लाउड में। ओके, अब बात करते हैं PMG दिशा। अभी क्या होता है, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान। इसमें क्या है कि इस स्कीम के द्वारा 6 करोड़ लोगों को रूरल एरियाज़ में डिजिटल नॉलेज देने के लिए इसको लाया गया था। ठीक है, डिजिटली लिटरेट रीचिंग टू अराउंड 40% ऑफ रूरल हाउस होल्ड बाई कवरिंग 1 मेंबर फ्रॉम एलिजिबल हाउस। मतलब जितने भी घर एलिजिबल हाउस होल्ड थे उनमें से कम एक मेंबर को तो कम से कम डिजिटल नॉलेज देनी थी, जिससे कि डिजिटल इंडिया बने। ठीक है, उसे हम बोलते हैं PMG दिशा। 7th है ई ग्रंथालय। मतलब कि डिजिटल लाइब्रेरीज़ का शुरू की गई, जिससे कि लोग ई बुक्स को पढ़ सकें। ठीक है, मोबाइल पे पढ़ सकें, बुक्स को ना खरीदना पड़े, जो पैसा है वो बच जाए, उसे हम बोलते हैं ई ग्रंथालय। 8th है उमंग। ठीक है, उमंग के बारे में सुना होगा आपने, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज एंड गवर्नेंस। ठीक है, उमंग क्या है, उमंग ऐप इज़ अ मोबाइल एप्लीकेशन दैट एम्स एट प्रोवाइडिंग इंडिविजुअल्स एक्सेस टू अ रेंज ऑफ सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट सर्विसेज यूजिंग ओनली अ सिंगल प्लेटफॉर्म। इसमें क्या होता है कि आप सिंगल प्लेटफॉर्म, मतलब उमंग ऐप से ही सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट सभी की सर्विसेज आप यूटिलाइज कर सकते हो। उसे हम बोलते हैं उमंग, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज जनरेशन। अब बात करते हैं TDIL, मतलब टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फॉर इंडियन लैंग्वेजेस। ठीक है, तो इसमें क्या है, TDIL के थ्रू जितनी भी इंडियन लैंग्वेजेस हैं, 22 लैंग्वेजेस, उनकी डेवलपमेंट के लिए इसको बनाया गया है, जिससे कि वो लैंग्वेजेस डेवलप हो सकें। ठीक है, 10th है NKN, मतलब नेशनल नॉलेज नेटवर्क। NKN एक्ट एज द नेशनल एजुकेशन रिसर्च नेटवर्क। इसमें क्या होता है कि जो NKN है वो 1700 इंस्टीट्यूट और 5 करोड़ स्टूडेंट्स को मिला के रखा है। ठीक है, उसमें क्या करते हैं, वो रिसर्च करते हैं कि कैसी स्टडीज़ हो रही हैं, किन किन पर मतलब इंस्टीट्यूट्स कैसा वर्क कर रहे हैं, फिर उनमें से क्या किया जाता है कि जो अच्छे इंस्टीट्यूट हैं उनको प्राइज़ भी दिया जाता है। ठीक है, रैंकिंग होती है, उसे हम बोलते हैं NKN, मतलब नेशनल नॉलेज नेटवर्क। के साथ कौन कौन जुड़ा है, 1700 इंस्टीट्यूट जुड़े हैं और 5 करोड़ स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, रिसर्चर जुड़े हुए हैं और फैकल्टी मेम्बर जुड़े हुए हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो 5 है, व्हाट डू यू मीन बाई ई पेमेंट एंड प्रोसेस ऑफ पेमेंट गेटवे। ठीक है, ई पेमेंट से आप क्या समझते हो और पेमेंट गेटवे का प्रोसेस क्या है। एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेमेंट गेटवे एंड पेमेंट मेथड। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ पेमेंट गेटवे बताना है और पेमेंट मेथड बताना है, कौन कौन से पेमेंट मेथड है। ओके, तो बात करते हैं आंसर्स की। तो ई पेमेंट क्या है, ई पेमेंट्स आर एन इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल वे ऑफ ट्रांसफरिंग फंड। मतलब कि जो फंड है उसको ट्रांसफ़र करने का इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल तरीका क्या कहलाता है, ई पेमेंट कहलाता है। ठीक है, पेमेंट करने का कैसा, इलेक्ट्रॉनिक, थ्रू इंटरनेट आप कोई पेमेंट करते हो, उसे हम क्या बोलते हैं, ई पेमेंट बोलते हैं। अब बात करते हैं प्रोसेस ऑफ पेमेंट गेटवे, मतलब पेमेंट गेटवे के प्रोसेस कितने हैं। तो पहला है मर्चेंट। इसमें कौन होता है, एक मर्चेंट होता है। ठीक है, पर्सन ऑफरिंग अ प्रोडक्ट और सर्विस टू कस्टमर। कौन सा पर्सन जो ऑफर कर रहा है किसको, प्रोडक्ट को या सर्विस को, किसको, कस्टमर्स को, से हम बोलते हैं मर्चेंट। ठीक है, दूसरा है कस्टमर, जो क्या कर रहा है उसकी जो प्रोडक्ट या सर्विस ने ऑफर की है उनको जो ले रहा है, ठीक है, कंज्यूम कर रहा है, वो है कस्टमर। अब बात करते हैं इशूइंग बैंक, मतलब कि जो बैंक क्या कर रही है कि जो फंड है उसको इशू कर रही है, मतलब वो किसकी बैंक होगी, वो कस्टमर की बैंक होगी। ठीक है, एक्वायरर मतलब होती है जिसने सामान भेजा है उसको पैसे देने पड़ते हैं। जिस बैंक में आप फंड ट्रांसफ़र कर रहा है कस्टमर, ठीक है, जिस बैंक में फंड ट्रांसफ़र कर रहा है वो होगी एक्वायर बैंक, मतलब जिसको पैसा मिल रहा है। ठीक है, जो पैसा दे रही है बैंक वो कौन सी है, इशूइंग बैंक, जो इशू कर रही है। तो ये सारे थे आपके क्या थे, प्रोसेस ऑफ पेमेंट गेटवे। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ पेमेंट गेटवे। ठीक है, थोड़ा सा बोरिंग होगा लेकिन समझना पड़ेगा। पहला है होस्टेड पेमेंट गेटवे। तो होस्टेड पेमेंट गेटवे इज अ थर्ड पार्टी चेकआउट सिस्टम दैट रीडायरेक्ट्स द यूजर टू द पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स पेज। अब इसमें क्या होता है कि जैसे आप किसी भी वेबसाइट पे हो, ठीक है, जो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसकी वेबसाइट पे हो, आपको पेमेंट करना है। ठीक है, आपने पेमेंट किया, फिर वो किसी और जगह पे लेके गया है, मतलब वहाँ पे आपका पेमेंट नहीं हुआ, आप फिर किसी और वेबसाइट को ओपन करते हो, तो उसे हम बोलते हैं होस्टेड पेमेंट गेटवे। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि जो यूज़र है वो क्या करेगा, जो वेबसाइट जिस पे वो अपना सर्विस ले रहा था उसको छोड़ देगा, ठीक है, पेमेंट कंप्लीट करने के लिए, और वो दूसरी वेबसाइट पर जाएगा, फिर दोबारा जब पेमेंट फिनिश हो जाएगा तब वापस से वेबसाइट पर आएगा। आप समझ रहे हो सर, ये तो अमेजोन
अमेज़ॉन में भी होता है, ये फ्लिपकार्ट में भी होता है, ये जो हम गवर्नमेंट के फॉर्म्स भरते हैं उसमें भी होता है कि हमें रीडायरेक्ट किया जाता है किसी और वेबसाइट पे, तो हाँ वो सारे होस्टेड पेमेंट गेटवेज हैं, ठीक है। एग्जांपल आपका पेपल, गूगल पे, ये सब है। अब बात करते हैं सेल्फ होस्टेड पेमेंट गेटवे क्या होता है। इन दिस टाइप कस्टमर पेमेंट डिटेल्स आर कलेक्टेड ऑन द मर्चेंट्स वेबसाइट। इसमें क्या होता है कि जो कस्टमर की डिटेल्स है उनको कलेक्ट किया जाता है किस पर, मर्चेंट की वेबसाइट पर, ठीक है। एग्जाम्पल है शॉपिफाई पेमेंट, इसमें आपको किसी और वेबसाइट पर नहीं जाना पड़ता है, आप मर्चेंट की वेबसाइट पे ही कर सकते हो, ठीक है। आगे बात करते हैं एपीआई होस्टेड पेमेंट गेटवे, ठीक है। तो व्हेन एपीआई होस्टेड पेमेंट गेटवेज कस्टमर एंटर देयर क्रेडिट और डेबिट कार्ड इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली ऑन द मर्चेंट चेकआउट पेज। उसमें क्या करना पड़ता है, आपको अपनी क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ती है, ठीक है। उसके बाद वो आपको एक कोड सेंड करते हैं, वो कोड डालना पड़ता है एंड उसके बाद आपका जो पेमेंट है वो प्रोसीड हो जाता है, ठीक है। तो उसे हम बोलते हैं एपीआई, मतलब एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। आगे बात करते हैं लोकल बैंक इंटीग्रेशन गेटवेज। लोकल बैंक इंटीग्रेशन गेटवेज रीडायरेक्ट द कस्टमर टू द पेमेंट गेटवेज वेबसाइट वेयर दे एंटर देयर पेमेंट डिटेल्स एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स। जो लोकल बैंक इंटीग्रेशन गेटवेज वो क्या करता है, कस्टमर को रीडायरेक्ट करता है किस पर, पेमेंट गेटवे वेबसाइट पर, जो कि बैंक की वेबसाइट होती है, जहाँ पे वो क्या करते हैं अपनी पेमेंट डिटेल्स को एंटर करते हैं और कॉन्टैक्ट डिटेल्स को एंटर करते हैं। उसे हम बोलते हैं लोकल बैंक इंटीग्रेशन गेटवेज। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ पेमेंट मेथड्स, ठीक है। कितने मेथड्स होते हैं। पहला है क्रेडिट कार्ड, आपको पता है क्रेडिट कार्ड क्या होता है। दूसरा है साइबर कैश, ठीक है। साइबर कैश क्या होता है समझ लेते हैं। अ कमर्शियल पेमेंट सिस्टम वेयर वाई अ यूजर डिजिटली परचेसेस कैश क्रेडिट एंड देन स्पेंड देम व्हेन मेकिंग इलेक्ट्रॉनिक परचेस ओवर द इंटरनेट। इसमें क्या होता है कि जो ये एक कमर्शियल पेमेंट सिस्टम है जहाँ पे जो यूज़र वो क्या करता है, डिजिटली परचेस कर लेता है कैश क्रेडिट्स को, ठीक है, और वो उसको स्पेंड करता है जब कभी भी वो इंटरनेट से क्या करता है, कोई भी बिजनेस करता है। समझ में आया। मतलब कि उसने क्या किया कि ऑनलाइन जाकर किसी भी कैश क्रेडिट होता है उसको क्या कर लिया, उसने परचेस कर लिया, ठीक है, और उसके थ्रू वो क्या करता है बाद में पेमेंट कर देता है, ठीक है। उसे हम बोलते हैं साइबर कैश। अब बात करते हैं थर्ड जो है वो है इंटरनेट चेक, ठीक है। इंटरनेट चेक आप समझ गए, चेक आपको पता है चेक कैसे वर्क करता है, कि कोई इंसान है वो आपको एक चेक पे लिख के देता है, आप बैंक में जाओगे तो उसके अकाउंट से आपको पैसे मिल जाते हैं। इंटरनेट चेक वही है कि आपको ये ऑनलाइन सारी सुविधाएं मिल जाती हैं, मतलब जो ऑफलाइन चेक पेमेंट होता है जो आप ऑफलाइन करते थे, ठीक है, जितने फंक्शंस आपके पेपर चेक के हुआ करते थे वो सारे आपको इंटरनेट पर मिल जाते हैं, प्रोसेस वही सेम है, ठीक है। तो उसे हम बोलते हैं इंटरनेट चेक। अब बात करते हैं स्मार्ट कार्ड्स, आपको पता है जैसे आप मेट्रो में जाते हो तो आपको कार्ड दिया जाता है, तो आपको वहाँ पर पेमेंट नहीं करना पड़ता, आपको टोकन भी नहीं लेना पड़ता, आप कार्ड रखोगे आपका पैसा कट जाता है, ठीक है, जहाँ तक आपको जाना है। जहाँ पे आप निकलोगे मेट्रो से आप वहाँ पे कार्ड छुआओगे, जैसे मान लो आप 30 रुपये वाले डिस्टेंस कवर किया आपने तो आपके 30 रुपये कट जाएंगे, आपने 50 वाला किया तो 50 रुपये कट जाएंगे। उससे हम बोलते हैं स्मार्ट कार्ड, ठीक है। आपको वहाँ पर टोकन या वेट करने का नीड नहीं होता। पाँचवा है कैश पेमेंट सिस्टम, आपको पता है कि जब कैश देकर आप पेमेंट करते हो, ठीक है। इसमें एक आता है डायरेक्ट डेबिट, मतलब कि अ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन विच द अकाउंट होल्डर इंस्ट्रक्ट द बैंक टू कलेक्ट अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम हिज अकाउंट इलेक्ट्रॉनिकली टू पे फॉर गुड्स एंड सर्विस। इसमें क्या होता है कि डायरेक्ट डेबिट क्या होता है कि आप क्या कर रहे हो, सीधा अपने अकाउंट से पैसे दूसरे को डेबिट कर रहे हो, ठीक है। तो उसमें क्या करता है कि जो बैंक है वो समझ जाती है कि जो ये कस्टमर है वो अपने बैंक से इतना सामान उसने खरीदा है तो इसका पैसा किसी और को पे करना चाहता है, उसे हम बोलते हैं डायरेक्ट डेबिट, ठीक है। बी है ई चेक्स, मतलब इलेक्ट्रॉनिक चेक, मैंने बता दिया अभी। सी है ई कैश, आपको पता है, ठीक है। तो ई कैश क्या होता है, यूज़र कैन ट्रांसफ़र मनी फ्रॉम अ क्रेडिट कार्ड और बैंक अकाउंट इनटू अ ई कैश अकाउंट। इसमें क्या होता है कि जो यूज़र है वो अपना जो मनी है, ठीक है, वो ई कैश अकाउंट में डाल सकता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से जो पैसा है वो ट्रांसफ़र कर सकता है किसमें, ई कैश में, और बाद में उसको क्रेडिट या डेबिट कार्ड की नीड नहीं पड़ती, वो ई कैश से ही पेमेंट कर सकता है। जैसे आपने देखा होगा कि पेटीएम में होता है, पेटीएम वॉलेट होता है, उसमें क्या होता है कि आप पैसा उसमें डाल देते हो, बाद में अगर पेटीएम से कोई आप ट्रांजेक्शन करते हो तो आपको पैसा वहीं से देना पड़ता है, ठीक है। स्टोर्ड वैल्यू कार्ड क्या होता है, जैसे गिफ्ट कार्ड हो गया, आपने कोई सामान खरीदा आपको गिफ्ट मिला, ठीक है, और उसमें आपको बहुत सारे गिफ्ट्स मिलते हैं तो उनको आप स्क्रैच करके आपको पैसे मिल जाते हैं, उसे हम बोलते हैं स्टोर्ड वैल्यू कार्ड, ठीक है। सिक्स्थ है ई वैलेट। ई वैलेट मैंने आपको बता दिया अभी, जैसे आपका फ़ोन पे वैलेट हो गया, पेटीएम वैलेट हो गया। इसमें क्या होता है, इट्स अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कार्ड। ये क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक कार्ड का टाइप होता है विच इज़ यूज्ड फॉर ट्रांजैक्शन मेड ऑनलाइन थ्रू अ कंप्यूटर। ये किस लिए यूज़ होता है, ट्रांजैक्शन करने के लिए, किसके थ्रू कंप्यूटर स्मार्टफोन के, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे पैसा आपने अपने डेबिट कार्ड से किसी वैलेट में डाल दिया, ठीक है, तो आपका वो पर्स, वैलेट मीन्स क्या होता है पर्स, तो वो ऑनलाइन आपका पर्स है, जब भी आपको खर्च करना है तो आप उस पर्स से या उस वैलेट से पैसा पे कर सकते हो, उसे हम बोलते हैं ई वैलेट, ठीक है।
सेवन्थ है क्रिप्टो करेंसीज। तो क्रिप्टो करेंसीज और इसे बोलते हैं क्रिप्टो इज़ अ डिजिटल करेंसी। क्या है? डिजिटल करेंसी है, डिज़ाइन टू वर्क एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इसको किस लिए डिज़ाइन किया गया है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए डिज़ाइन किया गया, थ्रू अ कंप्यूटर नेटवर्क। किसके थ्रू? कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू, दैट इज़ नॉट रिलायंट और एनी सेंट्रल अथॉरिटी। इस पर कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होता, सच एज गवर्नमेंट और बैंक टू अपहोल्ड और मेंटेन। मतलब कि ये क्रिप्टो करेंसी क्या है? इसको डिज़ाइन किया गया है मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए। ठीक है, आप कोई अगर कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हो तो आप उसे क्रिप्टो करेंसी दे सकते हो। इसमें कोई गवर्नमेंट की अथॉरिटीज़ नहीं होती। ठीक है, गवर्नमेंट का इसमें कोई लेना देना या मतलब कोई मेंटेनेंस कुछ भी नहीं होता, ना कोई इसमें बैंक जुड़ी हुई होती है। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी होता है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो एक्सप्लेन कंसेप्ट ऑफ ई बैंकिंग। ई बैंकिंग का कंसेप्ट एक्सप्लेन करना है एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ई बैंकिंग। और क्या करना है? ई बैंकिंग की इंपॉर्टेंस को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, व्हाट आर द टेक्नोलॉजीज यूज्ड इन ई बैंकिंग, और कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ होता है ई बैंकिंग में, वो बताना है। तो बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग की। यूज़ ऑफ कंप्यूटर एंड टेलीकम्युनिकेशन टू इनेबल बैंकिंग ट्रांजैक्शन। मतलब कि इसमें भी क्या है, जो बैंकिंग है, बैंकिंग आपको पता है। ठीक है, उसमें आपने क्या किया? कंप्यूटर और टेलीकम्युनिकेशन का यूज़ कर दिया। ठीक है, किस लिए? ट्रांजैक्शन करने के लिए, जो किसके द्वारा होता है? टेलीफोन के द्वारा होता है, कंप्यूटर के द्वारा होता है। इसमें ह्यूमन इंटरेक्शन रियरली होता है, तो उसे हम बोलते हैं ई बैंकिंग। मतलब कि आप बैंकिंग कर रहे हो लेकिन किसके द्वारा? मोबाइल या स्मार्टफोन के द्वारा, उसे हम बोलते हैं ई बैंकिंग। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में। इट फीचर्स इंक्लूड इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। में क्या है? इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र है, आप ऑनलाइन फ़ंड को ट्रांसफ़र कर सकते हो। ठीक है, रिटेल परचेसेस, आप कोई सामान खरीद सकते हो। उसके बाद एग्जांपल आपका एटीएम हो गया। ठीक है, मोबाइल बैंकिंग हो गया, ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं। आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ई बैंकिंग। कौन कौन से इंपॉर्टेंस है? तो पहला है ई बैंकिंग प्रोवाइड 24 आवर्स 365 डेज, मतलब 24/7 आपको सर्विस प्रोवाइड करता है पूरी साल। ठीक है, दूसरा है इट लोवर्स द ट्रांजैक्शन कॉस्ट। ये क्या करता है? ट्रांजैक्शन कॉस्ट को लोअर कर देता है, घटा देता है। तीसरा है इट रिड्यूसेस लोड ऑन बैंक ब्रांचेस। जो बैंक ब्रांचेस है उन पर लोड को क्या करता है? रिड्यूस कर देता है। जब लोग ई बैंकिंग करेंगे तो बैंक ब्रांचेस पर लोड कम आएगा। ठीक है, तो लोग ब्रांचेस नहीं जाएंगे, घर पे बैठ के भी अपना काम कर सकते हैं। आगे बात करते हैं कस्टमर्स कैन मेक द ट्रांजैक्शन फ्रॉम ऑफिस। कस्टमर क्या कर सकते हैं? ऑफिस से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, घर से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, या कहीं भी वो जा रहे हैं ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, लेकिन सेलुलर फ़ोन होना चाहिए, मतलब कि नेटवर्क होने चाहिए आपके फ़ोन में। और पांचवा जो पॉइंट है वो है इजी एंड टाइम सेविंग। ये कैसा है? इजी है और टाइम सेविंग है। देखो आपको बताऊं, जो एडवांटेज या डिसएडवांटेज आते हैं आपके 10 नंबर के लिए आते हैं, तो 10 मार्क्स के क्वेश्चन में आप 5 पॉइंट लिख के आ सकते हो, उनको एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो मैंने यहाँ 5 पॉइंट ही लिए हैं। अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी यूज्ड इन बैंकिंग। कौन कौन सी टेक्नोलॉजी जिनका यूज़ किया जाता है किसमें? बैंकिंग में। तो पहला है EFT, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर क्या कहलाता है, इसको समझ लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर इज़ द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ मनी। ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर, मतलब थ्रू इंटरनेट का पैसे को आप ट्रांसफ़र करते हो, कहाँ से? एक बैंक से दूसरी बैंक में, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। ठीक है, एदर विद इन अ सिंगल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और अक्रॉस मल्टीपल। आप किसी एक में कर रहे हो, मतलब आपने किसी एक बैंक से दूसरे बैंक में किया है, या फिर किसी भी बैंक से किसी और बैंक में आप क्या कर रहे हो? फंड को ट्रांसफ़र कर रहे हो, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। ठीक है, किसके द्वारा? कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम के द्वारा, और या फिर बैंक स्टाफ के इंटरवेंशन के द्वारा। ठीक है, आप क्या कर रहे हो? बैंक में गए और आपने क्या किया? किसी अपनी बैंक से किसी और बैंक में पैसा ट्रांसफ़र किया, तो वो भी क्या होगा? आपका EFT कहलाएगा, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र कहलाएगा। ठीक है, NEFT क्या होता है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। ये भी इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, लेकिन किसका है? इंडिया का। ठीक है, इसमें भी क्या होता है कि मनी को ट्रांसफ़र किया जाता है एक बैंक से दूसरे बैंक में, कैसे? इलेक्ट्रॉनिकली। ओके, आगे बात करते हैं RTGS, मतलब रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। अब ये क्या होता है? मनी कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बैंक टू अनदर ऑन अ रियल टाइम बेसिस। मतलब कि आपको उसी टाइम पे पैसा दूसरी बैंक में ट्रांसफ़र हो जाएगा, आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं RTGS, मतलब रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। जो NEFT उसमें आपको शायद 1 दिन 20 घंटे 18 घंटे वेट करना पड़ सकता है अगर सर्वर डाउन है, लेकिन RTGS में क्या होता है कि आपको रियल टाइम में ही सेटलमेंट हो जाएगा। ठीक है, थर्ड है IMPS। ये भी RTGS जैसा है, इसमें होता है इमीडिएट पेमेंट सिस्टम सर्विस। इसमें भी आपका जो पेमेंट है इमीडिएट हो जाता है, तुरंत हो जाता है। ठीक है, तो IMPS इज़ एन इंस्टेंट इंटरबैंक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सर्विस थ्रू मोबाइल फोन्स। ये किससे होता है? मोबाइल फोन्स के थ्रू होता है, इमीडिएट। ठीक है, इट ऑल्सो बींग एक्सटेंडेड थ्रू अदर चैनल सच एस ATM। इसको और भी एक्सटेंड किया जाता है, जैसे कि ATM के द्वारा, इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा। ठीक है, तो ये क्या होता है? इमीडिएट पेमेंट सर्विस होती है।
यूपीआई की बात करें, अच्छे से आपको पता है इसकी फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है। ये क्या होता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इज़ अ रियल टाइम पेमेंट सिस्टम। ये भी कैसा होता है, रियल टाइम, जैसे आप करोगे दूसरे के बैंक अकाउंट में पहुंच जाते हैं, ठीक है। बाई चांस अगर कोई प्रॉब्लम है तो शायद अटक जाता है पैसा, वैसे नहीं अटकता है। तो यूपीआई भी क्या करता है, रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है दैट अलाउज सेंडिंग और रिक्वेस्टिंग मनी। क्या करता है, पैसे को भेजता है या रिक्वेस्ट करता है मनी फ्रॉम एक बैंक से दूसरी बैंक में, ठीक है। तो उसे हम बोलते हैं यूपीआई। एनी यूपीआई क्लाइंट ऐप में बी यूज्ड एंड मल्टीपल बैंक अकाउंट में बी लिंक टू सिंगल ऐप। मतलब कि कोई भी यूपीआई जो ऐप है जो यूपीआई को यूज़ करता है उसमें आप एक या बहुत सारे बैंक अकाउंट्स को लिंक कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं डिफरेंस एनईएफटी आईएमपीएस और आरटीजीएस में डिफरेंस के बीच में बात कर लेते हैं, ठीक है। वैसे इंपॉर्टेंट नहीं था, इसको मैं छोड़ने वाला था बट मैंने ले लिया जिससे कि आप समझ जाओ कि इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो जो स्पीड सेटलमेंट है एनईएफटी वो होता है हाफ आवरली, मतलब आधे घंटे में हो जाता है। मतलब इतने में हो जाता नहीं, बहुत टाइम भी लगता है एनईएफटी में, ठीक है। बहुत बार क्या होता है कि आपका 18 घंटे एक दिन भी लग जाता है। और जो आईएमपीएस है वो रियल टाइम है, मतलब कि उसी टाइम हो जाएगा। और जो आरटीजीएस है वो भी कैसा है, रियल टाइम है, उसी टाइम हो जाएगा जिस टाइम आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो, ठीक है। तो मैक्सिमम ट्रांजैक्शन वैल्यू है एनईएफटी की नो लिमिट, आप कितना भी कर सकते हो। आईएमपीएस की है 2 लाख तक और आरटीजीएस में भी नो लिमिट है। मिनिमम ट्रांजैक्शन वैल्यू आपकी है, इसमें भी नो लिमिट है, आईएमपीएस में भी नो लिमिट है और आरटीजीएस में 2 लाख क्या है आपकी मिनिमम ट्रांसफ़र वैल्यू। आप इससे कम करोगे तो आपका ट्रांसफ़र नहीं होगा आरटीजीएस में, ठीक है। ये बड़ी बड़ी बिजनेस फर्म्स के लिए होता है। चार्जेस की बात करें तो इसमें कोई चार्ज नहीं लगता, ठीक है, एनईएफटी में। और आईएमपीएस में चार्ज डिसाइड होता है जो बैंक है उसके द्वारा, ठीक है। और जो आरटीजीएस है उसमें कोई चार्ज नहीं लगता। टाइमिंग की बात करें तो ये 24/7 होता है, ये भी 24/7 होता है। और जो आरटीजीएस है वो 7 AM से लेके 5 AM के बीच में होता है, जो कि वर्किंग डेज होते हैं किसके, बैंक के किसी भी मतलब इंडिया में, ओके। अब बात करते हैं वर्चुअल करेंसी, दूसरा है तो इसे हम बोलते हैं क्रिप्टो करेंसी, ठीक है। ये क्रिप्टो करेंसी का पार्ट है, आपको समझाने की नीड नहीं है, क्रिप्टो करेंसी आप समझ चुके हो, फिर भी समझ लेते हैं। वर्चुअल करेंसी इज़ अ डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वैल्यू। ये क्या है, डिजिटल रिप्रेजेंटेशन है किसकी, वैल्यू की, दैट फंक्शंस एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इसका फंक्शन क्या होता है कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है, ठीक है। जब आप किसी सामान खरीद रहे हो तो आपको आप इसको देकर आप उस सामान को खरीद सकते हो, उसे हम बोलते हैं वर्चुअल करेंसी, ठीक है। और तीसरा है ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। ये क्या होता है, द ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस ACH इज़ द प्राइमरी सिस्टम दैट एजेंसीज यूज फॉर इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, ठीक है। ये प्राइमरी सिस्टम है जो एजेंसीज होती हैं वो इसका यूज़ करते हैं किसके लिए, EFT करने के लिए, मतलब इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र करने के लिए जो ऑटोमेटिक क्लियरिंग हाउसेस का यूज़ किया जाता है किसके द्वारा, एजेंसीज के द्वारा, ठीक है। विद ACH फंड्स आर इलेक्ट्रॉनिकली डिपॉजिटेड इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड पेमेंट्स आर मेड ऑनलाइन। ACH द्वारा क्या होता है, जो फंड है आपका वो इलेक्ट्रॉनिकली डिपॉजिट हो जाता है किसमें, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में, ओके। और जो आपका पेमेंट है वो भी ऑनलाइन मतलब मेड कर दिया जाता है, आपका पेमेंट ऑनलाइन कर दिया जाता है, ओके। अब बात करते हैं ऑटोमेटेड लेजर पोस्टिंग। विद ऑटोमेटेड लेजर पोस्टिंग ट्रांजैक्शन आर पोस्टेड टू द अप्रोप्रिएट जनरल लेजर अकाउंट वेन एवर यू सेव अ ट्रांजैक्शन। मतलब जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन करते हो तो ऑटोमेटिक लेजर पोस्टिंग से क्या होता है, जो आपका लेज़र है उसमें आपका जो ट्रांजैक्शन है उसको सेव कर दिया जाता है, ओके। दिस मीन्स योर जनरल लेज़र स्टे अप टू डेट इन रियल टाइम। इसका मतलब ये होता है कि जो आपका लेज़र है, ठीक है, वो आपके रियल टाइम में अप टू डेट रहता है, ओके। पांचवा है डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी। अब इसमें क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी इज अ डिजिटल सिस्टम फॉर रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन ऑफ असेट्स इन विच द ट्रांजैक्शन एंड देयर डिटेल्स आर रिकॉर्डेड इन मल्टीपल प्लेसेस एट द सेम टाइम। ये क्या होता है, जो आपकी लेजर की जो असेट्स की मतलब जो भी आपकी रिकॉर्डिंग है ट्रांजैक्शन की, ठीक है, उसको क्या किया जाता है, डिजिटल सिस्टम में रिकॉर्ड कर दिया जाता है, ठीक है। और ये डिटेल्स आपकी मल्टीपल प्लेसेस पे सेव कर दी जाती हैं एक ही टाइम में। ऐसे हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब कि बहुत जगह, और लेजर टेक्नोलॉजी, ठीक है। आपकी लेजर की डिटेल्स है, जो भी आप ट्रांजेक्शन किया है उसकी डिटेल्स है, उसको बहुत सारी जगह क्या कर दिया जाता है, सेव कर दिया जाता है, उसे हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो इसमें डिफाइन वेबसाइट को डिफाइन करना है एंड वेबसाइट यूसेजेस, और वेबसाइट के क्या क्या यूसेजेस हैं उसको डिफाइन करना है, ठीक है। और एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेबसाइट, और डिफरेंट टाइप की वेबसाइट को एक्सप्लेन करना है एंड स्टेप्स ऑफ वेबसाइट डेवलपमेंट प्रोसेस, और वेबसाइट डेवलपमेंट प्रोसेस के स्टेप्स क्या है उसको भी एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो आंसर्स की बात करें, वेबसाइट क्या होता है, अब वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। इसमें क्या होता है कि वेब पेजेस का कलेक्शन होता है एंड रिलेटेड कंटेंट दैट इज आइडेंटिफाइड बाई अ कॉमन डोमेन नेम। मतलब कि वेबसाइट क्या होता है कि वेब पेजेस का एक कलेक्शन होता है। सब किसी वेबसाइट पर जाओगे तो उसमें एक कलेक्शन रहता है पेजेस का, आप जितना भी वेबसाइट को रोल करोगे, ठीक है, उतना आपको पेजेस मिलते रहते हैं। तो क्या होता है, कलेक्शन रहता है वेब पेजेस का, ठीक है। उसमें क्या होता है, रिलेटेड कंटेंट रहता है, किसी भी एक चीज़ के रिलेटेड कंटेंट रहता है। और वो कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, एक कॉमन डोमेन नेम। डोमेन नेम क्या होता है कि जैसे आप किसी भी जाते हैं www.cricbus.com, तो एक डोमेन नेम होता है जो कि कॉमन होता है उस वेबसाइट को ओपन करने के लिए, ठीक है। एंड पब्लिश्ड ऑन अ लिस्ट
वन वेब सर्वर, उसको क्या किया जाता है, एक कम से कम एक वेब सर्वर पर कम से कम उसको पब्लिश किया जाता है, उसे हम बोलते हैं वेबसाइट। ठीक है, एग्जाम्पल है जैसे वेबसाइट के गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, अमेजॉन हो गया, ठीक है, और विकीपीडिया हो गया, सारे क्या है एग्जाम्पल वेबसाइट के। अब बात करते हैं वेबसाइट यूसेज का। इसका यूसेज क्या है, पहला है ऑनलाइन प्रेजेंस रहता है इसका 24/7, दूसरा इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज, ठीक है, इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए इसका यूज़ आता है। तीसरा है मार्केट एक्सपेंशन, मार्केट को एक्सपेंस कर सकता है आप, अगर आपका मार्केट सिर्फ लिमिटेड है तो आप वेबसाइट के थ्रू से अनलिमिटेड कर सकते हो, ऑल ओवर इंडिया कर सकते हो। चौथा है एडवर्टाइजिंग, आपका एडवर्टाइजमेंट करता है कौन, वेबसाइट। पाँचवा है कॉम्पिटिटर्स ऑनलाइन, ठीक है, जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं वो भी आपकी क्या उनको क्या कर सकते हो, आप ऑनलाइन देख सकते हो कि कितने आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, कैसे, उनकी वेबसाइट पे जाके। सिक्स्थ है कस्टमर सर्विस ऑनलाइन, ठीक है, जो आपकी कस्टमर सर्विस है उसको आप ऑनलाइन कर सकते हो कि लोग आपसे ऑनलाइन आपकी सर्विस को ले सकें और जो भी उसके उनके फीडबैक हैं वो ऑनलाइन दे सकें। ठीक है, आगे बात करते हैं ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़। इसमें क्या होता है कि आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है किसकी, ग्रो करने की। अब बात करें टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स की, तो पहला है अथॉरिटी वेबसाइट, ठीक है, एन अथॉरिटी साइट इज़ वन दैट गेन्ड इट्स रीडर ट्रस्ट, मतलब ऐसी वेबसाइट जो क्या रीडर्स का क्या करती है, ट्रस्ट गेन कर चुकी है, उसे हम बोलते हैं अथॉरिटी वेबसाइट। ठीक है, दूसरा है लीड जनरेशन वेबसाइट। ये क्या होता है, अ लीड जनरेशन वेबसाइट इज़ डिफरेंट टू अ वेबसाइट दैट इज़ डिजाइन प्योरली टू इन्फॉर्म द ऑडियंस। ये इसका काम क्या होता है, ऑडियंस को इन्फॉर्म करना होता है। ठीक है, द पर्पस ऑफ अ लीड जनरेशन इज़ टू मैक्सिमाइज द चांसेस ऑफ सिक्योरिंग। इसका पर्पस क्या होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन है उसको कैसा किया जाए, सिक्योर रखा जाए, उसे हम बोलते हैं लीड जनरेशन वेबसाइट। ठीक है, अब बात करते हैं सेल्स वेबसाइट। आपको पता है जहाँ पे सेल्स किया जाता है, जितना भी सेल्स का डाटा होता है वो सारा उसमें रहता है, उसे हम बोलते हैं सेल वेबसाइट। यूटिलिटी वेबसाइट क्या होती हैं, दीज आर द कंपनीज हुज बिजनेस एंड वेबसाइट्स आर वन एंड द सेम। ये वो कंपनी होती है जिनका बिजनेस और वेबसाइट एक ही रहता है। ठीक है, उनका कोई बिजनेस अलग नहीं है, उनका वेबसाइट अलग नहीं है। जैसे फेसबुक हो गया, उसका क्या बिजनेस है, लोगों को इंटरेक्ट करना, उसकी वेबसाइट क्या है, फेसबुक है। ठीक है, तो उनकी जो बिजनेस और जो उनका वेबसाइट है एक ही रहता है, कोई अलग नहीं होता है, तो उसे हम बोलते हैं यूटिलिटी वेबसाइट। ठीक है, अब बात करते हैं स्टेप्स ऑफ वेबसाइट डेवलपमेंट प्रोसेस। इसके वेबसाइट डेवलपमेंट प्रोसेस के स्टेप्स क्या है, तो पहला है इनोवेटिव रिक्वायरमेंट, ठीक है, आपको इनोवेशन चाहिए उसमें। दूसरा है इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, आपको इन्फॉर्मेशन गैदर करनी पड़ती है वेबसाइट के बारे में। तीसरा है प्लानिंग, आपको प्लानिंग करनी पड़ती है। चौथा है वेब डिज़ाइन, आपको वेबसाइट डिज़ाइन करनी पड़ती है। पाँचवा है वेब डेवलपमेंट, आपको वेबसाइट का डेवलपमेंट करना पड़ता है, चीज़ों को उसमें जोड़ना पड़ता है, जो लोगों की नीड है अच्छे से वर्क करे वो सारा देखना पड़ता है। सिक्स्थ है टेस्टिंग, आप इतना सब करने के बाद आपको टेस्ट करना पड़ता है कि वेबसाइट अच्छे से वर्क हो रही कि नहीं हो रही है, लोड हो रही कि नहीं हो रही, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। और 7 है मेंटेनेंस, उसका मेंटेनेंस भी करना पड़ता है। ये सारे स्टेप्स हैं आपके वेबसाइट डेवलपमेंट प्रोसेस के। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, तो उसमें व्हाट आर द वेरियस सिक्योरिटी बैरियर्स, मतलब कि सिक्योरिटी बैरियर्स कौन कौन से हैं बैरियर्स जो कि कंपनी के द्वारा फेस किए जाते हैं। ठीक है, और साइबर थ्रेट और क्राइम थ्रेट को आपको एक्सप्लेन करना है उनके एग्जांपल्स के साथ। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ लो इसको भी। बात करते हैं द वेरियस सिक्योरिटी बैरियर्स फेस्ड बाय द कंपनीज आर, मतलब कि सिक्योरिटी बैरियर्स हैं जो कंपनी द्वारा फेस किए जाते हैं। पहला है स्पेशलाइज्ड टैलेंट शॉर्टेज। इसमें क्या है कि देखो सिंपल समझ लो कि जो जब तक सिक्योरिटी बैरियर क्या होता है कि जो आपका सिक्योरिटी है ऑनलाइन होता है। ठीक है, ऑनलाइन आपको क्या चाहिए कि ऐसे लोग चाहिए जिनको नॉलेज हो, ठीक है, आईटी की नॉलेज हो, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की नॉलेज हो, वो लोग चाहिए। अब यहाँ पे क्या है, टैलेंट शॉर्टेज रहता है, टैलेंट इतना नहीं है स्पेशलाइज, इसलिए क्या होता है यहाँ पे बैरियर बन जाता है। दूसरा है प्रियोरिटिंग रिस्क। ठीक है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग ऑल द रिस्क टू अ प्रोजेक्ट एंड देन डिसाइडिंग विच वन आर द मोस्ट हार्मफुल। मतलब ये क्या होता है, आप क्या करते हो, जितने भी रिस्क हैं आप उनको डिसाइड करते हो, ठीक है, उनको आइडेंटिफाई करते हो और उनको क्या करते हो, एक प्रोजेक्ट पे लाके मतलब एक प्रोजेक्ट बनाते हो, उसमें क्या करते हो, सारे रिस्क को लिखते हो, फिर प्रोजेक्ट के थ्रू क्या करते हो, आप डिसाइड करते हो कि कौन सा रिस्क सबसे ज़्यादा हार्मफुल है, उसे हम बोलते हैं प्रियोरिटाइजिंग रिस्क। ओके, अब बात करते हैं मैनेजिंग सिक्योरिटी एक्सपेंस। ओके, अब ये क्या है, अब इसमें जो आपके सिक्योरिटी एक्सपेंसेस है उनको मैनेज करना क्या बन जाता है, एक बैरियर बन जाता है, क्योंकि आपको आईटी स्पेशलाइस्ट चाहिए, उनको देना पड़ता है, फिर इतना सारा, मतलब आप उसमें सिक्योरिटी एक्सपेंसेस को मैनेज करते हो, कभी कभी नहीं हो पाता है तो आपका बैरियर बन जाता है, आपकी सिक्योरिटी अच्छे से नहीं चल पाती। अब बात करते हैं साइबर थ्रेट की। साइबर थ्रेट क्या होता है, अ साइबर थ्रेट और साइबर सिक्योरिटी थ्रेट इज़ अ मैसिलियस, मतलब दुर्भावनाशील, एक अच्छा प्रैक्टिस नहीं है, एक एक्ट नहीं है, दैट सीक्स टू डैमेज डाटा, मतलब ऐसा कोई एक्ट, मेलिशियस मतलब होता है दुर्भावनाशील, ठीक है, जिसमें मतलब कि उसकी जो भावना है वो गलत है। ठीक है, मतलब कि जो कोई भी उसको कर रहा है वो गलत भावना से कर रहा है, तो उसका क्या होता है, डैमेज डाटा को डैमेज करता है, स्टील डाटा को स्टील करता है, और डिस्टर्ब्ड डिजिटल लाइफ इन जनरल, और क्या करता है, जो आपकी डिजिटल लाइफ है, जो आपका डाटा, उसको क्या कर देता है, ख़राब कर देता है, उसे हम बोलते हैं साइबर थ्रेट। ठीक है, टाइप्स देख लेते हैं इसके कौन कौन से। पहला है कंप्यूटर वायरस। आपको पता है कि जो वायरस होते हैं
कंप्यूटर में, उसे बोलते हैं कंप्यूटर वायरस। इसको समझ लेते हैं। अ कंप्यूटर वायरस इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट स्प्रेड बिटवीन कंप्यूटर्स एंड कॉजेज डैमेज टू डाटा एंड सॉफ्टवेयर। ये क्या होता है, एक वायरस होता है जो क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर, मतलब सॉफ्टवेयर का टाइप है जो क्या करता है, डिफरेंट कंप्यूटर्स में स्प्रेड कर जाता है, फैल जाता है, ठीक है, और क्या करता है, डैमेज कर देता है डाटा को, ठीक है, सॉफ्टवेयर को ही डैमेज कर देता है। आगे बात करते हैं स्पाई बेयर थ्रेड, ठीक है। स्पाई बेयर थ्रेड क्या होता है, देखो स्पाई क्या होता है, स्पाई से आप समझ रहे हो कि सर स्पाई मतलब कि एक ऐसा इंसान जो क्या करता है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है सीक्रेटली, ठीक है। तो स्पाई बेयर थ्रेड भी ऐसा ही कुछ है। स्पाई बेयर थ्रेड कलेक्ट्स योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसको क्या करता है, कलेक्ट करता है, एंड गैदर्स डाटा अबाउट यू विदाउट योर कंसेंट, आपकी बिना जाने को क्या करता है, आपका डाटा गैदर कर लेता है, ठीक है। तो उसे हम बोलते हैं स्पाई बेयर थ्रेड्स। तीसरा है हैकर्स एंड प्रेडेटर्स, ठीक है। हैकर आपको पता है, तो हैकर और प्रेडेटर एक ही होता है। ये क्या होते हैं, ये हु विक्टिम्स अदर फॉर देयर ऑन गेन बाय ब्रेकिंग इनटू कंप्यूटर सिस्टम टू स्टील, मतलब ये क्या करते हैं, अपने फ़ायदे के लिए किसी और के कंप्यूटर में ब्रेक कर लेते हैं, उसमें स्टील करते हैं, चोरी करते हैं, चेंज और डिस्ट्रॉय इन्फॉर्मेशन को चेंज कर देते हैं, या फिर पूरी इन्फॉर्मेशन को डिलीट कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और उसके बाद एज अ फॉर्म ऑफ साइबर टेररिज्म, उसको क्या बोलते हैं हम, साइबर टेररिज्म ही कहते हैं, ठीक है। इसको हम साइबर आतंकवाद भी कहते हैं, जो हैकर्स करते हैं और प्रेडेटर्स करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, अपने फ़ायदे के लिए किसी के कंप्यूटर को ब्रेक कर देते हैं, उसके सिस्टम को उसमें से चोरी कर लेते हैं, या फिर डाटा को चेंज कर देते हैं, या फिर डाटा पूरा डिलीट कर देते हैं, इसे हम बोलते हैं साइबर टेररिज्म भी कहते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं फिशिंग की। तो फिशिंग अटैक्स आर द प्रैक्टिस ऑफ सेंडिंग फ्रॉडलेंट कम्युनिकेशन दैट अपीयर्स टू कम फ्रॉम अ रेपुटेबल सोर्स, मतलब क्या है कि एक कोई रेपुटेबल सोर्स है, जैसे मान लो कि आप किसी एक इंसान से बात कर रहे हो जो एक रेपुटेबल है, आपकी नज़र, आपको मतलब आपकी नज़र में बहुत अच्छा है, लेकिन उसकी सोर्स जो उसका माध्यम है, लाइक जीमेल से आपको क्या आ रहा है, कोई मैसेज आ रहा है जो आपको गालियाँ दे रहा है, मतलब आपको कुछ गलत बोल रहा है, ठीक है, तो आपको लगेगा कि वो इंसान बोल रहा है आपको, क्योंकि सोर्स उसका है, लेकिन वो किसी और के द्वारा किया जाता है, उसे हम बोलते हैं फिशिंग, ओके। अब बात करते हैं साइबर क्राइम। साइबर क्राइम क्या होता है, साइबर क्राइम इज एनी क्रिमिनल एक्टिविटी, क्या होती है, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी होती है दैट इन्वॉल्व्स अ कंप्यूटर, जिसमें किसका इन्वॉल्वमेंट होता है, कंप्यूटर का, नेटवर्क डिवाइस का और एक नेटवर्क का, ठीक है। कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी जो कि कंप्यूटर, नेटवर्क डिवाइस या नेटवर्क के द्वारा की जाती है उसे हम बोलते हैं साइबर क्राइम। तो टाइप ऑफ साइबर क्राइम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। पहला है हैकिंग, इसको बताने की नीड नहीं है, ठीक है, हैकिंग आप समझ चुके हो। अनऑथराइज्ड एक्सेस टू एनी कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क, आप किसी की परमिशन के द्वारा बिना किसी के कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क को एक्सेस कर रहे हो, उसे हम बोलते हैं हैकिंग। दूसरा है थेफ्ट ऑफ इंफॉर्मेशन कंटेंट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, जो आपकी इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कंटेंट है उसको चोरी करना, दूसरा साइबर क्राइम है। तीसरा है ईमेल बॉम्बिंग। ईमेल बॉम्बिंग मतलब बॉम्ब मीन्स क्या होता है कि किसी चीज़ को भरना, ठीक है। ईमेल बॉम्बिंग क्या होता है कि आपने इतने ईमेल कर दिए उसको ईमेल को हैक करके कि उसका जो ईमेल है वो फुल हो गया, ओवरफ्लो हो गया, ठीक है, मेल बॉक्स, उसे हम बोलते हैं ईमेल बॉम्बिंग। चौथा है सलामी अटैक। सलामी अटैक क्या होता है कि बहुत सारे छोटे छोटे अटैक्स को आप क्या करते हो, कलेक्ट करते हो और एक साथ, और उसको फिर एक बड़े अटैक में मतलब आप क्या कर रहे हो, छोटे छोटे अटैक करते हैं पहले उसका जो डाटा है उस पर, ठीक है, और उसके बाद क्या करते हो, उनको कलेक्ट करने के बाद आप एक बड़ा सा अटैक करते हो, उसे हम बोलते हैं सलामी अटैक, ठीक है। दिस काइंड ऑफ क्राइम इज नॉर्मली कंसिस्टिंग ऑफ अ नंबर ऑफ डाटा सिक्योरिटी अटैक, मतलब कि आप डाटा सिक्योरिटी अटैक्स को बहुत सारे एक साथ लाकर एक बड़ा अटैक करते हो, उसे हम बोलते हैं सलामी अटैक, ओके। अब बात करते हैं डाटा डिडलिंग, ठीक है। डाटा डिडलिंग क्या होता है, इट इज़ द चेंजिंग ऑफ डाटा इनटू द कंप्यूटर सिस्टम, आप किसी डाटा को चेंज कर देते हो, उसे हम बोलते हैं डाटा डिडलिंग, ओके। अब बात करते हैं वायरस एंड वॉर्म अटैक। आप देख चुके हैं वायरस अटैक क्या होता है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में वायरस भेजना जिससे कि डाटा खराब हो जाए, इंटरप्ट हो जाए, ठीक है, इरप्ट हो जाए, उसे हम बोलते हैं वायरस या वॉर्म अटैक, ओके। 7 है लॉजिक बॉम्ब। लॉजिक बॉम्ब क्या होता है, देखो एक आपने सुना होगा आपने सुना होगा टाइम बॉम्ब। टाइम बॉम्ब क्या होता है कि एक फिक्स टाइम पे बॉम्ब फटता है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं टाइम बॉम्ब। अब लॉजिक बॉम्ब क्या है, इसमें एक लॉजिक रहता है। अब लॉजिक क्या रहता है कि जैसे मान लो कि मैं आपको सिंपल वे में समझा रहा हूँ, जैसे कि एक किसी ने क्या किया कि आपके कंप्यूटर में एक बॉम्ब फिट कर दिया, वो ऐसा बॉम्ब है जब आप उस एक्टिविटी को करोगे तभी वो फटने वाला है। मतलब कि आपने क्या किया कि जब आप फेसबुक अपनी ओपन कर रहे हो तभी क्या होगा कि आपका डाटा पूरा चला जाएगा। एक फिक्स टाइम रहता है, उनका भी एक लॉजिक रहता है कि जब आप उस एक्टिविटी को करोगे तभी आपके साथ वो हादसा होने वाला है, अगर आप वो एक्टिविटी नहीं कर रहे हो तो आपके साथ हादसा नहीं होने वाला। इसको समझ लेते हैं। अ लॉजिक बॉम्ब इज अ मैलिशियस कोड। ये क्या होता है, मैलिशियस कोड होता है जो कि इंसर्ट किया जाता है इंटेंशनली इनटू अ प्रोग्राम, मतलब जानबूझ के किसी प्रोग्राम में इंसर्ट किया जाता है टू हार्म अ नेटवर्क, इसलिए नेटवर्क को हार्म करने के लिए। व्हेन सर्टेन कंडीशंस आर मेड, जब कोई कंडीशंस क्या होती हैं, मिलती हैं। कंडीशंस क्या है कि आपने फेसबुक ऑन किया और आपका क्या हुआ कि उसमें आपका हार्म आ गया, उसे हम बोलते हैं लॉजिक बॉम्ब, ठीक है। अब बात करते हैं डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, ठीक है, इसको ये भी इंपॉर्टेंट है, समझ लो इसको। डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक इज अ साइबर अटैक दैट ओवरलोड्स अ सर्वर और नेटवर्क मेकिंग इट
इनएसेसिबल टू इट्स इंटरनेट यूज़र, मतलब कि जो नेटवर्क को कोई यूज़र यूज़ कर रहा है, ठीक है, उसमें क्या किया आपने, ओवरलोड दे दिया सर्वर में, तो वो सर्वर काम नहीं करेगा, तो उसे हम बोलते हैं डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, ठीक है, जैसे कि वो काम ना कर सके। जैसे कोई भी है वो आपकी इन्फॉर्मेशन सेंड कर रहा है किसी और के पास, आपने क्या किया, जो उसका नेटवर्क है उसको ओवरलोड दे दिया, उसका नेटवर्क आ ही नहीं रहा है, वो उसको ओपन नहीं कर पा रहा है, ठीक है, तो ऐसे भी काम किए जाते हैं जिससे कि वो कोई इन्फॉर्मेशन सेंड ना कर सके, उसे हम बोलते हैं डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। ओके, अब बात करते हैं ट्रोजन अटैक। ट्रोजन अटैक से पहले मैं आपको बता दूं, एक ट्रोजन हॉर्स हुआ करता था, ठीक है, जिसका शायद ग्रीस लोगों ने या रोम लोगों ने क्या किया था, यूज़ किया था। उसके अंदर बैठ के, आपने देखा लकड़ी का बना हुआ घोड़ा होता है, ठीक है, तो उसमें क्या था, उसके अंदर बैठ के उन्होंने क्या किया था, एक पूरे सिटी को कैप्चर करने में क्या किया था, उसकी मदद ली थी ट्रोजन हॉर्स की, ठीक है। तो ट्रोजन हॉर्स से क्या हुआ कि ट्रोजन अटैक आया। ट्रोजन अटैक क्या होता है कि ये आपके कंप्यूटर को पूरा कंट्रोल कर लेता है, ठीक है। ट्रोजन अटैक क्या होता है कि ये आपके कंप्यूटर को पूरा कंट्रोल कर लेता है, फिर आप जो किसी का कंप्यूटर है वो आप अपने हिसाब से ऑपरेट कर सकते हैं, पूरा कंप्यूटर आपके कंट्रोल में आ जाता है, उसे हम बोलते हैं ट्रोजन अटैक, ठीक है। अब बात करते हैं इंटरनेट टाइम थेफ्ट। अब ये क्या होता है, एज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ टाइम थेफ्ट, ये क्या होता है कि एक बहुत ही कॉमन टाइम थेफ्ट है जो कि बेसिकली बहुत सारे लोग करते हैं जो कंपनी में वर्क करते हैं, ठीक है। दिस इज़ व्हेन एम्प्लॉयज़ यूज़ द इंटरनेट। भाई आप इंटरनेट यूज़ करते हो कंपनी वालों का, तो वो क्या होता है, वो भी एक थेफ्ट होता है। कौन सा, इंटरनेट टाइम थेफ्ट, ठीक है। वो क्यों यूज़ करते हैं, किस लिए यूज़ करते हैं, नॉन वर्क पर्पसेस के लिए, मतलब अपने गेम खेल रहे हैं, मूवीज़ देख रहे हैं, या कहीं पे अपनी फेसबुक चला रहे हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, मतलब आप किसी अगर बिजनेस फर्म में हो और आप वहाँ पे ऐसा काम कर रहे हो जो कि उस बिजनेस फर्म का नहीं, आपका पर्सनल है, तो वो क्या हो जाएगा, आपका इंटरनेट टाइम थेफ्ट हो जाएगा, बेसिकली होता है, ठीक है। 11th है वेब जैकिंग, ठीक है। वेब जैकिंग क्या होता है, दिस इज़ वेयर द हैकर्स ऑब्टेन एक्सेस एंड कैन कंट्रोल वेबसाइट ऑफ अनदर पर्सन। ये वो होता है जहाँ पे जो हैकर हैं वो किसी की वेबसाइट को असेस कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं, उसे हम बोलते हैं वेब जैकिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो उसमें पहला पॉइंट है, व्हाट आर द वेरियस वेज ऑफ सिक्योरिंग द बिजनेस ऑन इंटरनेट। मतलब कि बिजनेस को इंटरनेट पे सिक्योर करने के लिए वेरियस बेस कौन कौन से तरीके कौन से, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, समझ लो इसको भी। पहला है द वेरियस बेस ऑफ सिक्योरिंग द बिजनेस ऑन इंटरनेट आर, पहला इसका पॉइंट है टेक्नोलॉजीज एंड टूल्स फॉर प्रोटेक्टिंग इन्फॉर्मेशन रिसोर्सेज, मतलब कि इन्फॉर्मेशन रिसोर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए टेक्नोलॉजीज और टूल्स का यूज़ करना। दूसरा है आइडेंटिफाई मैनेजमेंट एंड ऑथेंटिकेशन, मतलब कि आप जो वेबसाइट है उसको मैनेज कौन कर रहा है, जो बिजनेस है, ठीक है, उसको मैनेज कौन कर रहा है, उसको आइडेंटिफाई करना। और ऑथेंटिकेशन मतलब कि उसको मैनेज कर कौन कौन सकता है, उसको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि दूसरा बंदा आके उस बिज़नेस को शुरू कर दे, जिससे कि आपका बिज़नेस किसी और के द्वारा, मतलब इसकी सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि बिज़नेस को कर कौन रहा है, मैनेज कौन कर रहा है, और उसको किस किस को आपने ऑथेंटिकेशन दिया है, किस किस को परमिशन दी है उस वेबसाइट को लॉगिन करने के लिए, एक्सेस करने के लिए, वो सारा आपका रहना चाहिए, इससे आपकी सिक्योरिटी रहेगी बिजनेस की। इसमें दूसरा पॉइंट है जो 9th का, ठीक है, 2 पॉइंट थे इसमें, और 9th का दूसरा पॉइंट है ई टेलिंग। मैंने पहले बताया था आपको ई टेलिंग मतलब क्या है। ई टेलिंग इज द सेलिंग ऑफ रिटेल गुड्स ऑन इंटरनेट। जो रिटेल गुड्स हैं उनको इंटरनेट पर सेल करना क्या कहलाता है, ई टेलिंग कहलाता है। मतलब कि रिटेलिंग को करना कैसे, इलेक्ट्रॉनिकली, क्या कहलाता है, ई टेलिंग कहलाता है, ठीक है। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स ऑन इंटरनेट क्या कहलाता है, ई टेलिंग कहलाता है। बात समझ में आ गई। इसके 2 टाइप्स हैं, मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा बट समझा दे रहा हूँ, जैसे कि कभी आ जाता है क्वेश्चन तो आप समझ जाओ। पहला है प्योर प्ले या वर्चुअल ई रिटेलर्स। ये क्या होता है, retailers that only do the electronic transaction and do not have any physical outlet for the customers। मतलब कि ऐसे रिटेलर्स जो सिर्फ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं, आप फिजिकल मतलब कि उनके दुकान पे जाके ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते, वो होता है प्योर प्ले वर्चुअल ई रिटेलर्स, ठीक है। इसमें एग्जांपल आपका अमेजोन और फ्लिपकार्ट है। दूसरा है ब्रिक एंड क्लिक। ब्रिक एंड मॉर्टर को ब्रिक एंड क्लिक भी कहते हैं, ठीक है। तो ब्रिक एंड क्लिक क्या होता है, क्लिक मतलब जानते हो आप कंप्यूटर पे क्लिक करना, ब्रिक मतलब आपको किसी बिल्डिंग या कोई स्टोर। तो ये क्या होता है, रिटेलर्स हु डू द बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ट्रांजैक्शन। ऐसे रिटेलर्स जो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ट्रांजैक्शन करते हैं उन्हें बोलते हैं ब्रिक एंड क्लिक या क्लिक एंड मोटर रिटेलर्स, ठीक है। थ्रू इंटरनेट एंड फिजिकल आउटलेट, जो किससे करते हैं, या तो इंटरनेट के द्वारा या फिर आप फिजिकली जाके उनसे क्या कर सकते हो, ट्रांजैक्शन कर सकते हो। तो ये 2 टाइप थे ई रिटेलर्स के। अब बात करते हैं ई टेलिंग के एडवांटेजेस की। तो पहला है लोकेशन यूटिलिटी, ठीक है। आपको लोकेशन अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो, किसमें, ई टेलिंग में। आपको बार बार लोकेशन देने की नीड नहीं है। यहाँ पे जो आपके कंज्यूमर्स हैं उनको लोकेशन ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी। जैसे ई रिटेलर्स हैं, अमेजोन वाले, उनको क्या करना है, अमेजोन पे जाओ और सामान खरीद लो, ठीक है। तो वो हो गया आपका लोकेशन यूटिलिटी है। दूसरा है लेस एक्सपेंसिव, एक्सपेंस भी कम रहता है, आपको मेंटेनेंस नहीं चाहिए, सामान बेचने के लिए आपको सेलर्स नहीं चाहिए, ठीक है, आपको होल सेलर्स नहीं चाहिए, आपको बहुत सारा इसमें फ़ायदा होता है, लेस एक्सपेंसिव है। तीसरा है हाई रीच, बहुत लोगों तक आप
आप पहुँच सकते हो, बहुत पब्लिक तक आप क्या कर सकते हो, रीच कर सकते हो। चौथा है 24/7 बिजनेस, 24/7 मतलब कि 7 दिन सप्ते के और 24 घंटे आपको बिजनेस मिलता है। आप किसी भी टाइम ऑनलाइन मतलब बिजनेस कर सकते हो। पाँचवा है फीडबैक, आपको फीडबैक मिल जाता है थ्रू रिव्यू, ठीक है। तो ये सारे एडवांटेजेस हैं। अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। तो पहला है लैक टू इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब उसमें क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी रहती है, ठीक है। आपकी जो वेबसाइट है वो लिमिटेड रहती है, आप इसको बढ़ा नहीं सकते। दूसरा है लैक और टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टाइज, ठीक है। तो जो आपकी टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टाइज है उनकी कमी रहती है, ठीक है। अब आपको ऑनलाइन करना है तो आपको टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टाइज चाहिए, लेकिन इतनी लोगों में मतलब इतनी नॉलेज नहीं होती है, तो उसमें क्या होता है, इसकी भी कमी रहती है। तीसरा है कस्टमर्स एक्सपेक्टेशंस, जो कस्टमर्स हैं उनकी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं, ठीक है, किसी प्रोडक्ट के लिए, बट जब वो उस प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं तो उनकी एक्सपेक्टेशंस नहीं रहती। जैसे मान लो आप ऑनलाइन कोई चीज़, आपने भी देखा होगा जब फ्लिपकार्ट से कोई चीज़ मंगाते हो तो प्रोडक्ट की आपकी कुछ एक्सपेक्टेशंस रहती हैं, लेकिन जब आप देखते हो प्रोडक्ट को तो आपका फिर दिल नहीं करता कि इसको खरीदा जाए। तो कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस भी इसमें क्या होती हैं, एक्सपेक्टेशन टूटती हैं। चौथा है लेक ऑफ पर्सनल टच, इसमें पर्सनल टच की कमी रहती है। पांचवा हाई कंपटीशन, और कंपटीशन कैसा है भाई, तगड़ा है। क्वेश्चन नंबर 10 का अगर पहले की बात करें तो है एक्सप्लेन ई टेलिंग मॉडल एंड 7 सीज ऑफ ई रिटेल मिक्स, मतलब ई टेलिंग मॉडल क्या होता है और 7 सीज क्या है ई रिटेल मिक्स के, ठीक है। तो 2 टाइप ऑफ ई टेलिंग मॉडल्स आर, 2 टाइप है। पहला है इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल, इसमें क्या होता है, इट इज़ एन ई कॉमर्स एक्टिविटी वेयर इन्वेंट्री ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज ऑन्ड बाई ई कॉमर्स एंटिटी एंड इज सोल्ड टू द कंज्यूमर। इसमें क्या होता है, जो इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल है इसमें क्या होता है कि जो ई कॉमर्स एंटिटी है जो कि बिजनेस कर रही है, सेलिंग कर रही है प्रोडक्ट का, उसको उसके पास उसकी खुद की इन्वेंट्री होती है, ठीक है। वो क्या करती है, कंज्यूमर को फिर सोल्ड करती है सामान, मतलब किसी और की इन्वेंट्री नहीं होती है, वो उसकी खुद की होती है, खुद की वेबसाइट होती है और उससे क्या करते हैं, कंज्यूमर खरीद लेते हैं, ठीक है। लेकिन दूसरा है मार्केट प्लेस बेस्ड मॉडल, इसमें क्या होता है, मार्केट प्लेस मॉडल ऑफ ई कॉमर्स मीन्स प्रोवाइडिंग ऑफ एन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म बाई एन ई कॉमर्स एंटिटी ऑन अ डिजिटल एंड इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क टू एक्ट एज अ फैसिलिटेटर बिटवीन बायर एंड सेलर। मतलब इसमें बायर सेलर अलग होते हैं, आप क्या कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो किसको, जो सेलर्स हैं उनको कर रहे हो कि आप मतलब ये बंदा आपका सामान खरीदना चाहता है या इसको नीड है, और बायर्स को कर रहे हो कि जो आप सामान खरीदना चाहते हो वो आपको ये सेलर दे सकता है। जैसे एग्जांपल बेस्ट है इंडिया मार्ट। इंडिया मार्ट क्या करता है, बायर एंड सेलर्स को जोड़ता है। जैसे आपने उस पर कोई भी सामान का आपने सर्च किया तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे सेलर्स, तो वो क्या कर रहा है, आपको सेलर्स प्रोवाइड कर रहा है। और जब सेलर्स होते हैं उनको चल जाता है पता कि इस बंदे को इस प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है और मेरे पास ये प्रोडक्ट है, तो सेलर्स को आपकी डिटेल्स फॉरवर्ड कर देता है इंडिया मार्ट, जिससे कि सेलर्स आपको क्या करते हैं, कॉन्टैक्ट करते हैं, ठीक है। तो वो होता है मार्केट प्लेस बेस्ड मॉडल। आप बात करते हैं 7 सीज ऑफ ई रिटेल मिक्स। पहला है C1, C1 होता है कन्वीनियंस फॉर द कस्टमर, मतलब कि एक अच्छी प्लेस होनी चाहिए, ठीक है, जिससे कि कस्टमर को कोई दिक्कत ना हो आपकी वेबसाइट या किसी भी जगह पे जाने में। सेकंड है कस्टमर वैल्यू एंड बेनिफिट, जो प्रोडक्ट है वो ऐसा होना चाहिए कि कस्टमर उसको पसंद आना चाहिए कस्टमर्स को, ठीक है। तीसरा है कॉस्ट ऑफ द कस्टमर, मतलब जो प्राइस है वो आपका वैसा होना चाहिए कि जो कस्टमर को मतलब कस्टमर से पे कर सके। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 5 रुपये की चीज़ आप 50 में बेच रहे हो तो कस्टमर उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, और अफोर्ड नहीं कर पाएंगे तो क्यों खरीदेंगे। तो प्राइस आपका कैसा होना चाहिए, कस्टमर के अकॉर्डिंग होना चाहिए। चौथा है कम्युनिकेशन एंड कस्टमर रिलेशनशिप, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आप कस्टमर से कम्युनिकेट करो और उनका रिलेशनशिप अच्छा बनाओ। कैसे बनाओगे, प्रमोशन करके अपना बिजनेस का क्या करो, प्रमोट करो, ठीक है। आगे बात करते हैं कंप्यूटिंग एंड कैटेगरी मैनेजमेंट इश्यूज। इसमें क्या होता है कि जो आपके जो कैटेगरीज हैं प्रोडक्ट की, ठीक है, उनको कंप्यूट करो, अच्छे से करो कि आपको ऐसा ना हो कि एक जगह सब चीज़ें भर दो। आपका जो स्टोर है जैसे शूज़ का है वो अलग रखो, हर चीज़ का अलग रखो, ठीक है। उसका मैनेजमेंट इशूज़ जो भी हैं आपके मैनेजमेंट को लेकर कि कैसे मैनेज करना है, ठीक है, उन सारी चीज़ों को आप क्या करो, अच्छे से कंट्रोल करो। C6 कहता है कस्टमर फ्रेंचाइज, मतलब कि जो उसकी इमेज है, ट्रस्ट है और ब्रांडिंग है उसको भी क्या करो, आप प्रमोट करो, ठीक है। और C7 कहता है कस्टमर केयर एंड सर्विस, आप कस्टमर के लिए कस्टमर केयर और सर्विसेज का भी इंतजाम करो। तो ये 7 चीज़ हैं किसके, ई रिटेल मिक्स के। अब बात करते हैं ब्रीफ ऑफ ई टेलिंग की प्लेयर्स, मतलब कि ई टेलिंग की प्लेयर्स कौन कौन से हैं, या फिर ट्रेंड्स इन इंडिया, कौन कौन से ऐसे की प्लेयर्स हैं, ऐसी साइट्स हैं जो इंडिया में ट्रेंड पे हैं। तो पहली है अमेजोन, सब जानते हैं, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, इंडिया मार्ट, बुक माई शो, फर्स्ट क्राई। फर्स्ट क्राई क्या होती है, लास्ट टाइम आया था क्वेश्चन इसलिए मैंने लिख दिया। डील्स इन बेबी प्रोडक्ट, ये क्या करती है, बेबी प्रोडक्ट्स में
में डील करती है। 7th है पेटीएम मॉल, आप जानते हैं पेटीएम मॉल क्या होता है, ठीक है। पेटीएम मॉल मतलब पेटीएम जो हमारे जिससे पेमेंट करते हैं उस पर आप एक स्टोर रहता है, उस पर आप सामान भी खरीद सकते हो। 8th है अलीबाबा ग्रुप, अलीबाबा लाइक इंडिया मार्ट है, ठीक है, जो बिजनेस टू बिजनेस है, ठीक है। वो क्या करता है, सेलर्स को वो बायर्स करता है प्रोवाइड, और बायर्स को क्या करता है, सेलर प्रोवाइड करता है। अलीबाबा बहुत ही फेमस है, ठीक है, वर्ल्ड का नंबर 1 B2B बिजनेस प्लेटफॉर्म है। उसके बाद इंडिया मार्ट आता है। अलीबाबा कहाँ का, चाइना का, ठीक है। अब बात करते हैं ईबे। ईबे एक अमेरिकन बेस्ड कंपनी है, पहली है जिसने क्या किया था, ये सारा चीज़ें स्टार्ट की थी। तो ये सारे आपका ई टेलिंग की प्लेयर्स हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो इसमें है डिफाइन ई सर्विस एंड बेनिफिट्स ऑफ ई सर्विस, मतलब ई सर्विस क्या है और उसके बेनिफिट्स क्या हैं, ठीक है। और डिफरेंट टाइप ऑफ ई सर्विसेज क्या है। टाइम देख लूँ कितना हो गया भाई यार, 111, चलो ठीक है, कोई नहीं, हो जाएगा। तो ई सर्विस की बात करते हैं। ई सर्विस मतलब इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज आर सर्विसेज विच मेक यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़। ये क्या होता है कि ऐसी सर्विसेज होती हैं जो क्या करती हैं, इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करती हैं, ठीक है। तो उसे हम बोलते हैं ई सर्विसेज। द 3 मेन कंपोनेंट ऑफ ई सर्विसेज आर सर्विस प्रोवाइडर। इसके 3 कंपोनेंट होते हैं। पहला होता है सर्विस प्रोवाइडर जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, दूसरा होता है सर्विस रिसीवर जो सर्विस को रिसीव कर रहा है, तीसरा होता है चैनल ऑफ सर्विस डिलीवरी, मतलब जिसके द्वारा सर्विस क्या की जा रही है, डिलीवर की जा रही है, ठीक है। तो बेनिफिट्स क्या है ई सर्विसेज के, मतलब ई सर्विस मतलब सर्विस जानते हो आप, सर्विस क्या होता है कि आप लोगों को फ़ायदा देना, ठीक है। तो ई सर्विस क्या हो गया कि इलेक्ट्रॉनिकली आप क्या कर रहे हो, लोगों तक चीज़ों को पहुंचा रहे हो, सर्विस पहुंचा रहे हो गया आपका ई सर्विस, ठीक है। इतना कंफ्यूज मत हो। तो उसमें बेसिकली क्या आता है, इन्फॉर्मेशन पहुंचाना या कम्युनिकेट करना, ठीक है, किसको, टेक्नोलॉजीज़ को, उसे हम बोलते हैं ई सर्विस। अब इसके बेनिफिट्स क्या है, पहला है कॉस्ट सेविंग, इसमें कॉस्ट बचती है आपकी। दूसरा है ग्लोबल एसेस, आप पूरे ग्लोबल में क्या कर सकते हो, अपना एसेस कर सकते हो 24 आवर्स अ डे, मतलब पूरे 24 घंटे और 7 डेज अ वीक, मतलब 24/7 आप क्या कर सकते हो, ग्लोबल एसेस कर सकते हो। तीसरा है इंक्रीज प्रोफेशनलिज्म, इसमें क्या होता है कि जो प्रोफेशनलिज्म है उसको इंक्रीज़ किया जाता है, आपसे प्रोफेशनली बात की जाती है, अच्छी वे में बात की जाती है। चौथा है लेस पेपर बेस्ड, इसमें पेपर बेस्ड नहीं होता। पांचवा है इंक्रीज मार्केट रीच, इसमें क्या होती है, जो मार्केट रीच है उसको क्या करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं, आपका जो मार्केट है वो एक्सपेंड हो जाता है। सिक्स्थ है फास्टर डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट आपकी उसकी डिलीवरी कैसी होती है, फास्टर होती है। सेवन्थ है पोटेंशियल फॉर इंक्रीजिंग कस्टमर नॉलेज, ठीक है। इसमें क्या होता है कि पोटेंशियल रहता है जिससे कि जो कस्टमर की नॉलेज है उसको इंक्रीज़ किया जा सके आपकी प्रोडक्ट को लेकर। 8th है यू कैन शेयर योर यूज़र नेम एंड पासवर्ड विद योर ट्रस्टीज़, जो आपके ट्रस्टीज़ हैं जिन पे आप ट्रस्ट करते हो, जो आपको धोखा नहीं देंगे, उनके साथ आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड को भी शेयर कर सकते हो। 9th है असेसिंग अ ग्रेट कस्टमर बेस, आप इसमें ग्रेट कस्टमर बेस को असेस कर सकते हो, आपके कस्टमर बहुत सारे हो सकते हैं। 10th है इनहेंसिंग कंपनी इमेज, और आप इससे क्या कर सकते हो, अपनी कंपनी की इमेज को भी इन्हेंस कर सकते हो। जितना आपका कस्टमर बेस होगा उतनी आपकी कंपनी की इमेज क्या होगी, इनहेंस होगी, ठीक है। तो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ ई सर्विसेज की कौन कौन सी हैं। पहला है फिनटेच, फिनटेच मीन्स होता है फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये आपके शॉर्ट नोट में पूछ लिए जाते हैं। लास्ट टाइम क्या होता है, शॉर्ट नोट बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए मैंने कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं छोड़ा जिसकी आपको नॉलेज ना रहे, ठीक है। तो हर एक टॉपिक कवर है, आप इनको समझो, रटना मत। अब बात करते हैं फिनटेच की। तो फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी मतलब कि फाइनेंस में टेक्नोलॉजी कैसे, फाइनेंस टेक्नोलॉजी इज द टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन दैट एम्स टू कम्पीट विद ट्रेडिशनल फाइनेंशियल मेथड्स इन द डिलीवरी ऑफ फाइनेंस सर्विस, मतलब कि जो ट्रेडिशनल फाइनेंशियल मेथड्स हैं जो क्या करते हैं, फाइनेंशियल सर्विस को डिलीवर करते हैं, उनसे कम्पीट करने के लिए टेक्नोलॉजी या इनोवेशंस का यूज़ किया जा रहा है, किसमें, फाइनेंस में, तो उसे हम बोलते हैं फिनटेच, ठीक है। अब बात करते हैं ABCD ऑफ फिनटेच आर। ये ABCD फिनटेच के पहला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, समझा चुका हूँ, समझाने की नीड नहीं है। B है ब्लॉकचेन, इसको भी समझा चुका हूँ, इसको भी समझाने की नीड नहीं है, मतलब ये सिक्योर रहता है, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पता है आपको कि जब कंप्यूटर या किसी मशीनरी में इंसान की जैसी इंटेलिजेंस दे दी जाए जिससे कि वो करेक्शन कर सके, जिससे कि वो बहुत सारे काम कर सके जो इंसान करता है, उसे हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ब्लॉकचेन आपको पता है जो आपका डाटा कैसे रहे, सिक्योर रहे, जिससे कि कोई उसको चेंज ना कर सके, उसे हम बोलते हैं ब्लॉकचेन। तीसरा होता है क्लाउड कंप्यूटिंग, आपको पता है जैसे आपका गूगल ड्राइव हो गया जहाँ पे अपने डाटा को स्टोर कर सकते हो, जैसे कि आपको हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव ले जाने की नीड नहीं होती, ठीक है। D है बिग डाटा, बिग डाटा समझ लेते हैं। बिग डाटा इज अनदर टेक्नोलॉजी दैट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कैन यूटिलाइज, ये भी एक अलग टाइप की टेक्नोलॉजी होती है जो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यूटिलाइज कर सकते हैं। ये कैसी होती है, इन द फाइनेंशियल सेक्टर बिग डाटा कैन बी यूज टू प्रेडिक्ट क्लाइंट इन्वेस्टमेंट, इसमें क्या होता है कि जो बिग डाटा है वो यूज़ किया जाता है
प्रेडिक्ट करने के लिए क्लाइंट का इन्वेस्टमेंट एंड मार्केट चेंजेस एंड क्रिएट न्यू स्ट्रेटजीज एंड प्रॉफिट डिटेल्स। ये बिग डाटा क्या करता है कि प्रेडिक्ट करता है कि क्लाइंट कितना इन्वेस्टमेंट करेगा, ठीक है, मार्केट में क्या क्या चेंज आ रहे हैं, और न्यू स्ट्रेटजीज को क्रिएट करने में या प्रॉफिट डिटेल्स को बताने में क्या करता है, बिग डाटा हेल्प करता है, ठीक है। बिग डाटा मतलब कि आपको पूरा डाटा रहता है, पूरा फाइनेंस का डाटा रहता है, जिससे कि आप इन चीज़ों को कंडक्ट कर सकते हो कि कौन सा जो क्लाइंट है वो कितना इन्वेस्टमेंट करने वाला है, आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, ठीक है। दूसरा है ई फाइनेंसिंग सर्विस, फाइनेंशियल सर्विस। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक फाइनेंशियल सर्विसेज आर फाइनेंशियल सर्विसेज दैट आर यूज्ड एंड डिलीवर्ड बाय अ कंप्यूटराइज्ड नेटवर्क डिवाइसेस एंड टेलीकम्युनिकेशन। ये मतलब क्या होती है, जो फाइनेंशियल सर्विस होती हैं जो कि कंप्यूटर या किसी भी डिवाइस के द्वारा आप डिलीवर की जाती है, उसे हम बोलते हैं ई फाइनेंशियल सर्विसेज। वैसे ई ट्रैवल सर्विसेज हैं, मतलब कि आप कहीं जा रहे हो घूमने, लेकिन आप क्या कर रहे हो, जो ट्रैवल बिजनेस का जितना भी सर्विस है वो आपको कहाँ मिल रहा है, इंटरनेट पे, उसे बोलते हैं ई ट्रैवल सर्विसेज। ई ऑक्शन सर्विसेज हैं, ठीक है। ये भी क्या होता है कि जब ऑक्शन होता है ना, वो ट्रांजैक्शन बिटवीन सेलर एंड बिडर, मतलब जो बिडर होता है और जो ऑक्शंस होते हैं कहाँ होते हैं, ऑनलाइन होते हैं, ठीक है। जो उसका ट्रांजैक्शन होता है वो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस पर पूरा वर्क किया जाता है, पूरा कहाँ पे कंडक्ट होता है, इलेक्ट्रॉनिकली कंडक्ट होता है, ठीक है। उसे हम बोलते हैं ई ऑक्शन सर्विसेज, ठीक है। आप कोई चीज़ ऑक्शन करनी है तो आप कहाँ कर रहे हो, ऑनलाइन कर रहे हो, आप ट्रांजैक्शन भी ऑनलाइन कर रहे हो, ठीक है, फिर आप उसको ऑक्शन कर रहे हो, तो सारा कहाँ होता है, ऑनलाइन। आगे बात करते हैं ई लर्निंग। आपको पता बताने की नीड नहीं है, मतलब कि ऑनलाइन जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो वो क्या हो गया, ई लर्निंग हो गया, आप जा रहे हो मोबाइल पे, यूट्यूब पे, और आप पढ़ रहे हो, ठीक है। आगे बात करते हैं ई पब्लिशिंग सर्विसेज। आप क्या कर रहे हो, अपनी जो मैगजीन्स हैं, आप जो भी आपका कुछ भी है डिजिटल, आप क्या कर रहे हो, उसको ऑनलाइन पब्लिश कर रहे हो, या फिर डिजिटल लाइब्रेरीज हो गई, ठीक है, वो सारा होता है ई पब्लिशिंग सर्विसेज। 7 है ऑनलाइन इंटरटेनमेंट, जैसे OTT प्लेटफॉर्म हो गया, लाइक आपको नेटफ्लिक्स हो गया, ठीक है, अमेजॉन प्राइम हो गया, ये सारे क्या हैं, आप सॉन्ग्स और मूवीज़ कहाँ देख सकते हो, ऑनलाइन देख सकते हो, वो सारे आपकी ऑनलाइन इंटरटेनमेंट है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करूँ तो व्हाट डू यू मीन बाई ऐप। ऐप से क्या समझते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऐप, और डिफरेंट टाइप की ऐप्स क्या हैं, ठीक है। डिस्क्राइब स्टेप्स फॉर ऐप डेवलपमेंट, मतलब ऐप डेवलपमेंट के लिए स्टेप्स कौन कौन से हैं उनको डिस्क्राइब करो, ठीक है। और क्या है, ऐप्स फॉर वेरियस डोमेन्स एंड सेगमेंट, मतलब कि बहुत सारे डोमेन्स और सेगमेंट के लिए कौन कौन से ऐप्स हैं, तो ये सारे क्वेश्चन से देख लेते हैं इनको। तो ऐप मीन्स होता है एप्लीकेशन, अ कंप्यूटर प्रोग्राम और पीस ऑफ सॉफ्टवेयर, मतलब ये क्या है, कंप्यूटर प्रोग्राम है, एक किसी भी सॉफ्टवेयर का पीस है, टुकड़ा है, डिज़ाइन किया गया है फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, किसके लिए, एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए, दैट यू कैन डाउनलोड ऑन टू अ मोबाइल, जिसको आप क्या कर सकते हैं, मोबाइल पर डाउनलोड कर सकते हो, और किसी भी मोबाइल डिवाइस पे क्या कर सकते हो, आप डाउनलोड कर सकते हो। ऐप के बारे में क्या बताना आपको पता ही है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन देख लेना, अ कंप्यूटर प्रोग्राम और पीस ऑफ सॉफ्टवेयर, ये कंप्यूटर प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर का पीस है, डिज़ाइन किया गया किसके लिए, पर्टिकुलर पर्पस के लिए, दैट यू कैन डाउनलोड, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो ऑन टू अ मोबाइल, किस पर, एक मोबाइल फ़ोन पर या किसी मोबाइल डिवाइस पर। टाइप की बात करें तो पहला डेस्कटॉप एप्लीकेशंस, आपको पता है जो डेस्कटॉप वाले होते हैं जो मोबाइल में नहीं चलते, लाइक वर्ड प्रोसेसर्स, ठीक है, मीडिया प्लेयर्स। दूसरा है मोबाइल ऐप्स जो मोबाइल में चलते हैं, लाइक जीमेल, इंस्टाग्राम, या फिर ड्यूलिंगो जो कि आपका इंग्लिश के लिए होता है, इंग्लिश लर्निंग के लिए। तीसरा है नेटिव ऐप्स। नेटिव ऐप्स क्या होते हैं, नेटिव ऐप्स आर इंस्टॉल्ड थ्रू एन एप्लीकेशन स्टोर, इसको क्या कर सकते हैं हम, एप्लीकेशन स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे गूगल प्ले हो गया या फिर ऐप स्टोर हो गया। इससे आप जिन ऐप्स को इंस्टॉल कर सकते हो उन्हें हम बोलते हैं नेटिव ऐप्स, ठीक है। मोबाइल वेब ऐप्स क्या होते हैं, वेब ऐप्स आर नॉट रियल ऐप्स, ये रियल ऐप नहीं होते हैं, ये आपको कहाँ मिलते हैं, वेबसाइट पे मिलते हैं। दे आर रियली वेबसाइट्स, ये क्या होती हैं, वेबसाइट्स होती हैं, ऐप्स नहीं होते हैं, लेकिन जो उनका फंक्शन है, जो उनका लुक है और जो उनका फील है वो कैसा होता है, नेटिव एप्लीकेशन जैसा होता है। ऐसे एप्लीकेशन जो हमें गूगल प्ले स्टोर पर मिलते हैं वैसा आपको क्या होता है कि वेबसाइट पर भी मिलता है, उसे हम बोलते हैं मोबाइल वेब ऐप्स, ओके। अब बात करते हैं हाइब्रिड ऐप्स की। ये क्या होता है, ये नेटिव और वेब दोनों का पार्ट होता है, उसे हम बोलते हैं हाइब्रिड ऐप, मतलब कि आप वेबसाइट पे भी इसको पा सकते हो और आप ऐप्स में भी होते हैं, लाइक अमेजॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ठीक है, फेसबुक हो गया, ये सारे क्या है आपकी हाइब्रिड ऐप्स हैं। अब बात करते हैं स्टेप्स फॉर ऐप डेवलपमेंट, ठीक है। तो कौन कौन से स्टेप्स हैं ऐप डेवलपमेंट के लिए, तो पहला है डिफाइनिंग मोबाइल ऐप ऑब्जेक्टिव, ठीक है, जो मोबाइल ऐप है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है उसको डिफाइन करना। दूसरा है प्रीलिमिनरी डिज़ाइन, जो उसकी शुरुआती प्राइमरी डिज़ाइन है उसको बनाना। तीसरा है मार्केट रिसर्च, आपको मार्केट रिसर्च करनी पड़ती है ऐप के लिए, ठीक है। चौथा है मार्केट एनालिसिस, आपको मार्केट जिस प्रोडक्ट के या जिस ऐप के बारे में आप ऐप बना रहे हो उसका मार्केट एनालाइज करना पड़ता है, कितने कस्टमर्स हैं, कितना उसको चलने वाला है, कितना प्रॉफिट होने वाला है। फिफ्थ है कलेक्शन ऑफ यूजर्स फीडबैक, फिर आप क्या करते हो, कस्टमर का जब एनालाइज
एनालाइज करते हैं मार्केट का, तो उनके फीडबैक को क्या करते हो, कलेक्ट करते हो कि लोग क्या बोल रहे हैं उसके बारे में। 6th है फाइनेंशियल एंड टेक्निकल फीजिबिलिटी, ठीक है, तो समझ लेते हैं। तो फाइनेंशियल एंड टेक्निकल फीजिबिलिटी क्या होता है? फाइनेंशियल फीजिबिलिटी क्या होती है? इट इज़ इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एप्स फिक्स्ड कॉस्ट टू एस्टिमेट प्रॉफिट फ्रॉम कंज्यूमर। मतलब ये इसका मतलब क्या होता है कि आपको अंडरस्टैंड करना होता है कि ऐप की फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है, जिससे कि आप प्रॉफिट को एस्टिमेट कर सकते हो कंज्यूमर्स के द्वारा, ठीक है। दूसरा है टेक्निकल फीजिबिलिटी। ये क्या होता है? टेक्निकल फीजिबिलिटी मीन्स चेकिंग द पॉसिबिलिटी इफ ऐप कैन बी डेवलप्ड बाय यूजिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और नॉट। मतलब इसमें ये चेक करना होता है कि जो आपका ऐप है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से डेवलप हो सकता है नहीं हो सकता, उसे हम बोलते हैं टेक्निकल फीजिबिलिटी। 7th है टेस्टिंग ऑफ ऐप प्रोटोटाइप, ठीक है। आप फिर क्या करोगे, जो ऐप का प्रोटोटाइप है, जो भी ऐप का डेवलपमेंट है, उसको क्या करोगे, टेस्ट करोगे कि अच्छे से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, ठीक है। 8th है लॉन्चिंग द ऐप, आप ऐप को लॉन्च करोगे। और 9th है ऑफिशियल रिलीज, आप क्या कर दोगे, उसे ऑफिशियल रिलीज कर दोगे, जिससे कि कंज्यूमर्स, लॉन्चिंग ऐप में क्या होता है कि आप एक बड़ी सी मतलब बहुत बड़ा सा इन्विटेशन दोगे सबको, और वहाँ पे आएंगे, फिर आप वहाँ पे अपने ऐप के बारे में बताओगे, वहाँ पे लॉन्च करोगे, ठीक है। और ऑफिशियल रिलीज क्या होता है, आप ऑफिशियली रिलीज कर दोगे कि आपका ऐप मार्केट में लॉन्च हो चुका है, अब आप इसका यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो अब इसमें है एप्स फॉर वेरियस डोमेन्स एंड सेगमेंट। दूसरा क्वेश्चन था, इसमें देख लेते हैं। पहला है ऑगमेंटेड एंड वर्चुअल रियलिटी ऐप, ठीक है। ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी के बारे में शायद आप जानते होगे, अगर नहीं जानते हो समझ लो। ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी आर रियलिटी टेक्नोलॉजीज दैट एदर इनहेंस और रिप्लेस अ रियल लाइफ इन्वायरमेंट विद अ सिमुलेटेड वन। जैसे अब मैं यहाँ बैठा हूँ, ठीक है, अब मुझे ऑगमेंटेड रियलिटी, देखो मैं सिंपल वे में समझाता हूँ। जैसे आप हो, ठीक है, अपने फ़ोन के द्वारा आप क्या कर सकते हो, जैसे कोई आपकी एक जगह है, वहाँ पे आपको क्या करना है, वहाँ पे आपको चाहिए आपको वहाँ पे एक मूर्ति बनवानी है, ठीक है, भगवान जी की। अब आप क्या कर रहे हो कि आपने मोबाइल में ऑगमेंटेड रियलिटी का यूज़ किया, आपने सेम मूर्ति को, आप जब मोबाइल से देखो कैमरा से, तो आपको लगेगा वो मूर्ति खड़ी हुई है। आपने क्या किया, उस मूर्ति को फिजिकली वहाँ पे जिस प्लेस पे आपको चाहिए थी वहाँ पे आपने प्रेजेंट कर दिया, उसे हम बोलते हैं ऑगमेंटेड रियलिटी, ठीक है। तो उसमें आपने क्या किया कि मूर्ति को वहाँ पे क्या किया, प्रेजेंट कर दिया, ठीक है, जिससे कि आप समझ सकते हो कि मूर्ति यहाँ पे कैसी लग रही है। आपको वहाँ पे अच्छी लग रही, तो आप उस मूर्ति को कहीं और देख के और रख के क्या कर सकते हो, और मतलब उस मूर्ति को कहीं और रख के आप पता कर सकते हो कि ये मूर्ति जो है वो वहाँ पे सही लग रही है कि नहीं लग रही। उसे बोलते हैं ऑगमेंटेड रियलिटी। मतलब आपने रियल लाइफ में किसी ऐसे प्रोडक्ट को, मतलब कि जिसको आप रखना चाहते हो, आपने उसे रियल लाइफ में ला दिया लेकिन वो है नहीं, ठीक है, उसे हम बोलते हैं ऑगमेंटेड रियलिटी। अब बात करते हैं वर्चुअल रियलिटी। मतलब होता है, वर्चुअल रियलिटी पढ़ लेते हैं। वर्चुअल रियलिटी क्या होता है, क्रिएट्स एन इंटायर वर्चुअल वर्ल्ड। उसमें क्या होता है कि पूरा वर्ल्ड ही चेंज हो जाता है। जैसे मान लो कि आपने एक इसका एक वो होता है, हेलमेट टाइप का होता है, उसको आप लगाते हैं आँखों पे, ठीक है। उसके बाद जैसे मूवीज़ देखा होगा आपने कि कोई गेम चल रहा है, उसमें आपको लगता है कि आप भी उसी गेम में हो, आप लड़ रहे हो, ठीक है। वैसे जो डायनासोर का वर्ल्ड है, जैसे आपके उस वर्चुअल रियलिटी में डायनासोर का वर्ल्ड चल रहा है, तो आपको ये लगेगा कि आप डायनासोर के बीच में हो, लेकिन आप होते नहीं हो। लेकिन आप अपने आप को महसूस करोगे जैसे डायनासोर जब हुआ करते थे, उसके बीच में आप क्या कर रहे हो, आप उसके बीच में घूम रहे हो। जैसे आप कोई मैच चल रहा है किसी में भी, ठीक है, और आपने क्या किया, वर्चुअल रियलिटी से आप उस मैच को देखना चाहते हो, तो आपकी लगेगा, ऐसा फील होगा कि आप मैच रियल लाइफ में देख रहे हो। आप मैच किस मतलब ऐसा आपको फील नहीं होगा कि आप हेलमेट के द्वारा मैच को देख रहे हो, आप रियल लाइफ में मैच को देख रहे हो। उसे हम बोलते हैं वर्चुअल रियलिटी, ठीक है। अब बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐप। इसके समझाने की नीड नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको पता है, ये ऐप्स होते हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वर्क करते हैं, ठीक है, करेक्शन करने के लिए और बहुत सारी चीज़ रीजनिंग के लिए, ठीक है, बहुत सारे ह्यूमन एक्टिविटीज़ को करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐप्स रहते हैं, ठीक है। तीसरा रिटेल शॉपिंग ऐप्स, जो शॉपिंग ऐप्स होते हैं लाइक अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, वो हो गया। चौथा है रेस्टोरेंट एंड फूड डिलीवरी ऐप लाइक जोमेटो, ठीक है, स्विगी, ये सारे हो गए। पाँचवा है मोबाइल वॉलेट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल ऐप लाइक फ़ोन पे, पेटीएम और आपका गूगल पे। सिक्स्थ है वीडियो स्ट्रीमिंग ऐप लाइक नेटफ्लिक्स, ठीक है, प्राइम वीडियोज़, अमेजॉन प्राइम, ये सारे क्या हैं आपके वीडियो स्ट्रीमिंग ऐप्स हैं, ओके। अब बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन की। तो ये हमारे जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस थे एट लास्ट ओवर हो चुके हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है। अब बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन की, ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन पहला है ऐप बेस्ड एंड वेब बेस्ड बिजनेस, ठीक है। तो उसमें क्या है, डिवाइस यूज होते हैं ऐप बेस्ड में, हैंड हेल्ड डिवाइसेस सच एज स्मार्टफोन एंड टैबलेट। जो ऐप बेस्ड बिजनेस होता है उसमें आप फोन से या टैबलेट से यूज़ कर सकते हो। जो वेब बेस्ड बिजनेस है उसमें आपको कंप्यूटर लैपटॉप की नीड होती है, ठीक है। इंटरनेट कनेक्टिविटी की बात करें तो इसमें मैंडेटरी है, दोनों में इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी ही चाहिए, ठीक है। रीचेबिलिटी की बात करें विद पुश मैसेज, मतलब जो नोटिफिकेशन है उससे ऐप बेस्ड बिजनेस रीच लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स। आप क्या कर सकते हो, नोटिफिकेशंस के द्वारा अपना बिजनेस बहुत सारे कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हो। इवन व्हेन दे आर ऑन द गो, जब वो कस्टमर्स क्या हो, कहीं भी हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, अपना बिजनेस बहुत सारे कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हो। किससे, नोटिफिकेशन बेस से, ठीक है। इन वेब बेस्ड बिजनेस रीच इज़ लिमिटेड, लेकिन वेब बेस्ड बिजनेस में क्या है, जो रीच है वो कैसी है, लिमिटेड है। इसमें आप सिर्फ आपकी जो वेबसाइट पे आएंगे कस्टमर, उन वो ही आपकी बिजनेस को यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं प्लेटफॉर्म की। तो वेब स्टोर एंड नेटिव ऐप्स, मतलब कि जैसे प्ले स्टोर हो गया आपके एंड्रॉयड ऐप में,
और ऐप स्टोर हो गया एप्पल में, ठीक है। तो ये आपके क्या होते हैं, प्लेटफॉर्म होते हैं किसके लिए, ऐप बेस्ड बिजनेस के लिए। और वेब बेस्ड बिजनेस के लिए आपका वेब स्टोर भी होता है, मतलब कि ऐप बेस्ड बिजनेस आप वेबसाइट से भी कर सकते हो और आप ऐप से भी कर सकते हो, ठीक है। अब बात करें पेमेंट गेटवे की, तो मोबाइल बैंकिंग होगी, नेट बैंकिंग होगी, क्रेडिट डेबिट कार्ड हो गया, वैलेट हो गया, किसके लिए, ऐप बेस्ड बिजनेस के लिए। और जो वेब बेस्ड बिजनेस है उसके लिए नेट बैंकिंग, क्रेडिट डेबिट कार्ड, वॉलेट एंड COD, ठीक है, कैश ऑन डिलीवरी, ये सारा आपका वेब बेस्ड बिजनेस है, ओके। अब बात करते हैं मोबिलिटी की। मोबिलिटी क्या है, मोबिलिटी इज़ हाई एज कस्टमर कैन बाय एंड मेक ट्रांजैक्शन फ्रॉम एनीवेयर, ठीक है। मोबिलिटी इसकी क्या है कि ये हाई है क्योंकि कस्टमर कहीं से भी प्रोडक्ट को बाई कर सकते हैं और ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, ठीक है। इसमें ये नहीं कि आपको कंप्यूटर लैपटॉप होना ज़रूरी है, आपके मोबाइल में फ़ोन रहता है, बस आपका नेटवर्क होना इंपॉर्टेंट है। नेटवर्क है तो आप कहीं से भी बाई कर सकते हो, ट्रांजैक्शन कर सकते हो। इसमें क्या होता है, इसमें मोबिलिटी लो होती है, एज कस्टमर कैन बाई एंड मेक ट्रांजैक्शन ऑन देयर कंप्यूटर एंड लैपटॉप। इसमें क्यों लो होती है, क्योंकि जो कस्टमर हैं वो ट्रांजैक्शन कहाँ कर सकते हैं, कंप्यूटर या लैपटॉप पे ही कर सकते हैं। प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी की बात करें तो देयर आर नॉट मैनी सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी इशूज रिलेटेड विद ऐप बेस्ड बिजनेस, मतलब ऐप बेस्ड बिजनेस में इतनी सिक्योरिटी नहीं होती है, लेकिन वेब बेस्ड जो बिजनेस है वो सिक्योर है, किससे, ऐप बेस्ड बिजनेस से, ठीक है। दूसरा हम बात करते हैं ई गवर्नमेंट एंड ई गवर्नेंस की। ई गवर्नमेंट एंड ई गवर्नेंस एक जैसे लग रहे हैं लेकिन कुछ डिफरेंस है, उसको समझ लेते हैं, ठीक है। जिसमें की पॉइंट है पहला ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या है, ई गवर्नमेंट फोकसेस ऑन इम्प्रूविंग एंड एक्सलरेटिंग एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशियंसी, जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको एक्सलरेट करने के लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए ई गवर्नमेंट होता है, ठीक है। और ई गवर्नेंस किस लिए है, ई गवर्नेंस फोकसेस ऑन द इंक्रीज सिटीजन इंटरेक्शन। इसमें क्या होता है, सिटीजन इंटरेक्ट करें किसके साथ, गवर्नमेंट के साथ, वो किसका काम होता है, ई गवर्नेंस का होता है, ठीक है। विद इन देम सेल्फ एज वेल एज विद गवर्नमेंट एजेंसीज, मतलब खुद से खुद के बीच में और गवर्नमेंट एजेंसी के बीच में क्या हो, इंटरेक्शन हो, किसका, कस्टमर्स का या फिर जो सिटीजन्स है उनका, उसको काम किसका होता है, गवर्नेंस का। और गवर्नमेंट का काम क्या होता है, गवर्नमेंट का, कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव फैसिलिटीज़ हैं उनको एफिशिएंटली और जल्दी प्रोवाइड किया जाए, किसको, सिटीजन्स को। अब बात करते हैं बेनिफिट्स की, तो पहला है इंप्रूविंग सर्विस डिलीवरी। इसमें क्या होता है कि सर्विस डिलीवरी को इंप्रूव किया जाता है। दूसरा है इंक्रीजिंग ऑपरेशनल एफिशिएंसीज बाय रिड्यूसिंग कस्टमर टाइम, जो ऑपरेशनल एफिशिएंसीज है उनको इंक्रीज़ किया जाता है, किससे, कस्टमर का जो टाइम है उसको रिड्यूस करके, उनका एफर्ट्स को रिड्यूस करके, उनकी कॉस्ट को रिड्यूस करके, ठीक है। तो ये ई गवर्नमेंट का है। जैसे अब गवर्नमेंट का पोर्टल है उस पर आप जा सकते हो, तो आपका टाइम भी रिड्यूस हो गया, ठीक है, आपको ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा। उसके बाद कॉस्ट रिड्यूस होगी, जो आप खर्चा करते हो जाने का, वहाँ पर जो करप्शन करते हैं वो भी आपका रिड्यूस हो गया। और तीसरा है कि जो आपके एफर्ट्स हैं, आप इतना जाते हो वहाँ तक, फिर उनसे बातचीत करते, ठीक है, वो सारा आपका रिड्यूस हो गया। इसका क्या है बेनिफिट, इंप्रूविंग पब्लिक पॉलिसी फॉर्मुलेशन। इसमें क्या होता है, जो पब्लिक पॉलिसी है उसको फॉर्मुलेट करने को इंप्रूव करता है। इंक्रीजिंग मोड्स ऑफ सिटीजन पार्टिसिपेशंस, और सिटीजन्स के पार्टिसिपेशन के जो मोड्स हैं उनको क्या करता है, इंक्रीज़ करता है, ठीक है। अगला जो है इसका बेनिफिट है इंक्रीजिंग आउटरीच ऑफ पब्लिक सर्विसेज, मतलब कि जो पब्लिक सर्विसेज है उनकी जो आउटरीच है उनको क्या करता है, इंक्रीज़ करता है। और इसमें क्या है, रीडिफाइनिंग डेमोक्रेसी, ये क्या करता है, डेमोक्रेसी को रीडिफाइन करता है। एंड कम्युनिटीज़ विद सिटीजन पार्टिसिपेशंस, और जो कम्युनिटीज़ हैं सिटीजन पार्टिसिपेशन से क्या करता है, रीडिफाइन करता है, ओके। अब बात करते हैं तीसरा है वेब सर्वर एंड एप्लीकेशन सर्वर, ठीक है। तो वेब सर्वर और एप्लीकेशन सर्वर्स में क्या डिफरेंस है, तो वेब सर्वर क्या होता है, इट इज़ यूज टू सर्व वेब बेस्ड एप्लीकेशंस, मतलब कि जो वेब बेस्ड एप्लीकेशंस हैं उनको सर्व करने के लिए वेब सर्वर का यूज़ होता है। और एप्लीकेशन सर्वर क्या है, इट इज़ यूज टू सर्व वेब बेस्ड एप्लीकेशंस एंड इंटरप्राइज बेस्ड एप्लीकेशंस। में क्या होता है, जो वेब बेस्ड एप्लीकेशंस हैं वो और इंटरप्राइज बेस्ड एप्लीकेशंस हैं दोनों को सर्व करने का एप्लीकेशन सर्वर काम करता है, ठीक है। इट कंज्यूम्स और यूटिलाइजेस लेस रिसोर्सेज, जो वेब सर्वर है वो क्या करता है, लेस रिसोर्सेज को कंज्यूम करता है, यूटिलाइज करता है। और जो एप्लीकेशन सर्विस है वो मोर रिसोर्सेज को क्या करता है, यूटिलाइज करता है, ओके। अब इसमें क्या है, दीज अरेंज द रन एनवायरनमेंट फॉर वेब एप्लीकेशन, ठीक है। जो वेब सर्वर है वो क्या करता है, जो रन एनवायरनमेंट है वेब एप्लीकेशन के लिए उसके लिए अरेंज करता है। और जो ये ऐप सर्वर है वो क्या करता है, दीज अरेंज द रन एनवायरनमेंट फॉर इंटरप्राइज एप्लीकेशंस, जो इंटरप्राइज एप्लीकेशंस है उनको रन करने के लिए सारा अरेंजमेंट कौन करता है, ऐप सर्वर, ठीक है। तो वेब सर्वर किसके लिए करता है, जो वेब एप्लीकेशंस हैं उनको चलाने के लिए जितना भी अरेंजमेंट है वो सारा करता है वेब सर्वर। और जो इंटरप्राइजेस एप्लीकेशंस हैं लाइक अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ठीक है, जो खुद का इंटरप्राइजेस का एप्लीकेशंस है उनको चलाने के लिए कौन करता है, ऐप सर्वर, ओके। अब बात करते हैं देयर कैपेसिटी इज़ लोअर देन एप्लीकेशन सर्वर, जो वेब सर्वर है उनकी कैपेसिटी कैसी है, लोअर है जो कि ऐप सर्वर है उससे, ठीक है। और जो
ऐप सर्वर है उसकी कैपेसिटी कैसी होगी, हायर होगी, किससे, वेब सर्वर से। ओके, अब बात करते हैं, अब वेब सर्वर इज गुड इन केस ऑफ स्टैटिक कंटेंट लाइक स्टैटिक HTML पेजेस। मतलब वेब सर्वर वो कैसा है, स्टैटिक कंटेंट के लिए गुड है, लेकिन एप्लीकेशन सर्वर है वो रिलीवेंट इन केस ऑफ डायनेमिक कंटेंट। ठीक है, तो जो एप्लीकेशन सर्वर है वो डायनेमिक कंटेंट मतलब बहुत ज़्यादा कंटेंट के लिए कैसा है कि एक सही है। ठीक है, जो वेब सर्वर है वो छोटा सा जो स्टैटिक कंटेंट होता है ना, जैसे जिसमें ग्राफ्स एंड ऑल होते हैं उसके लिए तो सही है, लेकिन जैसे वेबसाइट हो गई, बैंक वेबसाइट हो गई, इसमें बहुत सारा डाटा रहता है, उसके लिए वेब सर्वर अच्छा नहीं है, उसके लिए ऐप सर्वर ज़्यादा यूटिलाइज करता है क्योंकि उसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, अब वेब सर्वर की बात करें तो वेब सर्वर कंज्यूम्स लेस रिसोर्सेज लाइक CPU, मेमोरी एक्सेट्रा। जो वेब सर्वर है उसमें लेस रिसोर्सेज लगते हैं, जैसे CPU हो गया, मेमोरी हो गई, बस। ठीक है, और एप्लीकेशन सर्विस यूटिलाइजेस मोर रिसोर्सेज, लेकिन एप्लीकेशन सर्विस सर्वर्स हैं उनमें बहुत सारे रिसोर्सेज का यूटिलाइज होता है। अब इसमें क्या और क्या है, मल्टी थ्रेडिंग इज़ नॉट सपोर्टेड। ठीक है, वेब सर्वर में मल्टी थ्रेडिंग सपोर्ट नहीं होता, लेकिन मल्टी थ्रेडिंग इज सपोर्टेड, किसमें, ऐप सर्वर में मल्टी थ्रेडिंग सपोर्ट होती है। ठीक है, एग्जांपल है इसका वेब सर्वर का अपैच वेब सर्वर, और इसका एग्जांपल है वेबलॉजिक या जेबॉस। ठीक है, तो ये सारे आपके थे वेब सर्वर और ऐप सर्वर के डिफरेंसेस, देख लेना, वैसे इंपॉर्टेंट है लेकिन चांसेस नहीं आने के, फिर भी देख लेना। चौथा है डिजिटल सिग्नेचर एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। मतलब डिजिटल सिग्नेचर और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर कहीं ना कहीं एक जैसे लग रहे हैं, डिजिटल मतलब इलेक्ट्रॉनिक, लेकिन इनमें डिफरेंस है, वो क्या देख लेते हैं। तो पहला है पर्पस, जो डिजिटल सिग्नेचर है उसका पर्पस क्या होता है, यूज टू प्रोटेक्ट द डॉक्यूमेंट, इसका यूज़ होता है डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। और जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर उसका यूज़ क्या होता है, यूज्ड मेनली टू वेरीफाई द डॉक्यूमेंट। देखो डिजिटल सिग्नेचर का क्या होता है कि डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है इसका पर्पस, और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर क्या होता है, ये वेरीफाई करता है किसको, डॉक्यूमेंट को। ओके, अब बात करते हैं रेगुलेशन एंड थर्ड पार्टी पार्टिसिपेशन। ठीक है, इसमें रेगुलेशंस क्या होते हैं, थर्ड पार्टी पार्टिसिपेशन होता है कि नहीं होता है। तो अ डिजिटल सिग्नेचर इज ऑथराइज्ड एंड रेगुलेटेड बाय सर्टिफिकेशन अथॉरिटीज़। जो सर्टिफिकेशन अथॉरिटीज़ हैं, ठीक है, जो डॉक्यूमेंट देते हैं उनके द्वारा ये रेगुलेट किया जाता है, ऑथराइज किया जाता है। क्या, डिजिटल सिग्नेचर सिग्निफिकेंटली लेस प्रोटेक्टेड, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर डिजिटल सिग्नेचर से कैसा होता है, लेस प्रोटेक्टेड होता है, इसमें इतना प्रोटेक्शन नहीं होता। नो क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम आर यूज्ड, इसमें कोई भी क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम्स का यूज़ नहीं होता, इसकी वजह से कैसा होता है, लेस प्रोटेक्टेड होता है। ठीक है, सिंपल समझ लो कि डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेशन जो अथॉरिटीज़ हैं उनके द्वारा इशू किया जाता है, ऑथराइज किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है। और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर में ऐसा कुछ नहीं होता, इसलिए क्या होता है, इसका प्रोटेक्शन लेवल कैसा होता है, लो होता है। अब बात करें वेरिफिकेशन की, डिजिटल सिग्नेचर कैन बी वेरीफाइड, इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं टू ऑब्टेन अ डिजिटल सिग्नेचर। ठीक है, जब आप डिजिटल सिग्नेचर को ऑब्टेन करना चाहते हो, पर्सन हैज़ टू प्रोड्यूस प्रूफ आइडेंटिटी, इसमें क्या लगता है, आपका आइडेंटिटी प्रूफ लगता है। लेकिन एन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर कैन नॉट बी वेरीफाइड, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को आप वेरीफाइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप समझ सकते हो प्रोटेक्शन कैसे नहीं है। आगे बात करते हैं एडवांटेजेस की, तो प्रिफर्ड ओवर एन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर बिकॉज ऑफ इट्स हाइजर लेवल ऑफ अथॉरिटी, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर से ज़्यादा एडवांटेज किसमें है, डिजिटल सिग्नेचर में है। ठीक है, और लेकिन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर कैसा है, ईजी टू यूज़ है, आप इसको ईजिली यूज़ कर सकते हैं। वर द डिग्री ऑफ एविडेंशियल वैल्यूज लोअर, लेकिन जो एविडेंट वाली वैल्यूज़ हैं इसकी क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की, वो कैसी हैं, कम है। ठीक है, आप इसको एज एविडेंट शो नहीं कर सकते, इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो लोअर हैं, कैसे, डिजिटल सिग्नेचर के मतलब मामले में। ठीक है, अब बात करते हैं विजुअल मार्क की, द फिंगरप्रिंट ऑफ द सिग्नेचर इज एम्बेडेड इन अ डॉक्यूमेंट साइंड यूजिंग अ डिजिटल सिग्नेचर, जो फिंगरप्रिंट होता है वो इसका माध्यम है। ठीक है, किसका, विजुअल मार्क। और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर क्या होता है, इसमें आपका हैंड रिटन सिग्नेचर हो सकता है, पासवर्ड हो सकता है, पिन कोड हो सकता है, वो आपका क्या है, आपका इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है। बात समझ में आ गई, अब क्लियर हो गया आपका डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है, जो आपका फिंगरप्रिंट है वो कैसा है, डिजिटल सिग्नेचर है। और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर क्या है, जैसे आपका कोड हो गया, पासवर्ड हो गया, या कोई रिटर्न सिग्नेचर है। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं शॉर्ट नोट्स की। तो शॉर्ट नोट्स में पहला है डोमेन नेम सिस्टम, मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, एक यूनिक नेम होता है, ठीक है, इसको हम फोन बुक भी बोलते हैं, किसका, इंटरनेट की। तो डोमेन नेम सिस्टम इज द फोन बुक ऑफ द इंटरनेट, इंटरनेट की फोन बुक बोलते हैं। ह्यूमन असेस इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन थ्रू डोमेन नेम्स, ह्यूमन क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को असेस करते हैं, कैसे, ऑनलाइन, किसके द्वारा, डोमेन नेम्स के द्वारा। ठीक है, लाइक एग्जांपल है nytimes.com, crickbus.com, facebook.com। ठीक है, ये सारे क्या है, डोमेन नेम्स है। ये एक यूनिक नेम होता है जो कि एक वेबसाइट को दिया जाता है, जिससे कि आप क्या कर सकते हो, इसको सर्च करके आप उस वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन को पता कर सकते हो। ठीक है, तो डोमेन नेम सिस्टम इज अ नेमिंग डाटाबेस इन विच इंटरनेट डोमेन नेम्स आर लोकेटेड एंड ट्रांसलेट इनटू इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। ठीक है, इसको पढ़ना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिंपल समझो। डोमेन नेम क्या होता है, एक नेमिंग डाटाबेस होता है जो कि इंटरनेट पे क्या करता है, लोकेट करता है किसी भी वेबसाइट को। ठीक है,
और कैसे कर लेता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस के द्वारा, आईपी एड्रेस के द्वारा। ओके, अब बात करते हैं सेकंड शॉर्ट नोट की। इसमें एसेंशियल टेक्नोलॉजी फीचर्स रिक्वायर्ड वाइल डिजाइनिंग ई कॉमर्स, मतलब कि कौन कौन से एसेंशियल टेक्नोलॉजीज हैं जिनका रिक्वायरमेंट रहता है जब हम ई कॉमर्स को डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, तो पहला है यूबिक्विटी, मतलब हर जगह पर होना। जो ई कॉमर्स का जो क्या बोलते हैं टेक्नोलॉजी है वो ऐसी होनी चाहिए कि हर जगह हो। ठीक है, इबिक्विटी मतलब क्या होता है, हर जगह होना। तो ई कॉमर्स इज यूबिक्विटस, इट कैन बी असेस फ्रॉम एवरीवेयर एंड एनी टाइम, मतलब किसी भी टाइम और कहीं से भी इसको असेस किया जा सके। दूसरा है ग्लोबल रीच, मतलब कि पूरे वर्ल्ड में इसकी रीच होनी चाहिए। तीसरा है यूनिवर्सल स्टैंडर्ड ऑफ इंटरनेट, मतलब जो भी इंटरनेट के स्टैंडर्ड्स हैं वो कैसे होने चाहिए, यूनिवर्सल, मतलब कि ऐसा ना हो कि एक जगह लिमिटेड हो, हर जगह पे इंटरनेट मतलब जो स्टैंडर्ड्स हैं ऐसे हों कि हर जगह उसको हम चला सकें, जैसे चाइना में, इंडिया में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, हर जगह उसको असेस कर सकें। चौथा है रिचनेस, मतलब एडवर्टाइजिंग एंड ब्रांडिंग अच्छे से होनी चाहिए, उसकी रिचनेस होनी चाहिए जिससे कि कंपनी की इमेज बढ़े और लोग उसको खरीदें। पांचवा है इंटरएक्टिविटी। अभी इंटरएक्टिविटी क्या होती है समझ लेते हैं। इट इनेबल टू वे कम्युनिकेशन बिटवीन द मर्चेंट एंड द कंज्यूमर, मतलब कि क्या करता है, टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए किसके बीच में, मर्चेंट और कंज्यूमर के बीच में। ऐसा नहीं है कि मर्चेंट ने कभी कोई मतलब कुछ भेजा फिर बायर उसका रिप्लाई नहीं कर रहा है। टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए कि तुरंत आपको रिप्लाई मिले और तुरंत आप क्या कर सको, फीडबैक ले सको। सेवन्थ है पर्सनलाइजेशन, मतलब कि ऑन द बेसिस ऑफ नेम, इंटरेस्ट एंड पास्ट परचेसेस बिहेवियर ऑफ प्रोडक्ट, मतलब कि किसी भी किसी के कस्टमर के नाम पर या उसके इंटरेस्ट पर या पास्ट में उसने क्या किया, परचेस किया है, ठीक, इसी प्रोडक्ट को, उसके हिसाब से कस्टमर को पर्सनलाइज कर लेना चाहिए कि उसको किस में इंटरेस्ट है। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट, तो है गार्टनर्स एवोल्यूशन मॉडल ऑफ ई गवर्नेंस, मतलब कि गार्टनर है, ठीक है, एक इंसान है, उसका एक एवोल्यूशन मॉडल था किसके लिए, ई गवर्नेंस के लिए, जिससे कि एक अच्छे तरीके से ई गवर्नेंस हो सके। तो उसके 4 फेसेस हैं, चारों फेस की बात करेंगे। पहला है इन्फॉर्मेशन, मतलब कि इन्फॉर्मेशन आर मेड अवेलेबल टू द पब्लिक थ्रू यूज ऑफ वेबसाइट, जो गवर्नमेंट है वो क्या करे, पब्लिक को वेबसाइट के थ्रू इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराए जिससे कि लोगों के पास इन्फॉर्मेशन हो गवर्नमेंट की स्कीम्स की या जो भी है उनकी। ठीक है, गवर्नमेंट पोर्टल्स एटसेट्रा ऑल द स्टेक होल्डर, किसको, स्टेक होल्डर, मतलब जो लोग उस इन्फॉर्मेशन या उस पोर्टल पर आए हैं किसी भी काम की वजह से, तो उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। सेकंड फेज है इंटरेक्शन, फिर गवर्नमेंट क्या करे, उन लोगों के साथ इंटरेक्ट करे, ठीक है, किसके साथ, कंज्यूमर के साथ या पब्लिक के साथ। ये हो सकता है G2C, मतलब गवर्नमेंट टू कंज्यूमर इंटरेक्शन हो सकता है, या गवर्नमेंट टू बिजनेस इंटरेक्शन हो सकता है, क्योंकि सिटीजन बिजनेसमैन भी हो सकते हैं, सिटीजन कंज्यूमर भी हो सकता है। ठीक है, तो इंटरेक्शन होना चाहिए। दूसरा ये है, इसमें क्या कर सकते हैं, पीपल जो हैं वो क्वेश्चन आस्क कर सकते हैं किसके द्वारा, ईमेल्स के द्वारा, ठीक है, और सर्च इंजन का यूज़ कर सकते हैं अपने क्वेश्चन जो डाउट्स हैं उनके लिए, या फिर फॉर्म्स एंड डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। थर्ड फेज की बात करें तो है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन क्या है, कंप्लीट ट्रांजैक्शंस कैन बी डन विदाउट गोइंग टू एन ऑफिस, मतलब कि किसी भी ऑफिस में जाए बिना पूरा ट्रांजैक्शन हो जाए। ठीक है, एग्जांपल ऑफ ऑनलाइन सर्विसेज आर फाइलिंग इनकम टैक्स, मतलब कि जो ऑनलाइन सर्विसेज है ट्रांजैक्शन ही वो कैसा है कि आपको इनकम टैक्स फाइल करना है तो आप वो कर सको, फाइलिंग प्रॉपर्टी टैक्स फाइल करना है तो उसका ट्रांजैक्शन कर सको, वीज़ा एंड पासपोर्ट, सारी चीज़ें आपको कहाँ मिल जाए, ऑनलाइन मिल जाए। जो फोर्थ फेज है वो है ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये क्या है, द फोर्थ फेज इज द व्हेन ऑल द इंफॉर्मेशन सिस्टम आर इंटीग्रेटेड एंड द पब्लिक कैन गेट G2C एंड G2B सर्विसेज एट वन काउंटर, मतलब कि इसमें क्या है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन सारी एक काउंटर पे ला दी जाए। मैंने इसका पहले भी डिस्कस किया था कि जितनी भी सर्विसेज जो भी स्टेट, सेंट्रल या लोकल बॉडीज़ गवर्नमेंट की जितनी भी सर्विसेज हैं वो एक जगह पे एक काउंटर पे ला दी जाएँ, उससे हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, वन सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर ऑल सर्विसेज इज द अल्टीमेट गोल। इसका अल्टीमेट गोल क्या है कि एक सिंगल कॉन्टैक्ट होना चाहिए सारी सर्विसेज के लिए। ठीक है, तो ये हो गया फोर्थ फेज। तो ये सारे फेजेस थे। पाँचवें की बात करते हैं तो मेरिट एंड रिस्क इन्वॉल्व इन ई पेमेंट सिस्टम। जो ई पेमेंट सिस्टम उसकी मेरिट एंड रिस्क क्या है, ठीक है, उसकी बात करते हैं। तो इसमें क्या है, पहला है मेरिट ऑफ ई पेमेंट सिस्टम रीचिंग मोर क्लाइंट्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसमें क्या है कि आप बहुत सारे क्लाइंट्स तक पहुंच सकते हो पूरे वर्ल्ड में। दूसरा है मोर इफेक्टिव एंड इफिशिएंट ट्रांजैक्शन। इसमें क्या है, इफेक्टिव एंड इफिशिएंट ट्रांजैक्शंस होते हैं। तीसरा है कन्वेनियंस। कन्वेनियंस मतलब है कि आप कहीं भी किसी भी जगह किसी भी टाइम पे कर सकते हो। चौथा है लोअर ट्रांजैक्शन कॉस्ट। इसमें जो कॉस्ट है वो कैसा रहता है, लोअर रहता है, ठीक है, कम रहता है। और पांचवा है एक्सपेंसेस कंट्रोल फॉर कस्टमर्स। जो एक्सपेंसेस कंट्रोल है उसको कस्टमर्स के लिए उसको क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। सिक्स्थ है इजी टू पेमेंट्स। पेमेंट करने में कैसा होता है, इजी होता है। और जो 7 पॉइंट है वो इफेक्टिव सिक्योरिटी एंड एंटी फ्रॉड टूल्स। में क्या होता है, सिक्योरिटी इफेक्टिव होती है और जो एंटी फ्रॉड है मतलब कि कोई इसमें फ्रॉड नहीं कर सकता।
ठीक है। आगे बात करते हैं रिस्क इन्वॉल्व इन ई पेमेंट। ई पेमेंट में रिस्क कौन कौन सी इन्वॉल्व रहती हैं। तो पहला है द नीड फॉर इंटरनेट असेस। इसमें आपको एक तो इंटरनेट असेस करना पड़ता है, उसकी नीड चाहिए, ठीक है, तो ये पहली रिस्क है। दूसरा है साइबर अटैक्स हो सकते हैं, ठीक है। और तीसरा है थेफ्ट ऑफ बैंक डिटेल, जो आपकी बैंक डिटेल्स हैं उसकी चोरी हो सकती है। चौथा है पेमेंट बीइंग इनकम्प्लीट, पेमेंट जो आपका है वो इनकम्प्लीट भी रह सकता है। पाँचवा है द रिस्क ऑफ पेमेंट कन्फ्लिक्ट्स, जो पेमेंट है, ठीक है, उनमें बीच में लड़ाई हो सकती है। जैसे मान लो आपने पेमेंट कर दिया लेकिन आपका पेमेंट नहीं हुआ, तो उनके बीच में फाइट भी हो सकती है, कन्फ्लिक्ट मतलब लड़ाई हो सकती है। अब बात करते हैं पाँचवें की, तो है HTTP एंड HTTPS प्रोटोकॉल, ठीक है। तो HTTP क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। ये क्या होता है, HTTP इज़ द सेट ऑफ रूल्स फॉर ट्रांसफरिंग फाइल्स, मतलब कि ये सेट ऑफ रूल्स होता है जो क्या करता है, फाइल्स को ट्रांसफ़र करता है। जैसे एक टेक्स्ट हो गया, इमेज हो गया, साउंड हो गया, वीडियो हो गया, अदर मल्टीमीडिया फाइल्स हो गई ओवर द वेब, मतलब वेबसाइट पे क्या करता है, ये सेट ऑफ रूल्स होता है जो ट्रांसफ़र करता है फाइल्स को, ठीक है। HTTPS क्या होता है, ये भी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, लेकिन कैसा होता है, सिक्योर, ठीक है। तो HTTPS मेनली यूज्ड बाई दोज वेबसाइट विच डील्स विद मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, ये उनके लिए यूज़ होता है जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन पर डील्स करते हैं, ठीक है, मतलब पैसे के पे जहाँ पे बहुत सारे चांस होते हैं किसके फ्रॉड करने के, तो ये HTTP से ज़्यादा सिक्योर रहता है, इसलिए इसका यूज़ करते हैं। और ट्रांसफ़र यूजर्स पर्सनल डाटा विच कुड बी हाईली सेंसिटिव, और कोई ऐसा डाटा जो बहुत ही सेंसिटिव हो उसको ट्रांसफ़र करने के लिए हम HTTPS का यूज़ करते हैं। अब 6th पॉइंट की बात करें तो इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर वेबसाइट डेवलपमेंट, मतलब कि वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं जिनका रिक्वायरमेंट रहता है। तो पहला है क्लीन नेविगेशन, मतलब कि इसमें क्या है कि जो नेविगेट है, जो लीड जो करता है, ठीक है, वेबसाइट वो कैसा होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वेबसाइट आपने ओपन की और आपको चाहिए कुछ और आपको कहीं और ले लिया, मतलब ले जाया जा रहा है, तो क्लीन नेविगेशन होना चाहिए, अच्छे से आपको लीड करना चाहिए, ठीक है। दूसरा है वाइट स्पेस, मतलब प्रॉपर स्पेसिंग होनी चाहिए। जब भी आप कोई चीज़ वेबसाइट को क्रिएट करते डेवलप करते हो तो जो उनके बीच में स्पेस है वो कैसा होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। तीसरा है ब्यूटीफुल टोपोग्राफी। टोपोग्राफी मतलब होता है कि जो भी उसके अंदर जो राइटिंग है, ठीक है, जो उसकी मतलब कि जो कुछ भी आप उसमें दे रहे हो, जैसे जो उसका फॉन्ट है, ठीक है, उसकी थीम्स हैं, वो सब कैसी होनी चाहिए, ब्यूटीफुल होनी चाहिए, ठीक है। चौथा है लॉजिकल लेआउट, ठीक है, जो भी उसका लेआउट है कैसा होना चाहिए, लॉजिकल, मतलब कि सेंस बनाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि विदाउट कोई सेंस आप उसका लेआउट बना दिया, उसमें कोई सेंस ही नहीं आ रहा है, मतलब कि कोई फाइल कहीं पड़ी हुई है, कोई कुछ कहीं पड़ा हुआ है, तो उसका एक लॉजिकल लेआउट होना चाहिए। पाँचवा है डिज़ाइन विद द पर्पस, जो उसका डिज़ाइन है कैसा होना चाहिए, एक पर्पस के साथ डिज़ाइन किया होना चाहिए। 6th है स्पीड, जो स्पीड है वो फास्ट होनी चाहिए। और 7th है डिटेल साइड, डिटेल्स प्रोवाइड होनी चाहिए। 8th है मल्टीपल फीडबैक चैनल्स, और जो फीडबैक चैनल्स हैं वो बहुत सारे होने चाहिए, ठीक है, जिससे कि कस्टमर का फीडबैक मिल सके और आप उन पर वर्क कर सको। 7th पॉइंट की बात करें तो है वेबसाइट होस्टिंग एंड टाइप्स ऑफ वेब होस्टिंग, ठीक है। तो वेब होस्टिंग क्या होता है और इसके टाइप्स कौन कौन से हैं। तो वेबसाइट होस्टिंग की बात करें तो वेब होस्टिंग इज़ द बिजनेस ऑफ हाउसिंग, सर्विंग एंड मेंटेनिंग फाइल्स फॉर वन और मोर वेबसाइट। ये वो होता है, एक बिजनेस होता है जो क्या करता है, एक से अधिक वेबसाइट्स की जो फाइल्स हैं उनको हाउस करता है, मतलब स्टोर करता है, सर्व करता है और मेंटेन करता है, उसे हम बोलते हैं वेबसाइट होस्टिंग, ठीक है। वो क्या करता है, होस्ट करता है, जो वेबसाइट की मतलब जो फाइल्स हैं उनको क्या करता है, होस्ट करता है, मतलब कि उनको कंट्रोल करता है। उसमें हाउसिंग आता है, मतलब कि उसको स्टोर करना, सर्विंग आता है, ठीक है, सर्व करना, मेंटेनिंग आता है, मेंटेन करना। तो ये सब किस पे होता है, एक या एक से अधिक वेबसाइट्स को क्या करता है, होस्ट करता है, मतलब कि उसको मेंटेन करता है। अब टाइप्स देख लेते हैं इसके, तो ये जस्ट रीड कर लो, इनका इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, चांसेस कम है आने के, तो जस्ट रीड कर लो, ठीक है। अगर आप चाहो तो इनका डिटेल में जा सकते, मैं डिटेल में नहीं गया क्योंकि टाइम ऑलरेडी इतना सारा हो रहा है, तो मैंने सोचा कि इसको इतना डिटेल में नहीं समझाना चाहिए। तो बात करते हैं इसकी होस्टिंग के जो टाइप्स हैं, जस्ट रीड कर लो कि जैसे क्वेश्चन आ जाता है तो आपको अगर मेन हेडिंग पता है तो आप इसके आंसर्स लिख के आ सकते हो। तो पहला है शेयर होस्टिंग, दूसरा है वर्चुअल प्राइवेट सर्वर होस्टिंग, तीसरा है डेडिकेटेड सर्वर होस्टिंग, चौथा है क्लाउड होस्टिंग, पांचवा है मैनेज होस्टिंग, छठवां है कोलोकेशन वेब होस्टिंग सर्विस, 7th है क्लस्टर्ड होस्टिंग और 8th है ग्रिड होस्टिंग, ठीक है। 8th पॉइंट की बात करते हैं तो है स्ट्रेटजीज फॉर डेवलपिंग ई कॉमर्स वेबसाइट। जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं उनको डेवलप करने के लिए कौन कौन सी स्ट्रेटजीज होनी चाहिए। तो पहला है आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट सर्विस एंड द कस्टमर, मतलब कि आप क्या करो, पहले जो प्रोडक्ट है और जो सर्विस है या जो कस्टमर है उसको आइडेंटिफाई करो। दूसरा है नो योर ई कॉमर्स कस्टमर्स, जो आपके ई कॉमर्स कस्टमर हैं उनके बारे में जानो। तीसरा है चूज़ द राइट ई कॉमर्स वेबसाइट डेवलपमेंट प्रोग्राम, मतलब कि जो वेबसाइट डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो ई कॉमर्स जो वेबसाइट है उसके जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है तो आपको एक सही जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसको सही से चूज़ करो। चौथा है ई कॉमर्स वेबसाइट होस्टिंग प्लेटफॉर्म, जो आप जहाँ पे आप होस्ट करने वाले हो सारी डिटेल्स वो कैसा होना चाहिए, सही होना चाहिए। फिर है जो ई कॉमर्स डेवलपमेंट पार्टनर है वो भी कैसा होना चाहिए, आपका सही होना चाहिए, ठीक है। आगे बात करते हैं
कि ई कॉमर्स वेबसाइट टेस्टिंग करनी चाहिए आपको, जो भी आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट उसको टेस्ट करो। 7th है इफेक्टिव मार्केटिंग, मतलब जो आपकी मार्केटिंग कैसे होनी चाहिए, इफेक्टिव होनी चाहिए, जिससे कि लोग आपकी जो प्रोडक्ट है उसमें दिलचस्पी दिखाएं। आप ऐसा नहीं है कि आपकी मार्केटिंग खराब है, मतलब प्रोडक्ट कुछ और दिखा रहे हो और सेल कुछ और कर रहे हो, तो वैसा नहीं होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए। अब बात करते हैं 9th की, तो है मैनेजिंग ई कॉमर्स इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, फ्री पढ़ लो इसमें। तो मैनेजिंग ई कॉमर्स इम्प्लीमेंटेशन मतलब ई कॉमर्स इम्प्लीमेंटेशन को मैनेज करने के लिए कौन कौन से पॉइंट्स याद रखने हैं। तो पहला है स्ट्रेटजिक बिजनेस प्लानिंग, जो आपकी बिजनेस प्लानिंग में कैसे होनी चाहिए, स्ट्रेटजी के साथ होनी चाहिए। दूसरा है टेक्नोलॉजी सिलेक्शन, टेक्नोलॉजी का सिलेक्शन अच्छे से होना चाहिए। ठीक है, जो भी टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हो उसका सिलेक्शन अच्छे से होना चाहिए। तीसरा है कस्टमर एक्विजिशन, एक्विजिशन क्या होता है, रिक्वायरमेंट, जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है उसकी बेसिस पर आपका ई कॉमर्स होना चाहिए। चौथा है कस्टमर इंगेजमेंट। ठीक है, आपकी वेबसाइट पर या आपकी ई कॉमर्स में कस्टमर इंगेज रहने चाहिए, मतलब कस्टमर आपके साथ कनेक्ट रहने चाहिए और फीडबैक देने चाहिए और आप उनके फीडबैक का आंसर दे देना चाहिए। ठीक है, पाँचवा है कस्टमर रिटेंशन, रिटेंशन मतलब होता है कस्टमर दोबारा से फिर आए, कस्टमर वहाँ बने रहें, वहाँ से हटे ना, कस्टमर आपके साथ जुड़े रहे, उसे हम बोलते हैं कस्टमर रिटेंशन। आगे है बिजनेस एनालिसिस, आप क्या करोगे, बिजनेस को एनालाइज किया जाना चाहिए अच्छे से कि आपका बिजनेस प्रॉफिट कर रहा है कि लॉस कर रहा है। 10th पॉइंट की बात करें तो है टाइप्स ऑफ इंटरनेट यूटिलिटी प्रोग्राम्स। इसमें क्या है, यूटिलिटी प्रोग्राम्स मेक सिस्टम्स ऑपरेशन स्मूथर एंड मोर एफिशिएंट। जो भी यूटिलिटी प्रोग्राम्स वो क्या करते हैं, सिस्टम के जो ऑपरेशंस हैं उसको स्मूथर बनाते हैं, मतलब आराम से ईजिली हैंडल हो सके और इफिशियंट बनाते हैं, मोर एफिशिएंट बनाते हैं। ठीक है, तो उन्हें हम बोलते हैं इंटरनेट यूटिलिटी प्रोग्राम्स। पहला है सिस्टम यूटिलिटीज़, मतलब कि जो सिस्टम है उसकी यूटिलाइजेशन, यूटिलिटी मतलब क्या है, यूटिलाइजेशन। ठीक है, तो सिस्टम का कैसे यूटिलाइज करना है वो। दूसरा है फाइल मैनेजर यूटिलिटीज़, फाइल मैनेजर की यूटिलाइजेशन कैसे करना है। ठीक है, तीसरा है स्टोरेज डिवाइस मैनेजमेंट यूटिलिटीज़, जो आपका स्टोरेज डिवाइस है उसका जो यूटिलिटीज़ है उसको मैनेज करना। चौथा है मिसलेनियस यूटिलिटीज़, और बहुत सारी यूटिलिटीज़ हैं, अगर आप अच्छे वे में करोगे तो आपका इंटरनेट यूटिलिटी प्रोग्राम अच्छे से वर्क करेगा। अगर आप इनका यूटिलाइजेशन अच्छे से नहीं करोगे तो आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आपका जो वेबसाइट है वो क्रैश हो सकता है। तो इसमें मिसलेनियस में आपके आते हैं डाटा जनरेटर, ठीक है, HTML और चेकर्स, ये सारे आपके आते हैं मिसलेनियस यूटिलिटीज़ में। बात करते हैं 11 पॉइंट की, तो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेब सर्वर, मतलब कि वेब सर्वर क्या होता है और डिफरेंट टाइप्स क्या है। तो सर्वर की बात करें तो अ सर्वर इज एनी कंप्यूटर यूज टू प्रेजेंट या सर्व फाइल्स और मेक प्रोग्राम्स अवेलेबल टू अदर कंप्यूटर एसोसिएटेड विद इट थ्रू नेटवर्क। मतलब कि सर्वर क्या होता है कि एक कंप्यूटर है जिसमें क्या उसका यूज़ किया जा रहा है किस लिए, फाइल्स को सर्व करने के लिए या प्रोग्राम को अवेलेबल करने के लिए किसी और कंप्यूटर में जो कि उसके साथ जुड़ा हुआ है, किसके द्वारा, नेटवर्क के द्वारा, उसे हम बोलते हैं सर्वर। ठीक है, अब बात करते हैं पहला, तो इसका है स्टैटिक वेब सर्वर, दूसरा है डायनेमिक वेब सर्वर, तीसरा है फाइल सर्वर। ठीक है, डायनेमिक के 3 पॉइंट हैं, पहला है फाइल सर्वर, दूसरा है प्रिंट सर्वर, तीसरा है डाटाबेस सर्वर। ठीक है, तो इनको अगर डीपली पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो जाके बुक में से। वैसे मैं तो नहीं समझता डीपली पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चंस आ भी सकते हैं नहीं भी आ सकते हैं, इनमें मैं कंफर्म नहीं हूँ, बट मैंने बता दिया जैसे अगर क्वेश्चन आता है तो आप हेडिंग डाल के उसमें कुछ भी लिख के आ सकते हो। ठीक है, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो आपने देखा कि सर्वर क्या होता है और उसके टाइप्स क्या क्या हैं। पहला डिस्ट्रक्टिव वेब सर्वर है, दूसरा है डायनेमिक वेब सर्वर, तीसरा है फाइल सर्वर, प्रिंट सर्वर एंड डाटाबेस सर्वर। अब बात करते हैं 12 पॉइंट की, तो है इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड साइबर सिक्योरिटी के बीच में डिफरेंस भी आ सकता है और उनके बारे में पूछ भी सकता है। इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या होती है, इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोटेक्ट सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्टिविटीज़, मतलब जो अनऑथराइज्ड एक्टिविटीज़ हैं उनसे सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट कौन करता है, इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी करती है। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी क्या होती है, साइबर सिक्योरिटी इज़ द प्रैक्टिस और प्रोटेक्टिंग सिस्टम, नेटवर्क एंड प्रोग्राम्स फ्रॉम डिजिटल अटैक। जो भी डिजिटल अटैक्स हैं, साइबर क्राइम्स हैं या साइबर थ्रेट्स हैं, उनसे जो भी सिस्टम है उसको प्रोटेक्ट करना किसका काम होता है, साइबर सिक्योरिटी का। ठीक है, साइबर थ्रेट्स मतलब कि जो बहुत सारे डिजिटल अटैक्स होते हैं उनसे क्या करता है, साइबर सिक्योरिटी उन प्रोटेक्ट करता है किसको, आपके फाइल्स को, आपके सिस्टम्स को, आपके डाटा को। ओके, अब बात करते हैं 13th जो हमारा पॉइंट है उसके बारे में, तो सिक्योरिटी मेजर्स की बात करते हैं। ठीक है, तो इसमें बेसिकली 2-3 मेजर्स हैं, देख लेते हैं। पहला है बायोमेट्रिक सिक्योरिटी मेजर, ये क्या होता है, बायोमेट्रिक आर द बायोलॉजिकल मेजरमेंट और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक दैट कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल्स, मतलब किसी भी इंडिविजुअल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, पहचानने के लिए आप क्या कर रहे हो, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक का यूज़ कर रहे हो, मतलब उसकी बॉडी का यूज़ कर रहे हो। जैसे एग्जाम्पल हो गया फिंगरप्रिंट, फिंगरप्रिंट का किसका है, एक फिंगर का जो प्रिंट है वही है, तो कैसा है, फिजिकल है। ठीक है, तो उससे आप क्या कर रहे हो, किसी भी इंसान का पता कर रहे हो, उसका आइडेंटिफाई कर रहे हो, तो उससे हम बोलते हैं बायोमेट्रिक। बायो मतलब फिजिकल, बायो मतलब क्या होता है, फिजिकल। ठीक है, किसी की बॉडी से यूज़ किया जा रहा है उसके आइडेंटिफाई करने के लिए, तो बायोमेट्रिक हो गया। ठीक है, वैसे फेशियल हो गया, फेस का यूज़ करके फेशियल होता है। ठीक है, आप जानते हो। वॉइस होगी, आवाज़ का यूज़ करके,
इरिस हो गया जो कि हम आइस का यूज़ करके करते हैं। तो ये सारा बायोमेट्रिक सिक्योरिटी मेजर्स हैं। अब बात करते हैं नॉन बायोमेट्रिक सिक्योरिटी मेजर्स। तो नॉन बायोमेट्रिक सिक्योरिटी मेजर्स यूज़ अ सॉफ्टवेयर सिस्टम, इसमें किसका यूज़ होता है, सॉफ्टवेयर सिस्टम का, इन ऑर्डर टू वैलिडेट द आइडेंटिटी ऑफ यूज़र, किसी भी यूज़र की आइडेंटिटी को वैलिडेट करने के लिए हम क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर सिस्टम का यूज़ करते हैं, उसे हम बोलते हैं नॉन बायोमेट्रिक सिक्योरिटी मेजर्स। ठीक है, तीसरा है साइबर फिजिकल सिक्योरिटी सिस्टम। इसमें क्या होता है, साइबर फिजिकल सिक्योरिटी सिस्टम के बारे में समझ लेते हैं। द साइबर फिजिकल सिक्योरिटी सिस्टम प्रोटेक्ट एड्रेसेस सिक्योरिटी कंसर्न फॉर साइबर फिजिकल सिस्टम एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेस। मतलब कि ये इसके लिए यूज़ होता है जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मैंने बताया था आपको, ऐसे डिवाइसेस होते हैं लाइक रोबोट्स, ठीक है, इनकी इंटेलिजेंस बिल्डिंग्स होती हैं, मतलब बहुत सारी बिल्डिंग होती है जिसमें पूरा इंटेलिजेंस होता है, जैसे डोर ओपन करना, फ्रिज को बोलना चल चालू होने के लिए, ठीक है, फ़ैन को चालू करना, टीवी को ऑन करना, ये सारे किससे होता है, आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स से होता है, सेंसर के थ्रू होता है। तो इसे हम बोलते हैं इंटेलिजेंट बिल्डिंग्स। जो रोबोट्स हैं या कार हैं जो खुद से ड्राइव होती हैं, उनकी जो सिक्योरिटीज़ है उनको कौन प्रोटेक्ट करता है, साइबर फिजिकल सिक्योरिटी सिस्टम। ठीक है, अब बात करते हैं असेस कंट्रोल। आपको अच्छे से पता है असेस कंट्रोल क्या होता है। असेस कंट्रोल इज अ फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ डाटा सिक्योरिटी दैट डिक्टेट्स हु इज अलाउड टू असेस एंड यूज कंपनी इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज। मतलब कि कंपनी के इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज को कौन यूटिलाइज कर सकता है, कौन असेस कर सकता है, इसके लिए क्या किया गया, एक फंडामेंटल कंपोनेंट डाटा सिक्योरिटी बनाएगी। जैसे मान लो आपका एक कार्ड है, ठीक है, किसी भी जगह कंपनी की इन्फॉर्मेशन रखी है, उसमें एक कार्ड होता है, कार्ड को असेस करना पड़ता था, आप उस गेट को लॉक को खोल सकते हो, या फिर आपका फिंगरप्रिंट। तो ये सारे क्या है, असेस कंट्रोल है, जिससे कि कोई और इंसान आके किसी भी इन्फॉर्मेशन को असेस ना कर पाए। अब बात करते हैं 14 पॉइंट की, वो है साइबर फॉरेंसिक। ठीक है, साइबर फॉरेंसिक क्या होता है, साइबर फॉरेंसिक इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग डाटा एज प्रूफ फॉर अ क्राइम while following proper investigation rules to nab the culprit by presenting the evidence of the court। ठीक है, अब सिंपल समझ लो कि फॉरेंसिक क्या होता है। फॉरेंसिक आप जानते हैं, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट क्या करते हैं, जो क्राइम्स होते हैं उसकी डिटेल्स निकालते हैं कि क्राइम हुआ कैसे है। पहले साइबर फॉरेंसिक क्या होता है कि ये भी एक डिपार्टमेंट होता है जो क्या करता है, जो साइबर्स के क्राइम है उनकी इन्वेस्टिगेशन करता है, ठीक है, प्रूफ को कलेक्ट करता है, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करता है, जिससे कि कल्प्रिट को पकड़ा जाए और एविडेंस मिल जाए कोर्ट में पेश करने के लिए, इससे कल्प्रिट को पनिशमेंट मिल सके। ओके, अब बात करते हैं 15 और लास्ट पॉइंट का, आईटी एक्ट 2000 की। ठीक है, इट इज़ द प्राइमरी लॉ इन द इंडिया डीलिंग विद साइबर क्राइम। ये क्या है, एक प्राइमरी लॉ है जो क्या करता है, साइबर क्राइम के साथ डील करता है। इट ऑल्सो डिफाइंस साइबर क्राइम्स एंड प्रिस्क्राइब्स पेनल्टीज फॉर देम। और ये क्या करता है, साइबर क्राइम्स को डिफाइन करता है। ठीक है, आईटी एक्ट 2020 में आईटी एक्ट 2000 में क्या है, साइबर क्राइम को डिफाइन किया गया कि कौन कौन से क्राइम है जो साइबर क्राइम में इंक्लूड होते हैं, और ये क्या करता है, इसमें पेनल्टीज़ कौन कौन सी लगती हैं तो उसको भी प्रिस्क्राइब करता है, उसको भी डिसाइड करता है। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आई नो बड़ी वीडियो बनी है, बड़ा गया है, ठीक है, समझाने में टाइम लगा है, थ्योरी टाइप का है, बहुत सारे टर्म्स हैं, पता नहीं क्वेश्चन कहाँ से आ जाएँ। ठीक है, इसमें बेसिकली थोड़े से क्वेश्चंस वैसे भी आते हैं, जैसे आपका जो आपकी थिंकिंग के बेस होता है। जैसे मान लो कि कोई क्वेश्चन दे दिया कि ई गवर्नेंस लोगों के लिए कैसे फ़ायदेमंद है, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, या फिर बोल दिया गया कि इंडिया मार्ट कैसे वर्क करता है। तो अगर आपको इतनी नॉलेज है, इन सारे टर्म्स की नॉलेज है जो भी मैंने बताया, तो आप अच्छे से पेपर करके आ जाओगे। अब इसमें आपको ये डर नहीं है कि क्वेश्चन पेपर हार्ड आया सिंपल आए, फ़र्क नहीं पड़ता। आप अच्छे से, अगर आपने इसको कर लिया तो आप अच्छे से करके आ जाओगे। और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, लास्ट में एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। देखो, मैं खुद सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम्स दे रहा हूँ, ठीक है, आप थर्ड ईयर, मेरे एग्ज़ाम दिसंबर में, और मुझे सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर के दोनों के नोट्स बनाने पड़ रहे हैं। तो आप लोग प्लीज़ मुझे फोर्स मत किया करो करने के लिए। मैं जब मुझ पे टाइम होगा तो मैं पूरा दिन लगा रहता हूँ करने के लिए, बहुत ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ इसी में, पूरा टाइम इसी में देता हूँ। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, अगर मेरे पास टाइम होगा तो आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो बार बार कॉल्स करना, मैसेज करना, इसमें थोड़ा इरीटेशन होता है, इसलिए आप प्लीज़ ये मत करना। ठीक है, जैसे आपका 29 को पेपर है, तो अब आप इसके बाद एग्ज़ाम हुआ तो बोलोगे सर कंपनी जो आपका किसका है, आपका आई थिंक कॉस्ट अकाउंटिंग का है, तो आप बोलोगे सर कॉस्ट अकाउंटिंग के नोट्स प्रोवाइड कराइए। सर प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आपका 29 को है तो थोड़ा वेट कर लीजिए। इससे पहले मुझे इंटरप्रेन्योरशिप के बनाने हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स के बनाने हैं, इंडियन इकोनॉमी के बनाने हैं, 3 नोट्स मुझे बनाने हैं। उसके बाद आपका कॉस्ट अकाउंटिंग के नोट्स के बारे में सोचूंगा। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ इतना ज़्यादा लोड मत दिया करो, जिससे कि पहले से मैं लोड में रहता हूँ। ठीक है, तो वैसे और बहुत अच्छे हो, बहुत प्यारे हो, आप अच्छे से पढ़ रहे हो। ठीक है, आराम से पढ़िए, और मैं हूँ आपके साथ, डोंट वरी। मेरे पास अगर टाइम रहेगा, ठीक है, क्योंकि बनाने में टाइम लगता है, अगर मेरे पास टाइम रहेगा तो मैं पक्का बनाऊंगा। अगर नहीं बना पाया तो आई एम सॉरी, आप लोग खुद से पढ़ लेना। ठीक है, 2 एग्जाम बचे हैं, इतने हार्ड नहीं है, टफ नहीं है। मैं ट्राई करूँगा कॉस्ट अकाउंटिंग का और बना दूँ, जो एप्लीकेशंस वाला है, और जो ये है, मतलब इसमें जो टर्म्स हैं और जो कंप्यूटर एप्लीकेशंस हैं उसमें बहुत सारे टर्म एक जैसे हैं, तो इतना उसमें आपको लोड नहीं पड़ेगा। तो इसलिए ऑल द बेस्ट आपकी एग्ज़ाम्स के लिए। थैंक यू।